आपको तभी मिलेगी जब आपके पास कोई इल्म होगा, कोई डिप्लोमा होगा। सही बात है। अगर जानबूझ के पाप किए तो वो कभी धुलेगा नहीं, उसका रिजल्ट होगा, उसका मिलेगा आपको। एक्चुअल में यूट्यूब लोगों ने खराब कर दिया बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे झूठ परोसा जाता है। और हिंदू चाहता है कि कुंभ में स्नान करे। फिलहाल जो भगवान है सबका प्रयास मजाक उड़ाया गया है। बैल कोई सवारी है क्या? शंकर भगवान को बैल पे चढ़ा दिया। चूहों की सवारी है क्या? शीतला माता गधे पे बैठी है। अब आती है ओशो की बात। यहाँ ओशो मुझे अच्छा लगता है, वही सुदामा जागरण में भीख की तरह पैसे मांग रहा है यार। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक टिकटॉकर है, वो इंस्टाग्राम पे आता है, वो गोबर खा रहा है। आज की डेट में कोटा है म्यूजिक का, 3 आर्मी में है, पुलिस में है, और भी कई नौकरी में। आप लोग HSSC में गूगल पे सर्च करना तो आपको वहाँ सारा कुछ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। तो आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक व्यक्ति जो अखबार बांटता था, लोगों की दुकानों पे काम करता था और वहाँ से स्ट्रगल करके हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं और हरियाणवी गाने से अपनी पहचान बनाने वाले हमारे साथ हैं मशहूर सिंगर मिस्टर अमित चौधरी। स्वागत है भैया आपका। राम राम भाई। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि भाई आज के टाइम में 250 यूट्यूब चैनल ओन करते हैं, मतलब 250 यूट्यूब चैनल का साम्राज्य बना रखा है। और आज के टाइम में बहुत सारा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, लोगों को मौका दे रहे हैं, लोगों को हरियाणवी गाने सिखा रहे हैं, रागनी सिखा रहे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस सिखा रहे हैं और मल्टीपल कंट्रीज में भाई परफॉर्म करते हैं। तो आज उसी जर्नी को हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। बहुत कुछ है जो आप कैमरे पर देखते हो, भैया की सक्सेस को देखते हो कि कैसे आज वो इतने सफल हुए, लेकिन उसके पीछे इनके अप्स एंड डाउन्स कब हुए, कब इनकी लाइफ में ब्रेक आया और कब परिस्थितियों से निकलकर आज उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा किया। तो हम स्वागत करते हैं अंतिल फिल्म प्रोडक्शन के फाउंडर, ओनर एंड सब कुछ उसके अमित चौधरी का। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने देखे, फिर मुझे लगा कि मुझे भी आपसे कुछ चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और व्यक्तिगत जीवन आज की डेट में पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग बताते हैं, तो एक वो हमारे लिए भी एक वो कंटेंट नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो हमारी आने वाली पीढ़ी भी देखेगी। सही बात है। और हमने कितना स्ट्रगल किया, यूं ही तो नहीं बनता कोई, ना कलाकार ना बिजनेसमैन, कोई ना कोई कारण होता है। लोग कहते हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, लेकिन मेहनत के साथ और भी बहुत चीजें जरूरी है। मेहनत कहाँ कर रहे हो आप? सही बात। कैसी मेहनत कर रहे हो? बिल्कुल। दिमाग से भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया इतनी चालाक है। 1 रुपए की 2 अठन्नी आती है। हाँ। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको प्रलोभन देंगे 3 अठन्नी मिल जाएगी। जो 3 अठन्नी दे रहा है आपका 1 रुपया खा जाएगा। सही बात है। तो ईमानदारी के साथ मेहनत करना और कहाँ मेहनत करना, ये देखना बहुत जरूरी होता है। मैंने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत लोगों ने चीट करके मेरे पैसे रख लिए, नहीं दिए, लेकिन भगवान पे विश्वास करके मेहनत करता गया और फिर आज इस मुकाम पे हूँ। जब से मैंने ओशो को सुनना शुरू किया है तब से सोच ही बदल गई है। अब तो सोच ये है बस खुश रहो, खुश रखो सबको। बहुत बढ़िया सोच है। तो भाई हम सबसे पहले तो आपकी थोड़ी सी लाइफ जर्नी को कवर करते हैं कि लोगों को लगता है कि आप बहुत खुशहाल हो, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई होगी और मदर फादर साइड से आप बहुत स्ट्रांग हो, अब तो पैसे वाली फैमिली से रहे होगे। तो थोड़ा बैकग्राउंड बताओ अपना, कैसे क्या रहा? मेरे हिसाब से कलाकार, पहलवान और मोस्टली कामयाब बिजनेसमैन का बैक हमेशा गरीब ही रहा है। अच्छा। गरीब घर में जन्म लेगा लेकिन मरेगा गरीब नहीं। ये बात तो सच है। तो स्टार्टिंग मेरी हुई, मम्मी पापा टीचर थे, सारी पढ़ी लिखी फैमिली, और ब्लड ग्रुप हरियाणा। मेरा जो पैतृक गांव है वो सोनीपत में मुरथल। हाँ, उसके बाद जाके फेमस हाँ, सुखदेव के। उसके बाद दादाजी डैडी, मेरा जो बर्थ हुआ वो यूपी में बागपत जिले में सरूरपुर कला गांव में हुआ। तो वहाँ से हमने स्ट्रगल शुरू किया। उसके बाद में कुछ परिस्थितियाँ खराब हुई, जिसकी वजह से मुझे ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैंने RMP किया, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। भाई लगते हुए आप डॉक्टर जैसे। BAMS भी करना था, लेकिन परिस्थितियों ने नहीं करा, क्योंकि भाग में कुछ और था। फिर मैंने पैसे कमाने का जुनून उठाया, मेहनत करूँगा, कितना पैसा कमा सकता हूँ छोटी सी उम्र में। तो मेरे याद है, मैं फर्स्ट टाइम मैंने अखबार बांटने शुरू किए, साइकिल पे
मेरे गांव से 12-14 किलोमीटर बड़ौद शहर था, वहाँ से अखबार लेके फिर गांव में। लेकिन मैंने देखा यार अखबार बांट के शुरुआत तो कर दी, लेकिन कुछ और भी करना पड़ेगा। बहुत सारी मेहनत की, दुकानों पे जॉब की शहर में, फिर उसके बाद मैंने कंपनी फैक्ट्री में जॉब की। जब मैं फैक्ट्री में गया जॉब करने के लिए तो उन्होंने बोले कि भाई तू नाबालिग है अभी, और नाबालिग है तो जॉब तो नहीं देंगे। तो मैंने उनसे पूछा यार मेरे को तो पैसे भी कमाने, काम करना है, कोई तरीका बताओ। पानीपत की बात है। तो एक फ्रेंड ने बताया कि ना दाढ़ी मूंछ अगर आ जाए तो नौकरी मिल जाती है। तो मैंने रेजर से जबरदस्ती की। तो वो स्ट्रगल था जो मैं कभी नहीं भुला सकता, कोई नहीं भूल सकता। और सैलरी थी मेरी 700 रुपये। अच्छा। वो याद है मुझे, पहली बार 700 रुपये देखे थे तो काफ़ी वजन भी था उसमें यार। उसके बाद फिर वहीं से गाने बजाने का शौक शुरू, नोएडा आ गई फिर। अच्छा। नोएडा के कुलेश्वरा गांव में, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। एक सतीश चंद्र जी थे, रतनवीर भाटी जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। भजनों से मेरी शुरुआत हुई, लेकिन मुझे रागनियाँ पसंद थी। अच्छा। फिर मैंने गुरु बनाए सतपाल दोसा जी, वो एक्सपायर हो गए गुरु जी। लेकिन मुझे जो ज्ञान दिया करमपाल शर्मा जी, रामोतार शर्मा जी, ब्रह्मपाल नागर जी, स्वर्गीय राम कुमार शर्मा जी, मैं काफ़ी गुरुओं का चेला रहा। अच्छा। फिर मैंने मेरी टीम बनाई। फिर मैंने देखा यार कुछ और भी तो करना है, यहाँ तक नहीं। फिर मुझे यूट्यूब मिला। यूट्यूब ने मुझे आगे बढ़ाया। इसके बीच में बहुत सारी कहानियाँ कहूँगा तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। किस्मत बदलती है रोज, बहुत सारे मौके आपके टच होके निकलते हैं, बशर्ते आप अच्छे मौके को पकड़ लो। कुछ मौके बर्बाद भी करते हैं गलत संगीतों की तरफ ले जाके। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने अच्छे अच्छे मौके पकड़े, और मुझे जो मिला मेरे जैसा मिला। अच्छा, वैसे तो आपको सब लोग जानते ही हैं रागनी की वजह से, आपने इतने सारे स्टेज शो किए हुए हैं जी। थोड़ा सा मैं तो आपके पॉडकास्ट से पहले आपके बारे में छानबीन करते हुए पता चला कि आपकी 2 शादी हुई हैं। हाँ, मेरी 2 शादी हुई है। ये शायद आप अभी तक किसी को पता नहीं है, बिल्कुल चलो आज के बाद बात हो रही है। आज के बाद ये टॉपिक भी खत्म करते हैं, है ना यहाँ पर जी। तो हम अभी तो हम भाभी को जानते हैं, देखते हैं, वो भी कलाकार हैं और बहुत वायरल हैं आज के टाइम में। हाँ जी। तो हम बात करते हैं आपकी पहली शादी के बारे में, उसका क्या किस्सा है भाई? भाई मैं फनी बता रहा हूँ, किस्सा तो दर्दनाक ही होता है तलाक का। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी स्ट्रेस होती है। लेकिन मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरी ताई और मेरी चाची बोला करती थी, आए मेरा बेटा फिर दो बहू आवेगी, पर दो बहू भाई जी काट दे। वो एक हरियाणवी रागनी में बोल है, सोली, फांसी को सोली बोलते हैं हरियाणवी भाषा, सोली ते भी दुख बोरा राम जिसका 2 लुगाई दे। मतलब लुगाई तो एक ही झेल सके आदमी, सच्ची बात है यार। भाई स्टार्टिंग में 2013 में शादी हुई थी, और 1 साल लगभग हमारा शादी चल पाई। तो वो पल ऐसा था, मुझे खुद नहीं पता, एक सपना सा एकदम ऐसे हुआ कि हो गया, तलाक हो गया। अरे कहीं ना कहीं जो मेरी पहली वाइफ थी, उसको तो ये नहीं पता कि मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। हम लोग कैसे प्रोग्राम करते, कहाँ रहते, कहाँ रुकते, कहाँ बैठते। कई बार वो मुझे फ़ोन करती थी रात को, मैं साउंड की आवाज़ में मोबाइल नहीं उठा पाता, तो उसके माइंड फिर नेगेटिविटी, अमित के साथ तो लड़कियाँ रहती है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। फिर वो गुस्सा करके घर में लड़ाइयाँ। फिर अच्छी भी इतनी थी, मैंने उसको बोल दिया देख नहीं बन रही तो मैं चल डाइवर्स लेंगे, ज़्यादा कुत्ता खचेड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो उसने भी इस बात में सपोर्ट किया, और चार ने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में परमात्मा ने कोई ऐसी मतलब लगा दी, शाही लगा दी, दुएजा बना दिया। फिर उसके बाद सबका बुरा हो गया मैं, सब बोलने लगे यार कैसा आदमी है, तलाक हो गया तेरा, स्ट्रेस हो गया बहुत ज़्यादा। समाज में भी लोग सोचते हैं कि तलाक हो गया, इज्जत खत्म हो गई, जिंदगी खत्म। अब मैं क्या करूं, मैं बिजनेस को बढ़ाऊं, खुद को बढ़ाऊं, क्या करूं, बहुत बर्डन हो जाता है। फिर एक लड़की क्षमा तिवारी मेरे साथ काम करती थी, और हमारा अटैचमेंट था स्टार्टिंग तक, जिससे होना होता है ना वो होता ही है, सच्ची बात है। सत्य है। तो अटैचमेंट था,
एक बार उसकी शादी के लिए जैसे सगाई होती है ना, सगाई भी हो गई थी उसकी, तो आई थिंक वो इसलिए टूट गई सगाई उसकी कि वो तो अमित चौधरी के साथ रहती है। मुझे पता चला तो फिर मैंने प्रस्ताव किया, उसके मम्मी पापा के पास गया और सब कुछ ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अब 2 बेटे हैं, युवराज और भविष्य। बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ में। और मेरे लिए क्षमा लक्की भी है, बहुत लक्की है, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए मेरी माँ और क्षमा, ये दोनों समझो कि शब्द नहीं है मेरे पास में। लक्की भी है और मैं इन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत बढ़िया। और जिस दिन से क्षमा आई है उस दिन से मैं तरक्की पे तरक्की करूँ, इतनी लक्की है। पता नहीं को किस्मत से शादी की है मैंने। तो भाई बात तो आपने एकदम बढ़िया कही, और आज से शायद 20 साल 30 साल बाद जब आप ये वीडियो दोबारा घुमा के देख रहे होगे, हाँ, तो आपको ये बात याद भी आएगी। बिल्कुल कि ये तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो शुरुआत हुई है ग्रोथ की जी, अभी तो जाना तो बहुत ऊपर तक है। बिल्कुल। और शायद मुझे ऐसा भी लगता है कि आप भी कलाकार हो और भाभी भी कलाकार हैं, हाँ जी। तो ये ग्रोथ उस वजह से ही हो पाई क्योंकि आप खुल के काम कर पाए, पूरी टाइम बाउंडेशन नहीं सर, कलाकार तो मैं और भी मेरी लाइन में ऐसे हैं जिन्होंने मेरी तरह शादी की है कलाकार लड़की से। लेकिन एक कुदरती एक चमत्कार होता है ना, वो किसी किसी के साथ होता है। अगर मैं मेरी कामयाबी के पीछे बताऊं तो शुरू में तो मेरी माँ बहुत मेहनत की। घर पे रात को 2-2 बजे मेरे साथ 10 से 12 कलाकार आ जाते थे, उनके लिए खाना बनाना, मेरे कपड़े, मतलब वो तो माँ तो सबकी करती है, लेकिन मुझे सपोर्ट, मुझे कामयाब करने में माँ ने बहुत मेहनत की। उसके बाद में शादी हुई, दूसरी शादी जब क्षमा से हुई, तो क्षमा से शादी के बाद में फिर लक ऐसा चला जैसे मतलब बैलगाड़ी बिजली वाली रेल ट्रेन बना दी हो ऐसा, और आज तक चल रहा है। आज तक क्षमा का मैं एक पॉइंट बताऊं, अगर उसने किसी काम के लिए मना किया है और मैंने कर दिया, उसमें नुकसान हुआ है, एस्ट्रोलॉजी है। और मैं कई बार कोशिश करता हूँ इसको गलत साबित करूंगा, ऐसा भी होता है। मैं भी सर आपके साथ इस पॉडकास्ट में बोल ही देता हूँ, सेम मेरी भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है कि मेरी वाइफ है भारती सोलंकी, और उसने मना करा हो कि ध्रुव ये काम मत कर, और मैंने कहा नहीं जी मैं तो करना है। उसके पीछे ना मैंने मतलब करोड़ों रुपए डुबा रखे हैं कि मैं गलत साबित करूंगा, लेकिन आखिरी में लॉस ही हुआ है। सेम यार। अच्छा, लॉस करके भी हमें पता है कि वो सही बोल रही है, लेकिन फिर भी हमारी ईगो ये रहती है कि यार इसका ये जो चल रहा है ना, ये सब ऐसे ही चल रहा है कि भाई अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं करूंगा काम तो मैं भी सही करूंगा। लेकिन हमेशा जब भी क्षमा रोकती है किसी काम के लिए, उसमें लॉस हो जाता है। तो मैं तो कोशिश करूँ, मेरे को कोई काम करना होता है ना, उसको लास्ट मोमेंट पे बताता हूँ, कोई मना ना कर दे और मेरे को करना है तो। अच्छा भाई, एक बहुत ही मैंने आपसे ही सुना कि आप 250 से ज्यादा चैनल ओन करते हो। हाँ, 250 प्लस मेरे पास चैनल है। तो लोग वाग तो एक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इतना 250 चैनल कैसे? हम भी कंटेंट डालते हैं, 2-3 चैनल पे डालते हैं, हम लोग पागल हो जाते हैं। देखो, अगर हम अब यूट्यूब की बात करें, हाँ, अब व्यक्तिगत जीवन से अब कमर्शियल जीवन पे आते हैं, तो एक आदमी एक ही चैनल मैनेज कर सकता है, सच्चाई है ये, सच्चाई है। लेकिन उससे ज्यादा करने के लिए उसको टीम चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और टीम हायर करने के लिए पैसे चाहिए। पैसा बनेगा आपके काम से। अब 0 इन्वेस्टमेंट से जो बंदा पैसे कमा रहा है, एम्पायर बना रहा है, उसको सल्यूट करता हूँ। बिल्कुल। पैसा लगा के तो कोई भी कर ले यार, सही बात है। बाप होती संपत्ति खर्च करके तो कोई भी ले ले, खुद की कमाई से साइकिल ले रहा है ना, उसको सल्यूट है। वो कैसे होगा? आपके नेचर से होगा। आप टीम को जोड़ते हो, सैलरी 1 महीने बाद देनी है, वो 1 महीने आपकी जेब खाली है, उस बंदे से काम कराना है 10 रुपए का, तब उसको 2 देने हैं, 8 अपने को भी कमाने। तो टीम बनाने के लिए आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं उनको हार्टली, मतलब उनको समझो, पहले उनको अपना बना लो, फिर वो खूब पैसे कमाएंगे आपके लिए। तो अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं? अब आप सोच लो कि 250 चैनल है तो लगभग इतने तो होने चाहिए। मेरा एक ऑफिस मुंबई में है, एक बेंगलोर में है, अच्छा, एक भिवाड़ी में है, और एक नीमराना में है। क्या बात है। तो लोग काम कर रहे हैं, मुझे खुद को नहीं पता। अब तो मैं ज़्यादातर कोशिश ये रखता हूँ कि जो भी बंदा मेरे पास काम करे ना, वो नौकर बनकर ना ऑनर बन के काम करे। अच्छा, परसेंटेज कर देता हूँ। पुष्पा मूवी देखी आपने? वो बोलते 4%, 5% का एक डायलॉग आता है ना,
वो वाली बात है, परसेंटेज पे काम कराओ, बंदा खुश होके काम करेगा। मतलब अपने एम्प्लॉयज को बिल्कुल परिवार मानते हो आप? परिवार, बिल्कुल परिवार, उनका दुख मेरा दुख है और उनकी खुशी उनकी है। तब तो इतनी बड़ी टीम चल रही है। हाँ, सभी चलते सर। तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि सर 250 चैनल हैं, ये तो एक बहुत बड़ा नंबर आपने बता दिया, जी। और इससे आपका टर्नओवर कितना निकल आता है? और कोई वैसी बात मत बताना कि थार खरीद लूंगा 2 महीने में, 4 बोलेरो आ जाएंगी, 3 मर्सिडीज आ जाएंगी। सीधी बात है, क्योंकि लोग ना इस बात पे बिल्कुल कनेक्ट करना चाहते हैं। 250 चैनल से अमित भाई कमाते कितना है? एक लाइन में पहले मैं बता दूं, आज से 17-18 साल पहले मेरे पास बस का किराया नहीं था प्रोग्राम में जाने के लिए। सुन लेना आप ये लाइन। अगर वो भाई सुन भी रहा है तो देख रहा है, तो कुलेसरा गांव में सचिन था एक लड़का, उसकी शॉप पे मैं गया और मैंने बोला भाई तू 10 रुपए मुझे दे दे, मेरा प्रोग्राम है शाम को, मेरे पास पैसे नहीं। तो वो बोला भाई 20 लूंगा कल को, बोला 30 दूंगा। मैं वो लेके गया, मुझे 100 रुपए मिले, मैंने उसको 30 ला के दिए वापस। तो रोजाना पूछता था भाई कब जाएगा अगली बार प्रोग्राम। तो टर्नओवर यहाँ से शुरू होता है असली। तो फिर उसके बाद बसों में लटक के जाते थे, प्रोग्राम करते थे, लोगों से मिलने के बाद में टीम बनी, टीम बनने के बाद में काम मिला, आइडियाज मिले, आइडल मिले, आगे बढ़े। तो 250 चैनल मैं जैसे ऑन कर रहा हूँ, तो लगभग मेरा नॉर्मल ये है कि $1.5 लाख तो नॉर्मल है। $1.5 लाख? हाँ, मतलब इतना तो, जब इतना खर्चे भी होते ना बहुत सारे, तो इतना नहीं करूँगा तो फिर अपना टीम चलेगी। तो $1.5 से $2 लाख आ रहे हैं, तो रुपीस में बात करें वही कोई 1.5 करोड़ के आसपास हर महीने। यार आयकर विभाग वाले ना ले जाए। तो अलग में पूरा टैक्स भरता हूँ, एक नंबर का आदमी हूँ, कभी टैक्स की चोरी नहीं करता, जीएसटी भरता हूँ, पूरा टीडीएस लेता हूँ। हाँ, इसलिए मुझे बोलने में अच्छा लग रहा है, लेकिन बोल मैं इसलिए रहा हूँ ताकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो भी मुझे देख के सीखे, और अगर मैं उनकी मदद कर सकता हूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो 1.5 से 2 करोड़ तो आपको यूट्यूब ही दे देता हर महीने। इसके अलावा फेसबुक से भी रेवेन्यू आता होगा? फेसबुक है, इसके अलावा शोज वगैरह है, रिकॉर्डिंग है, बाकी भाईचारा मस्त है। तो शोज जैसे आप अभी डोमेस्टिक भी कर रहे हो, इंटरनेशनल भी जा रहे हो? दोनों ही कर रहा हूँ। मैंने इंटरनेशनल अभी तक 4 शो किए हैं। अच्छा। रशिया में किया, मॉस्को, उसके बाद मैंने नेपाल तो अपने जैसे देश हो जाता है, श्रीलंका में किया है, दुबई में किया है। अच्छा। अब नेक्स्ट मोरक्को में है, मोरक्को में। और वैसे इंडिया की बात करें तो अभी 9 फरवरी का गोवा में है, और ये चलता हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में चलते रहते हैं शो। ये तो अब कम कर दिए कोविड के बाद। कोविड से पहले हम लोग इतनी मेहनत करते थे, 30 डेज 45 प्रोग्राम। क्या बात कर रहे हैं? और अलग अलग शहरों में, अलग जगह, मतलब एक जगह रुक ही नहीं रहे हो आप? ना, रुका तो हुई नहीं। मैं घुमक्कड़ भी बहुत हूँ, घर वाले सब बोलते तो आराम क्यों नहीं करता। मैंने कहा जिस दिन मैं आराम करूँगा ना टिक जाऊँगा, मुझे घूमने दो, घूमूंगा तो कुछ करूँगा। क्या बात है। तो जब इस एज में, अभी एज क्या हो रही है आपकी? मेरी एज, मेरे 70 स्टूडेंट है, सब गुरुजी बोलते, तो मुझे लगने लगा कि मैं बुढ़ा तो नहीं हो गया। अच्छा गाइस, आपको क्या लगता है कि मेरी कितनी एज है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं सबके देखूंगा, जिसने सही बताया मैं पर्सनल बात करूंगा आपसे। और कमेंट सेक्शन में अपना नंबर भी डाल देना साथ में, एज के साथ में, ताकि भाई कांटेक्ट कर सके आपसे। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, यूट्यूब जो शिल्ड देते हैं, यूट्यूब अवार्ड, सिल्वर बटन, प्ले बटन, उसके तो उसको एक न्योन है, उन्होंने भी न्योन न्यूज में उसमें डाला था। तो मैंने उसमें बोला था जो मेरा खास दोस्त होगा, बनेगा, फैन बनेगा, उसको मैं एक प्ले बटन दूंगा गिफ्ट में। तो जो सही बताए उसको प्ले बटन दूंगा फिर मैं। अच्छा। जिसने सही एज गैस कर ली, मतलब एक प्ले बटन उसका ही है? उसका है। मैं भी कमेंट सेक्शन में आ रहा हूँ भाई, एक प्ले बटन था, हमें भी चाहिए। आपको तो वैसे गिफ्ट कर दूंगा। भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जितने प्ले बटन आपने अब तक देखे होंगे भाई के, उतनी तो वॉल पे लगे रहते हैं, चाहे वो सिल्वर प्ले बटन हो, गोल्ड प्ले बटन हो, डायमंड प्ले बटन हो। मैं खुद देख के हैरान हो गया, इतने सारे प्ले बटन। हम तो एक देखने के लिए तरस रहे हैं, भाई ने 250, 300 लगा रखे हैं वॉलों पे अपने। नहीं, वो एक मेहनत का फल है। हाँ। और उसको देख के लगता है हाँ यार कुछ तो किया है। आप लोगों को लगता होगा कि ऊंचाई पे पहुंचने के लिए कुछ बहुत बड़ा फॉर्मूला लगेगा। भाई फॉर्मूला कुछ नहीं है, मेहनत है, और सही जगह पे मेहनत, सही समय पे मेहनत, और सही लोगों के साथ भी। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं होगा, हाँ, लेकिन एक दिन जरूर होगा।
सही बात है, बिल्कुल भाई, आपने ही मान के चलो थोड़ा मोटिवेशनल पॉडकास्ट भी कर दिया ये वाला। हाँ और नंबर उसी का आएगा जो लाइन में खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल जो बैठ गया थक के वो पीछे चला जाएगा। इसलिए लाइन में खड़े रहो, अंत तक खड़े रहो, जब तक दम में खड़े रहो। नंबर सबका आता है, एक नंबर तो परमात्मा सबको देता है, एक मौका सबको देता है। नफस नफस में कमाल है, जर्रे जर्रे में कमाल है। बुलंदी पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदी पे ठहरना कमाल। वाह वाह, कमाल वो है कि आप कब तक ठहरते हो। क्या बात है, क्या बात। हर कोई जाएगा बुलंदी पे, लेकिन आप ठहरते कितनी देर है, वो कलाकारी है। वैसे मैंने शुरुआत जब ये पॉडकास्ट प्लान किया था, हमारी बात हुई थी, तो मैंने सोचा था कि भाई से हरियाणवी में कुछ सुनेंगे पॉडकास्ट में। ठीक है, जरूर, क्यों नहीं, अगर आपकी परमिशन हो। हाँ ठीक है ना। एक मेरी रागनी बड़ी वायरल है। हाँ। वो पुराने जमाने को लेके ना पहले वाली हवा रही, ना पहले वाला पानी, होगी खत्म कहानी, न मिलती कोई भी चीज पुरानी, न मिलती कोई भी चीज पुरानी। जो पिछले जमाने की बात है, लगभग मेरी 15-16 मिनट की रागनी है। लोग बड़ी चाव से सुनते और जबरदस्ती हर प्रोग्राम में सुनते। अच्छा। हाँ नहीं है, बात भी तो सच है। तो जो चीज़ें मैं स्टेज पे भी ज़्यादातर हरियाणवी किस्से कहानियाँ हैं वो पेश करता हूँ, और हंसी मजाक भी एक दायरे के अंदर है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि अश्लीलता भद्रता ना हो। लेकिन आज का समाज ऐसा हो गया, वही लोग तो भजन सुनते, वही लोग पोर्न वीडियो भी देखते। हाँ बिल्कुल सत्य है, सच्चाई है, सच्चाई है। बस मानसिकता किसकी कैसी है वो उसको है। मैं हूँ, मेरे घर में अगर एक कमरा मेरी माँ का है, एक कमरा मेरी पत्नी का है, एक बहन का है, तो मैं जा रहा हूँ किस कमरे में? बहन वाले कमरे में तो भाई की फीलिंग लेके जा रहा हूँ, माँ व बेटे की फीलिंग लेके जा रहा हूँ, पत्नी में पति की फीलिंग। ये समाज है। अब जैसे बहुत से लोग शिकायत करते हैं यार हरियाणवी प्रोग्राम में डांसर्स आ गई है, हालांकि लगभग मेरी इस लाइन की पॉपुलर डांसर 15 से 20 लड़की मेरी स्टूडेंट है। सपना चौधरी आज बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। सपना चौधरी मेरे याद है फर्स्ट प्रोग्राम में जब आई थी, दिल्ली में सभापुर गांव पड़ता है, तो वहाँ पे प्रोग्राम था हमारा। तो मम्मी के साथ वो ऑटो में आई थी बैठ के, पहले प्रोग्राम में सफेद सा लहंगा पहन रखा था। एक मेरा फ्रेंड है विकास कुमार, जिसने वो गाना का हट जाता ऊपर से सबसे पहले उसने मिलवाया था। तो उस लड़की का हमने इतना स्ट्रगल देखा, लोगों ने उसको खूब गालियां दी, खूब लोगों ने गंदा बोला। एक दिन मैंने सपना को बोला, सपना तू इनके खिलाफ केस कर दे। सपना बोली कि अमित जी सर ये जो लोग हैं ना, यही एक दिन मेरी तरक्की का कारण बनेंगे। तो मुझे आज उसकी बात याद आती है। तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया भोका यार रेलगाड़ी चले, दुनिया का तो भाई देगी, और जितनी गाड़ी देगी ना उतने आप पॉपुलर होंगे। सही बात है, सही कह रहे हो आप। गाली के बारे में सोचेंगे हम कि गाली दे रहे हैं लोग, हमें टीज कर रहे हैं, लोग प्रेज भी करते हैं। वही जो गाली दे रहे हैं ना, असली जरूरत वही है, उन्हीं की जरूरत है यार। वो पूरा सुनने हमें, वो पूरा सुन रहे। हाँ। मैं देखता हूँ मेरे सारे रिश्तेदार रिलेटिव जो मतलब मेरे दोस्त है या जिनको मैं जानता हूँ, मेरी अच्छी वीडियो पे कभी कमेंट नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो। उनको लगता है अगर मैं अमित की कोई वीडियो लाइक कर दी ना तो अमित करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा। मैं छोटी सी गलती कर दूं किसी वीडियो में, कुछ बोल दो ना, वो सारे आ जाएंगे समाज लेके वहां, ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो समाज एक ऐसा अंग है इस प्रकृति का। ध्रुव भाई, पूरे सुंदर शरीर को देख के ना मक्खी वहां बैठेगी जहाँ चोट लगी हुई है। सही कह रहे हो आप। पूरा शरीर कोई नहीं देखता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, जैसे मान के चलो 10,000 लोगों का क्राउड है, ठीक है, और 10,000 लोगों के क्राउड में 9,999 लोग ताली बजा रहे, वाह अमित चौधरी, वाह शर्मा, ऐसे कर रहे। अब उनमें से एक कह दे ना भाई ना, कौन है रे, बैठ जा। फिर 9,999 अच्छे, वो एक पे ध्यान जाता है, बार बार उसी पे जाता है। तो मेरा मानना है कि इन लोगों को नजरअंदाज कर दे तो ही आगे बढ़ा जा सकता है। सही बात है। अगर इनको देखोगे ना तो आप कर ही नहीं पाओगे, फिर बाद में 9,999 कहेंगे ना यार मजा नहीं आ रहा। भाई क्राउड में ऐसा भी करते हैं लोग, बॉटल फेंक के फेंक देंगे, लेकिन हमारा कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक प्रोग्राम होते हैं। मेरे प्रोग्राम में दादा और पोती एक साथ बैठ के खूब एंजॉय करते हैं। अच्छा।
लेडीज सुनती है, रागनियाँ, जहाँ रागनियाँ एक टाइम ऐसा हो गया था, रागनी के नाम पे लोग महिलाएं नहीं आती थी, आज आ रही महिलाएं, खूब एंजॉय कर रही, डांस भी हो रहा है, लेकिन एक दायरा है हर चीज का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सी लोग कहते हैं ना, हमें चौधरी की टीम में तो लड़कियां बहुत सारी रहती है, लड़कियों की गौशाला खोल रहा है, ये लड़कियों को गवाता है। भाई लड़की भी एक कलाकार है, समाज का अंग है। घर में लड़की ना हो तो घर की देली भी सुनी सुनी लगे है। ये तो एक मतलब शोभा है हमारी। अब मंच पे लड़की है, सही बात है, वो बात अलग है, उसका स्वभाव कैसा है, लेकिन हम तो उसको एक आर्टिस्ट बना के ले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो स्वभाव अच्छा, उसके अच्छे दोस्त है, बुरे दोस्तों से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे मंच पे हमारे साथ है तो हमारी बाण बेटी की तरह बैठो, कोई बढ़िया प्रोग्राम करो। और मैं कभी भी देखना किसी भी वीडियो में मैं सबसे अलग, शम्मा के पास भी नहीं बैठता हूँ, एक चेयर ले लेता हूँ अपनी, अलग बैठता हूँ। तो एक अलग उस चीज से लोगों में मैसेज भी जाता है चरित्र का। और सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़े डॉलर, सबसे बड़े यूरो, फ्रैंक, सब चरित्र है। सही बात है। अगर चरित्र आपका ठीक है, सब कुछ ठीक है। भाई मैं तो ये मानता हूँ कि आज के टाइम में, जैसे हम तो क्या बड़े बड़े लॉयर्स के साथ और डेमोक्रेटिक्स के साथ मैंने पॉडकास्ट किए, इंटरव्यूज किए, उनके जा जाके शूट करे हैं। भ्रष्टाचार हर जगह है, बस एक कलाकार ये जो भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहा। मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि हर आदमी, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, या किसी भी बिजनेस में, कोई जीएसटी चोरी कर रहा है, कोई टैक्स की चोरी कर रहा है, एक कलाकार ही ऐसा सीधा इंसान है जो सिर्फ अपनी कला पे फोकस कर रहा है। उसे ना टैक्स चोरी की टेंशन है, ना भ्रष्टाचार में लिप्त है, ना किसी का कुछ गलत करने की सोच रहा है। वो सोच रहा है बस मैं अपनी कला को बढ़ाए जाऊं। एक्चुअल में लोक कलाकार तो टैक्स के पता नहीं दायरे में आता नहीं था, आता तो होगा, लेकिन टैक्स भरता नहीं लोक कलाकार। हायर पे सोनू निगम भरते होंगे, सोनू निगम तो भरते हैं ना, हनी सिंह भरते होंगे टैक्स, बड़े बड़े कलाकार भरते होंगे। लेकिन जो लोक कलाकार है, लोक कलाकार मीन्स जो रागनी गाते हैं, जो गाँव में देहात में प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उन पे पैसे बहुत आते हैं। कभी कभी हमारे प्रोग्रामों में यार 2-2, 4-5 लाख रुपए ऐसे आ जाते हैं। हाँ, तो मैं सोचता हूँ एक दिन गाज तो गिरेगी, अभी नजर नहीं गई है मोदी जी के। एक दिन होगा तो जरूर कुछ। सही बात है, सही बात है। इन महिलाओं पे बहुत पैसे आते हैं, डांस पे बहुत पैसे आते हैं। हालांकि हम गांव में, मेरे जो प्रोग्राम होते हैं वो ऐसे होते हैं, हरियाणा राजस्थान में, दक्षिण हरियाणा में ज्यादा होते हैं। हर गांव में एक बाबा है, उस बाबा का मेला लगता है, मेले में कुश्ती, कबड्डी, रागनी। तो 4-5 गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, उनमें फिर हम रागनी गाते हैं, किस्से सुनाते हैं, राजा हरिश्चंद्र के, मोरध्वज के, पिंगला भर्तरी के। लोग बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसे ऐसा फील होता है जैसे मतलब मूवी देखते हैं ना, ऐसे 2 घंटे 3 घंटे की मूवी चल रही है। और सर इतनी गर्मी में, हमारे लिए तो कूलर पंखे भी लग जाते हैं गर्मी में, वो बिचकुच होके बैठे रहते हैं। तब मैं बोलता हूँ यार जनता जनार्दन है, भगवान है, थैंक यू, ये बोलता हूँ। तो लोग सुन रहे हैं हमें यार, कितनी बड़ी बात है। इतने परेशान होके दूर दूर से पैदल आके सुन रहे हैं। मेरे हिसाब से जो ये लोकलाइज्ड म्यूजिक है, जैसे अब आप बता रहे हो कि आप रागनी गाते हो गाँव वगैरह में, ये अभी भी साफ है, सुथरा है। आप देख रहे हो आज के टाइम में कि रैप सॉन्ग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, रैपर आते चले जा रहे हैं, लेकिन इनकी ना एक डार्क वर्ल्ड भी है। जैसे हनी सिंह अभी अपना कमबैक किया, हनी सिंह ने, लोग कह रहे हैं हनी सिंह का कमबैक नहीं हो रहा, हनी सिंह ने कमबैक मेरे हिसाब से तो कर ही लिया, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई रैपरों की दुनिया में बहुत ज्यादा डार्क है, बहुत ज्यादा नशे में जल्दी आते हैं, तो ये सब करने लगते हैं। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक ना तो नशा आएगा, ना कोई कुरीतियां आएगी, ना दिमाग खराब होगा। पैसा आया, उल्लू की सवारी आई, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। बिल्कुल सत्य है। अब गुड़गांव की मैं बात करूं, गुड़गांव में जो घाटा, ओलाबास, गुजरों के गांव है, यादव गांव, वजीराबाद, इन गांव में उस टाइम मेरे याद है 7 करोड़ का इनका एक केला बिका था। अच्छा। और उस टाइम उनके पास तब पैसा आया जब ये चटनी से रोटी खाते थे। झुंड थे, मतलब खेत में कुछ नहीं, तो उनका पैसा मिला गुड़गांव। अच्छा। और वो मिलने के बाद में जब उनको चढ़ा पैसे का शौक, तो वे रोजाना प्रोग्राम कराते थे रागनी का, आज उस गाँव में, उस गाँव में। और हमारी बुकिंग अगर 10,000 रुपए की बुकिंग है ना, तो हम 2 लाख रुपए में घर लेके आते थे। इतना पैसा उड़ाते थे वो लोग। फिर धीरे धीरे वो क्लबों में जाने लगे, गाड़ियां ले ली, पिस्टल ले ली, चैन ले ली, फिर वो क्राइम में उतर गए। संभवतः यही कहानी हुई है ज्यादातर। उसके बाद उन्होंने गलत काम किए तो फिर कोई ना कोई कोर्ट मुकदमा लगा, वो पैसा
सीमित हो गया, खत्म हो गया, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिया होगा। अब मेरे पास मेरा दोस्त है टेकचंद, उसने इतनी बढ़िया कोठी बनाई थी उस टाइम, और मैं भी उससे मिला कुछ दिन पहले। उसकी कोठी पे उसके पास पुताई करवाने के पैसे नहीं, पेंट कराने के पैसे नहीं। अरे बाप रे, क्या जिंदगी खराब है। देख कितनी बड़ी कोठी, बेचे तो आज भी कई करोड़ की है, जमीन बहुत महंगी है, लेकिन पैसे तो आएंगे जब आप डेली वर्क करोगे, कुछ करोगे, वो तो कैश तो तभी आना, बेच बेच के क्या काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ। तो लोगों ने पैसे जब आ जाते हैं तब होते हैं, और ऐसा नहीं है कि नशा तो गाँव में बहुत ज़्यादा आज के डेट में हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग तो लोगों को संदेश देते हैं मत नशा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब कोई मुझसे पूछे, मैं अभी कल ही पूछ रहा था, अमित भाई आप भी ड्रिंक वगैरह कर लेते, तो मैं बोलता हूँ मैं ओकेशनली करता हूँ, मैं कहीं अच्छी मीटिंग में हूँ, कहीं बाहर हूँ, मैं करता हूँ। अगर मैं 2 पैक लेने के बाद में अपने बिजनेस की ग्रोथ करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, अच्छा करता हूँ, तो वो अच्छा है। सही बात है। अगर मैं पी के नाली में पड़ा तो वो गलत है। मैंने कभी आज तक कोई नशा करके मंच पे मैं नहीं जाता हूँ। अच्छा। जब तक मेरे साथ महिला कलाकार है, मेरे गुरुजी करमपाल शर्मा जी ने मुझसे प्रॉमिस दिया मैंने उनको, कोई भी नशा करके मंच पे नहीं जाना, वो सरस्वती का मंच, उस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ। और पार्टी करो, एंजॉय करो, फैमिली के साथ करो, फैमिली से बाहर दोस्तों के साथ करो, वो एक अलग पार्ट है। बिल्कुल। उसमें अगर कोई मुझे आके बोले ना भाई तू तो महासजी आदमी है, तो गलत बात है, वो गलत भाई, मेरा जीवन है, उसको मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। नहीं बिल्कुल ओशो वाली बात है। ओशो के टॉपिक पे भी आएंगे आप। जैसे हम, मुझे पता ही चला कि आप ओशो को इतना ज्यादा सुनते हैं और मानते हैं जी। तो अमित भाई, जैसे आप बता रहे हो कि आपके स्टूडेंट्स कब भी हैं, तो आपका एक स्टूडेंट मैंने सुना है कि इंडियन नेवी में लग गया। हाँ, आशीष यादव हरीमर्च इंडियन नेवी में, वो म्यूजिक कोटे से लगा है। अच्छा। और भी कई सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो पुलिस में लगे हैं। और सर मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो सारा ऑफिसर लेवल का है, डीजीपी, आईजी, मतलब एसपी, पुलिस विभाग में हरियाणा में। इतना अच्छा मैंने अपने आप का एक सर्कल क्रिएट किया है कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मुझे IAS IPS दोस्त मिलते हैं, वो मेरी बैठ के ऐसे रागनी सुनते हैं और मुझे इतना लाइक करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैंने एक सर्कल का अच्छा जनरेट किया। अच्छा, मुझे इस वीडियो के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुंचाना था। लोग अभी तक सोचते थे कि स्पोर्ट्स कोटा ही होता है, या फिर आप OBC SC ST इन कोटों से गवर्नमेंट जॉब से जा सकते हो। एक म्यूजिकल कोटा भी होता है, और वो शायद आप लोगों को डिप्लोमा भी देते हैं। नीमराना राजस्थान में मेरी अंतिल म्यूजिक एकेडमी है, वहाँ से मैं डिप्लोमा देता हूँ, विशारद कराते हैं, प्रभाकर कराते हैं। और आज के डेट में म्यूजिक की इतनी वैल्यू हो गई है क्योंकि म्यूजिक से जुड़े लोग अल्पसंख्यक है। बिल्कुल सत्य है। हर कोई गायक नहीं बन सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चाहे मैं गायक बन जाऊं, तो मैं दावा करता हूँ गायक नहीं बन पाएंगे, चाहे कितना ही पैसा खर्च कर ले। गॉड गिफ्ट बिल्कुल जरूरी होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। पैसे से कोई कलाकार नहीं बन सकता, गॉड गिफ्ट होता है, उसको तराशा जा सकता है। फिर अच्छा पैसा लगा के अच्छे स्कूल में कोचिंग लेके, फिर उसके बाद आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं। सही है। तो आज की डेट में कोटा है म्यूजिक का, तीनों आर्मी में है, पुलिस में है, और भी कई नौकरी में है। आप लोग HSSC में गूगल पे सर्च करना तो आपको वहाँ सारा कुछ मिलेगा। हाँ, लोगों को डाउट्स रहता है ना, काफी सारे जो बच्चे नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है, उनके माँ बाप भी रोकते हैं कि अरे क्या करेगा इसमें, क्या तेरी सरकारी जॉब नहीं लगेगी। गांव वगैरह लोगों में, अभी भी रूरल में उनको यही रहता है कि भाई 12th पास कर ले, दौड़ मार दे और सरकारी में लग जा, कहीं आर्मी में, पुलिस में, विभाग में। तो बच्चे जो उनके अंदर कला होती है उसको छोड़ के अब वो अपने माँ बाप के सपने पूरे करने पे लग जाते हैं। और सबकी सोच ऐसी बन गई है कि आर्मी में लगेंगे, पुलिस में लगेंगे। नौकरियां तो और भी बहुत है यार, आप मंत्रालय में लगिए, आप IAS बनिए, और भी बहुत सारी नौकरी है। वो 1% लोग, और वो नौकरियां जो है आपको तभी मिलेगी जब आपके पास कोई इल्म होगा, कोई डिप्लोमा होगा। सही बात है। तो मेरे हिसाब से पढ़ाई के साथ साथ एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए किसी भी चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी आदमी कामयाब हो सकता है, केवल पढ़ाई से भी कामयाब नहीं। म्यूजिकल कोटे से भी आपने जॉब लगवाई है, ये बात मुझे आज पॉडकास्ट में पहली बार पता चली जी। मतलब मैं इतनी सारी पढ़ने के बाद, चीजें समझने के बाद, मास कॉम में समझने के बाद भी मुझे अभी तक ये नॉलेज नहीं थी। थैंक यू सो मच अमित भाई, आपने ही बताया। तो हम बात कर रहे थे, हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। आपकी ये जो यूट्यूब वाली जो जर्नी आपने बताया, 250 चैनल आपने क्रिएट कर दिए, इतना लंबा चौड़ा हमारा टर्नओवर आता है, कंपनी चल रही है, आप मेरे हिसाब से मैं ये कहूँ कि हजारों लोगों के पेट पाल रहे हैं। क्योंकि 250 चैनल चलाने के लिए 250 लोग नहीं, ज्यादा ही लोग लग रहे होंगे। मैं तो हजारों बिल्कुल बिल्कुल हजारों में टीम है, बिल्कुल। तो हजारों लोगों का घर चल रहा है आपकी वजह से। तो इसकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, आपको आइडिया कहाँ से आया?
सर आइडिया आया, मेरा एक दोस्त है बहरोड पड़ता है राजस्थान में, उसने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया मोबाइल लाइफ का, जब जियो की सिम आई थी। अच्छा। मैंने उस मोबाइल में चैनल बनाया था ना, अंतल फिल्म्स। अच्छा। और मैं मेरे प्रोग्राम मोबाइल से शूट करके डाल दिया करता था। तो उस टाइम सब कंपनियां जो थी यहाँ पे सब ऐसे कैमरे लगा के शूट करके ऐसे ही डालते थे। ठीक है। तो सोनोटेक कंपनी में एज ए जॉब में वहाँ पे काम करता था। बड़े बड़े सिंगर वहाँ पे, लखबीर सिंह लखा जी, नरेंद्र चंचल जी, बड़े जो सिंगर है वो गाते थे, तो उनको कोरस पीछे बैक सिंगिंग की जरूरत पड़ती थी कोरस की, तो मैं कोरस बोला करता था, तो वो मुझे 200 400 500 रुपये दे दिया करते थे। तो उनका बेटा है दिनेश रलहन, एक दीपक कामरा करते थे, उन्हीं के रिलेटिव है। हम लोग छोटे छोटे थे, तो जैसे बैठ जाते थे, वे बातें करते थे, तो मुझे कुछ उनकी बातें इंटरेस्ट लगने लगी। जब उन्होंने बताया कि भाई जितने भी कंपनी, सारी कंपनी खरीद लो, ठीक है, जितने पैसे मिलती है। सोनोटेक वालों ने सारी कंपनी खरीदी, लोकल में जितनी छोटी छोटी कंपनी थी, कैसेट कंपनी, हाँ, रिकॉर्डिंग कंपनी, कोई भी हो, सब मेरे अंडर आ जाओ। बहुत बड़ी कंपनी चंदा कैसेट्स, सुना है नाम। तो वो भी खरीद ली। तो हम लोग देहात में जो कंपनी वाले या डीलर थे वो सब सोचते सोनोटेक वाले पागल हो गए। अरे ये जो बिक लिए चल लिए सीढ़ियाँ कौन खरीदेगा बाद में, कंपनी ले रहे पैसा खराब कर रहे हैं, कोई कराए ब्लैक का व्हाइट कर रहे, कोई कुछ कर रहे ना, जितने मुंह उतनी बात। तो एक दिन मैं दिनेश के पास बैठा था, वो सारे चर्चा करते, और उन्होंने एक बात बोली कि आने वाले टाइम में सब बंद हो जाएगा, सीडी वीडी दुकानों पे जाके बेचना, लोग अपने मोबाइल में देखा करेंगे, सब डिजिटल हो जाएगा, सब डिजिटल हो जाएगा। तो मैं दिमाग लगा, हाँ यार अगर डिजिटल होगा तो फिर तो 20 साल पुराने गाने भी नहीं हो जाएंगे, वो सब देखेंगे। वही हुआ। उन्होंने फिर डिजिटल का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया, उनके पास 4-5 CMS हैं, और अभी मैं उनके अंडर उनके CMS में काम भी कर रहा हूँ, और बहुत प्यार मानते हैं हंसराज अंकल, बहुत सीखा मैं वहीं से हूँ, ये यूट्यूब का जो सारा कुछ है। फिर उसके बाद मैंने चैनल बनाया मोबाइल से, उसके बाद फिर व्यूज़ आने लगे बहुत सारे। तो एक टाइम था जब मैं एडसेंस पे चैनल चलाता था, मेरा डेली का 70-80 हज़ार लाख रुपए आता था इंडियन करेंसी में, जैसे सेटिंग में जाके कर लेते हैं यूट्यूब से। मैं बड़ा खुश हो गया, मैं यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े बड़े सपने देखने लगा, जब लाख रुपए में रोज का कमाऊंगा तो महीने का होगा 30 लाख, साल का इतना, 2 साल का इतना, हेलीकॉप्टर कब तक ले लूंगा मैं। किसी मॉल में घुस गया, मैंने कहा इसकी क्या कीमत होगी, कैलकुलेटर तो लगा ही ले। 31 दिसंबर 2012 वो चैनल उड़ गया। अरे हाँ, हैक कर लिया किसी ने? नहीं तो टर्मिनेट हो गया यूट्यूब की तरफ से। मैंने मिसलीडिंग उस पे उल्टे सीधे टाइटल या कुछ मैं फोटो कुछ भी लगा दिया करता था, जिससे व्यूज आते थे, तो नॉलेज थी नहीं, वो चैनल उड़ गया। यार मैं बाथरूम में घुस के मैं अपनी शक्ल देख रहा, मेरे आंसू आ रहे, रुक नहीं रही, ऐसे दुख हो रहा से कोई मर गया हो घर में, ना घर वालों को बताऊं, एकदम धराशायी सा हो गया। फिर मेरे को एक TNDM वाले CMS वाले मिले अगले दिन ही, एक अनुज शर्मा मेरे दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त है भाई, आज भी दोस्त है वो, उन्होंने मुझे TNDM से मिलाया, द न्यू डिजिटल मीडिया, उनसे CMS से मैंने दोबारा शुरू किया। 15 दिन में मैं पूरे वहीं ले आया सिस्टम को बना के। फिर मुझे पता चला अगर आप चैनल 2 तरीके से चलाने हैं यूट्यूब, एक एडसेंस के थ्रू, एक CMS कंटेंट मैनेज CMS। तो जैसे आपकी गाड़ी सफेद प्लेट की है, वो आपकी व्यक्तिगत गाड़ी है, पीली प्लेट कॉमर्शियल नंबर है, उससे आप व्यापार कर सकते हो। उसी प्रकार यूट्यूब में आप अगर क्रिएटर अच्छे हो तो एडसेंस पे चलाओ, लेकिन आपको व्यापार करना है, आपको कंपनी बनानी, ब्रांड बनाना है, तो आपको CMS से जुड़ना होगा, उसके बिना काम नहीं होगा। तो CMS वाले कुछ रेवेन्यू लेते हैं आपसे? अब तो मेरा खुद का CMS आने वाला है। अच्छा। हाँ, 85% कंप्लीट हो लिया है। ठीक है। और अभी मैं मल्टीपल CMS के साथ काम कर रहा हूँ, काफ़ी सारे, लगभग दिल्ली बॉम्बे के काफ़ी सारे CMS से काम कर रहा हूँ, और वो कुछ चार्ज लेते हैं, जैसे अपना परसेंटेज 10% वो लेते हैं, 90% मुझे दे देते हैं। तो सर्कल ऐसे चल रहा है। लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है अपना कि पहले दिन से ही चैनल आपका मोनेटाइज हो जाता है। हाँ, प्रीमियम CMS से हमारे जो चैनल है वो 0 सब्सक्राइबर से मोनेटाइज रहते हैं। अच्छा, प्रीमियम CMS। अच्छा, इसमें स्ट्राइक वगैरह को भी लेके आपको काफी फायदा मिलता होगा, जैसे कोई स्ट्राइक मार रहा है तो आपको पहले से पता चल जाता होगा। प्रीमियम ही पता चल जाता है। प्रीमियम पता चल जाता है ना।
जो नॉर्मल CMS है उनमें नहीं पता चलता। और प्रीमियम CMS इंडिया में कितने हैं? 4-5 ही CMS है बस। पूरे भारत में अगर है तो 4-5 CMS है। तो आप अपना जो ला रहे हो प्रीमियम ला रहे हो, नॉर्मल CMS ला रहे हो? नॉर्मल CMS तो मिलता ही नहीं है इंडिया में, बंद हो गया 2011 के बाद। किसी को नहीं मिला, जिसको मिला है नॉर्मल ही मिला है। अच्छा। प्रीमियम तो वो है जो यूट्यूब के रिश्तेदार है उनको ही मिलता है। लेकिन यूट्यूब में अभी भी डेप्थ है अंदर बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में यूट्यूब लोगों ने खराब कर दिया बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा झूठ परोसा जाता है। सैफ अली खान को चक्कू मार दिया, इतनी सी तो बात है। यहाँ तक भी दे रहे यूट्यूब पे, जो चोर है उसका सिस्टम में कैमरा आ रहा है, सैफ अली खान के बेटे की शक्ल रखे ना, कुछ गड़बड़ है, दोनों की शक्ल मिल रही है। मतलब व्यूज आने चाहिए, क्लिक बैट क्लिक बैट कर रहे हैं यहाँ सब बस आने चाहिए, चाहे किसी की अस्मिता लुटती हो, चाहे किसी का कुछ इज्जत खराब होती है, व्यूज आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब पता है बड़े बड़े सिंगर जो है यूट्यूब पे गाने रिलीज नहीं कर रहे, हाँ वो स्पॉटिफाई पे जा रहे हैं, ऑडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उस पे जा रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट होता है। आजकल पता है एक गाना आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो वो गाना तुरंत जितने भी स्टोर है, एप्पल स्टोर, अमेजोन प्राइम, ये स्पॉटिफाई, आईट्यून, बहुत सारे सावन, सब पे चला जाता है। अब रील्स बन रही है गानों पे, तो ये वहीं से आता है गाना। आप रील बना रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल देता इंस्टाग्राम, लेकिन जिसका गाना है उसको जा रहा है। रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके हमने चीज़ों को खराब कर रखा है, इसलिए यूट्यूब भी सख्त होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। आज बहुत पॉलिसी चेंज होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद एक ट्रेंडिंग वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने थंबनेल पे लिख रखा था, कुछ ऐसी गंदे सा शब्द लिख रखा था, बराबर में एक लड़की की फोटो लगी है, एक अनुरुद्धाचार्य जी हमारे महाराज जी हैं वृंदावन के, उनकी फोटो लगी हुई है, और उस पर कोई ज्यादा नहीं, कोई 3-3.5 लाख व्यूज थे, लेकिन वो जो लाइन थी वो बहुत काफी भद्दी थी। मतलब उसको देख के उस पर व्यूज आ रहे हैं। अब लोग वो देख रहे हैं, लोग व्यूज देख रहे हैं, और उसमें कुछ नहीं अंदर महाराज। और एक कमाल की बात और बताऊं, ओशो की फोटो लगा दी, और मैं ओशो का फॉलोवर हूँ, एक लड़की की लगा दी और कुछ गंदा शब्द लिख दिया, मैं उसको खोलूंगा, खोल के मुझे गुस्सा आएगा, मैं कमेंट करूंगा, मैंने तो अपना गुस्सा निकाल लिया, फ्रस्ट्रेशन निकाली है। अब मेरे कमेंट करने की वजह से वो वीडियो मेरे 10 सब्सक्राइबर जो मेरे से जुड़े ना, उनके पास रिकमेंडेड हो गई, सजेशन में चली गई, ब्राउज फीचर में, वो ऐसे ही आती कमेंट करने से। तो हम लोग जो लोग मतलब नेगेटिव कमेंट करते हैं, असल में वो हिट करते हैं। यूट्यूब का काला सच्चाई, कमेंट सेक्शन वाली उठाते हैं, हाँ वो उठाते हैं। और हो सकता है इस पॉडकास्ट में भी लोग कमेंट करें इस पॉडकास्ट को उठाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो अमित भाई, हम आपसे बात करते करते समय को तो पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ जा रहा है। हम बात करते हैं ओशो के बारे में। आप बहुत डाई हार्ड फैन लग रहे हैं ओशो के, तो ओशो से आपकी मुलाकात कब हुई ऑन यूट्यूब? एक्चुअल में थोड़ा सा मैं पीछे बैक से शुरू करता हूँ थोड़ा सा। मेरी फैमिली, गांव की फैमिली आर्य समाज मानती है। हमारी मम्मी शंकर भगवान की भगतनी है। मैं बचपन में जनेऊ धारण करके आर्य समाज में हम यज्ञ किया करते थे, और फिर उसके बाद में फिर हम पूजा करने लगे। मेरे बाबा गुफा वाले गांव में कुल देवता होते ना, तो ग्राम देवता हमारे क्षेत्र देवता बोल सकते, गुफा वाले बाबा। जब भी उनका नाम लेके मैंने कोई भी काम किया है या कुछ भी मांगा है, वो मुझे मिला है। जो मेरे सोशल मीडिया से जुड़े वो सब जानते। तो उसके बाद जैसे मेरी वाइफ आ गई क्षमा, वो माता रानी की बहुत तगड़ी भगतनी है। अब मैं विचलित रहता हूँ धर्म को लेके। मैं जागरण भी करता हूँ, मैं रागनी भी गाता हूँ, मैं निर्गुण भजन भी गाता हूँ। समझ नहीं पा रहा कि मैं हूँ कौन। मैं धर्मी हूँ, विधर्मी हूँ, सनातन धर्मी हूँ, वैदिक धर्मी हूँ, मैं हूँ क्या? मेरे मुस्लिम भी दोस्त हैं, और ऐसे दोस्त हैं वो हिंदू भी नहीं बन सकते इतना अच्छा, क्रिश्चियन भी हैं, हालेलुया, सिख तो बहुत सारे दोस्त हैं। अब मैं टिक नहीं पा रहा एक जगह। अब मैं पाखंड को देखता हूँ तो इतना बड़ा पाखंड है गुरु भाई, पाखंड धर्म के नाम पे दुकान चला रहे सब लोग। बिल्कुल सही बात है। जितना बड़ा मंदिर उतनी बड़ी दुकान, शोरूम है। अब देखो, जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है मैं बताता हूँ, उस बात को बताने में मुझे कोई डर भी नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। सही बात है। अभी कुंभ का मेला चल रहा है। हाँ जी, चल रहा है। और हम लोग सनातन धर्मी है, बिल्कुल हिंदू है, और हर हिंदू चाहता है कि कुंभ में स्नान करे। तो
अगर कोई गुणी लोग वीडियो को देख रहा है तो कमेंट करके मुझे बताओ, अपना नंबर भी छोड़, चर्चा करना मुझे अच्छा लगता है। हम उस त्रिवेणी में स्नान करने जा रहे हैं, कुंभ में, क्या हमें जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए? मेरे हिसाब से एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कपिल मुनि के श्राप से वो सारे भस्म हो गए। सगर का पोता अंशुमान तपस्वी बना गंगा जी को लाने के लिए, उनकी मुक्ति कराने के लिए। ठीक है। अंशुमान से अगली 5 पीढ़ी तक तपस्वी रहे। 5वीं पीढ़ी में भागीरथ आए। तब गंगा को, ये शास्त्रों की बात बता रहा हूँ, गंगा माता को विष्णु भगवान नारायण ने कहा कि देवी पृथ्वी पर जाओ। विष्णु भगवान से गंगा माता ने कहा साहब मैं जाऊंगी तो सब तहस नहस हो जाएगा, मेरी धारा को कोई नहीं रोक पाएगा। तो शंकर भगवान ने गंगा को अपने जटाओं में ले लिया और उसके बाद एक धारा छोड़ी, जो धारा हमें ये शास्त्रों में मैंने पढ़ा है। ठीक है। तो गंगा माता ने सवाल किया कि लोग पापी कलयुग में मेरे अंदर नहाएंगे, मेरे पाप, मैं उनका पाप लेके उनका पाप उठाए डोलूंगी। तो पहली बात तो ये कि पाप वो नहीं धुलता, सारे पाप नहीं धुलते। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से पाप होते हैं। ठीक है। अगर जानबूझ के पाप किए तो वो कभी धुलेगा नहीं, उसका जजमेंट होगा, उसका मिलेगा आपको। सही बात है, बिल्कुल सच है। और अगर अनजाने में पाप हो, मैं अभी जीने से आ रहा, मेरे पैर के नीचे चींटी आ गई, वो अनजाने में, अगर मैंने प्रायश्चित कर लिया वो आधा रह गया मेरे हिसाब से, नहीं किया तो वो पाप धुलते हैं। तो गंगा माता ने कहा कि जी मेरे पाप जो है कौन धोएगा? सही बात। तो शंकर भगवान ने कहा कि मेरे अघोरी 12 साल में कुंभ का मेला आएगा, जहां तीनों बहनों का संगम होगा, वहां अघोरी स्नान करेंगे, उस पाप को अपने पर ले लेंगे, तुम देवी पवित्र हो जाओगे दोबारा। ये कहानी है। अब हम अघोरी है ना, हम तो नहीं है। अघोरी का ऐब नहीं है। सही बात है। अघोरी का ऐब नहीं है। अघोरी को तो देख लिया ना, असली अघोरी तो हमने देखे ही नहीं है। अब देखो, अब गायब हो जाएंगे अब स्नान के बाद। मतलब वो गंगा का भार उतारने के लिए नहाते हैं। जो पहला स्नान होता है ना, अगर कोई आम आदमी चले वे भाला भी मार देंगे, त्रिशूल मार देंगे, उन पर केस भी नहीं बनेगा। बनता होगा, एक अपनी सी बात बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब उस त्रिवेणी में स्नान उनको अघोरियों को करने दो, ताकि गंगा माता फिर हमारे लिए पवित्र हो। हमारे तो हर की पौड़ी पर लगता है जीते जी मरे पास से ब्रज घाट पर जाके फूल चढ़ा देंगे, बात खत्म। यहाँ तक तो शास्त्र समझ में आता है, कहानी में इंटरेस्ट भी आता है, मजा भी आता है। कहानी किसने बनाई किसने नहीं बनाई ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारा देश 700 साल मुगल शासन रहा है, 200 साल अंग्रेजों का शासन। और ये भी आपने किताबों में पढ़ा होगा कि हमारे ग्रंथों को, हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को कितना मुगलों ने खत्म किया है। और हमारा जो अब फिलहाल जो भगवान है, सबका प्रयास मजाक उड़ाया गया है। बैल कोई सवारी है क्या? शंकर भगवान को बैल पे चढ़ा दिया। चूहा कोई सवारी है क्या? ना। ये सबको एक एक वाहन दे दिया। ये एक सोचो, मोटी बुद्धि सोच लो यार। शीतला माता गधे पे बैठी है, अपमान नहीं है क्या? सही बात। लेकिन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम हिंदू है, हम उसी को एक्सेप्ट कर रहे। अब आती है ओशो की बात। मैं क्यों विचलित हूँ? जागरण में जाता हूँ, झांकी में शेरा वाली माता आ रही है, शंकर भगवान आ रहे हैं, कृष्ण राधा वो नाच रहे, हमारे सामने नाच रहे भगवान, और हम उनको खुश हो गए पैसे दे रहे, चढ़ा रहे उनके ऊपर। यार कहाँ सो रहे हो? है औकात भगवान को कुछ देने की किसी की? और भगवान को नचाने की, भगवान को नचाने की। और यहाँ ओशो मुझे अच्छा लगता है। ओशो से सबसे पहली बार मैं इंस्टाग्राम पे मिला, रील्स के माध्यम से, और मेरे हिसाब से रील्स से ही हिट हुए वो। जब तक वो जिंदा थे दुनिया को खूब जगाया, लेकिन इस दुनिया में जिसने जगाया ना, धर्म के नाम पे जिसने कुछ बताना चाहा, लोगों ने उसको मार दिया, मर गया। चाहे महर्षि दयानंद हो, विवेकानंद हो, महात्मा बुद्ध हो, या ओशो हो, कोई भी हो, जो भी जगाने आया ना पाखंड को खत्म करने, लोगों ने उसका मुंह बंद कर दिया। ये दुर्भाग्य रहा है देश का। अभी मैं पेरिस गया था पिछले दिनों, 2 महीने पहले। तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढता मैं पेरिस में एक जगह थी एफिल टावर के पास में, तो मुझे एक होटल मिला जिसके बाहर लिख रहा है इंडियन पाकिस्तान ब्रदर्स फूड।
भारत और पाकिस्तान के दो दोस्त मिलके फ्रांस में लोगों को भारतीय भोजन खिला रहे हैं, हाँ। शुद्ध शाकाहारी भोजन खिला रहे हैं। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? साला पाकिस्तानी है। वो सीमा हैदर आ रही है ना, वो देखना, वो मरेगी, फोड़ेगी, बम फोड़ेगी। अरे कहाँ, पढ़ाई लिखाई करो भाई, आगे बढ़ो, बिजनेस में दिमाग लगाओ, ठीक है ना, कुछ नहीं रखा, भगवान का नाम लो। भगवान कौन है? मैं मानता हूँ ध्रुव भाई, हमारा थोड़ा सा पॉडकास्ट बड़ा हो गया है। भगवान कौन है? ये तो आइडल है। शंकर भगवान में बहुत मानते, शंकर आइडल है, महात्मा बुद्ध लग रहे हैं आपके पीछे। ये तो महापुरुष है, हमें अच्छा रास्ता दिखाने के लिए। भा भूमि, ग गगन, व वायु, आ आग, ना नीर, 5 तत्व है। क्या बात है, क्या बात है, जय हो जय हो जय हो। ये भगवान है। और इनमें से किसी एक को 2 मिनट के लिए बंद कर दो, 2 मिनट छोड़ो, 2 सेकंड के लिए बंद कर दो, देख लो, फिर पता चल जाएगा भगवान कौन है। सही कह रहा हूं। कोविड में अजमेर दरगाह बंद थी ना, वैष्णो देवी मंदिर बंद था ना, बिल्कुल, चर्च बंद थी सारी, अमृतसर जो अपना गुरुद्वारा बंद था, बिल्कुल। 1 साल 2 साल कटा सबका। क्या हो गया? रोको ना इन 5 तत्वों में से एक। आग को रोक दो, पानी को रोक दो, हवा को रोक दो, जमीन आसमान को रोको। इनको तो हम भूल रहे। भगवान का मतलब वो देता है हमें, कभी लेता नहीं। उसे ना प्रसाद चाहिए। ये तो हमारी मानसिकता बन गई है। हम लक मानने लगे, बिल्ली रास्ता काट गई, आज अब कुछ होगा तो इसकी वजह से हुआ। मानसिकता बन गई। भाई आप कलाकार होने के साथ एक स्पिरिचुअल गुरु भी हो आपके अंदर है। मैं यहाँ पॉडकास्ट में बता रहा हूँ आपको। और मुझे मतलब आपकी बात सुन के कुछ ऐसी आपने कुछ नई बातें बताई हैं इस पॉडकास्ट में, लोगों के लिए भी हो सकता है नई हो। भगवान की परिभाषा हो, चाहे वो ओशो से रिलेटेड आपने बात बताई हो, चाहे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि भगवान हमारे सामने नाच रहे हैं और हम उन पर 10-20 रुपए चढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए खराब है। मुझे तो गुस्सा आता है जब मैं देखता हूँ ना, सुदामा की झांकी आप सबने देखी होगी। सुदामा की झांकी में क्या होता है? सुदामा आता है और वो कुछ ड्रामेबाजी सी करता है, आके अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, ये दिखाता है, चरित्र चित्रण बोलते हैं इसको, दिखाता है। उसके बाद फिर अगला गाना आता है सुदामा का, कॉमेडी गाना, लुंगी डांस, सुदामा लुंगी डांस कर रहा है। फिर वो देना है हो तो दे दे सांवरे, मांगता है, सबसे पैसे मांगता है, केला देता है, 100 रुपये मांगता है। सुदामा इतना स्वाभिमानी आदमी था, कृष्ण को तो मेरे हिसाब से गाली देता होगा, नो कालिया ऐसे बोलता हूँ कि दोस्त था उसका, उम्र में भी बड़ा था। तो सुदामा ने इतना स्वाभिमानी था, उसने मुंह से कभी कृष्ण को नहीं कहा कि मैं तेरे पास मदद के लिए आया हूँ। वो तो अपनी बोर मारा, तेरे लिए देख चावल भी लेके आया हूँ, कभी गरीब जान रहा हो। समझ रहे ना? तो इतना स्वाभिमानी, चलते वक्त उसको मन था कि घर बच्चे भूखे, कुछ मांग लो, क्या कुछ मांग लो। वो तो भाई भृगुवंशी, इतना मैं तो सलूट करता हूँ उसका। जब सुदामा का चरित्र पढ़ता हूँ ना यार, मेरा रोंग रोंग खड़ा होता है। ऐसे भी व्यक्ति रहे हैं, इतनी गरीबी में जीवन जिया उन्होंने और स्वाभिमान के साथ। वही सुदामा जागरण में भीख की तरह पैसे मांग रहा है यार। वो कैरेक्टर बनाया गया भाई। कैरेक्टर हम किसने बनाया और कौन हमारी देख रहा है? संस्कृति इसका पाप किसको चढ़ेगा? चलो बताओ। ये हमें तो चढ़ेगा देखने वाले को। सही बात है। जो अब मैं विरोध करने पे आया तो कुछ झांकी वाले बच्चे बोले कि गुरुजी हम अपना पेट पाल रहे हैं, हम आपको कहते हैं आप रागनी में क्या क्या गाते हो, हमने आपको कभी बोला? मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन मैं रागनी में कभी भगवान का तो मजाक नहीं बनाया। आप बना रहे हो, इसको चेंज कर सकते हैं हम। आपका काम है, करो इसको, चेंज करो, कुछ अलग दिखाओ, लोग आपको लाइक करेंगे। दिखाओ ना सुदामा का, ऐसे दिखाओ कि भाई सुदामा ये था, लोगों को पता चले, दोस्त होने के साथ साथ स्वाभिमान क्या था उसका। सही बात है। ये चीज दिखाओगे तो लोगों को नई चीज मिलेगी। दुनिया नई चीज की तो दीवानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक टिकटॉकर है, वो इंस्टाग्राम पे आता है, वो गोबर खा रहा है, पुनीत सुपरस्टार है, गोबर खा रहा है। वो कुछ नया कर रहा है भाई, क्रिएटिव है, वो कर रहा है यार। उसके पास टीम, वो तो लोग तो है ना उसके पास, क्राउड है ना उसके पास, क्रिएटिव है तो यार कुछ भी सही, वो नया कर रहा है यार। लोग उसको बोल रहे हैं गंदा, तू खा ले भाई जो गंदा कह रहा है। कुछ नया करके दिखाओ। सही बात है। बस नया कर दोगे तो सब कुछ दिखेगा, सब कुछ। गोबर मत खाओ। गोबर मत खाओ मेरा, ठीक है, लेकिन कुछ नया और भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है नया। सही बात है। हाँ। तो कुछ नए करने के प्रयास में भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, और आपने वीडियो देखी अमित भाई के, आपने विचार जाने और भाई का स्ट्रगल भी देखा आपने। भाई
ने बताया कि उनके पास मतलब शो में जाने के लिए बस का किराया भी नहीं था, जो उनके दोस्त ने उनको दिए 10 रुपए, 10 के 30 लौटाए भाई ने। इतने स्वाभिमानी है, इतने ईमानदार और भी फिर आगे को धंधा वो रोज हाँ। पूछता था कि भाई अगला प्रोग्राम कब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 100 लेके जाना, आपके बार 300 मिले। हाँ। और भाई कुछ नया भी कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे अपडेट मिलती रहेंगी। अब भाई जो है मूवीज वगैरह में भी आ रहे हैं, मूवीज भी ले रहे हैं, तो उनकी कुछ अपडेट देना चाहोगे आप? सर वो बिजनेस है, कंटेंट हम लोग खरीद रहे हैं, कंटेंट खरीद के हम अलग अलग मल्टीपल गुजराती लैंग्वेज में, साउथ की लैंग्वेज में, साउथ की 4 भाषाएं, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, अलग अलग भाषाओं में उनको डब करा के अभी बच्चों के हमने कार्टून वीडियो का काम शुरू किया है। और अब हम उन कार्टून वीडियो को सिंगापुरी भाषा में, थाईलैंड, इंडोनेशियन, इन भाषाओं में कन्वर्ट करा के वो भी कर रहे हैं यूट्यूब से। तो अच्छा, वहाँ पे लॉन्च कर रहे हो आप? ये कर रहे हैं। बाकी मेरा तो 2-3 ड्रीम है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ आज। मेरा सबसे पहला ड्रीम तो ये है कि मैं मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ, सब कुछ करके, और मैं खुद बच्चों के साथ यूरोप शिफ्ट होना चाहता हूँ, और मैं होऊंगा। मैंने गुफा वाले बाबू से मांग रखा, मैक्सिमम 1-2 साल मेरा टारगेट है। यूरोप में नीदरलैंड, एम्स्टर्डम में आइंडोवन है, मैंने वहाँ पे प्रॉपर्टी देख रखी है, वहीं पे मैं मतलब शिफ्ट होना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि भारत को छोड़ के यहाँ रहूंगा यहीं, लेकिन मैं बिजनेस वहाँ से करना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ और ग्रो करूँ, बहुत लोगों को और भी काम दूँ। दूसरा टारगेट मेरा ये है कि जीवन में मुझे लगता है मेरे बहुत सारे आध्यात्मिक जो गुरु हैं उन्होंने बताया कि तेरे भाग में राजयोग है। या तो मैं बहुत अच्छा नेता बनूंगा या बहुत गंदा नेता बनूंगा। देखो नेता तो नाम ही गंदा हो गया। नाम ही गंदा। अच्छा, अगर ये भी ना हुआ तो जिंदगी का अंत समय एक साधु महाराज बाबा बन गए, डिवोशनल जिंदगी, लास्ट मृत्यु के चाहे 1 महीना हो वो मैं भगवान की शरण में जाके ऐसे देना चाहता हूँ बस। पहले वाला ड्रीम तो मुझे लगता है कि हो सकता है 1-2 साल में आपका पूरा हो ही जाए। मुझे मैसेज डाल दो कि भाई मैं तो शिफ्ट हो लिया, और अगर आप शिफ्ट हो जाए तो भाई हमारा वीजा लगवा देना। अरे यार अभी लगवा देता हूँ, मेरे साथ चलो अभी। और अमित भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये हमने पॉडकास्ट किया, हो सकता है कि हमारी ऑडियंस को बहुत मजा आया हो सुन के। हमने आपको कोई ऐसी बहुत ज्ञानवर्धक बातें नहीं बताई जिनको सुन के आप फॉलो करके वीडियो को सेव करो और बाद में दोबारा सुन के उनको यूज करो अपने व्यापार में। लेकिन हमने वो जर्नी आपको बताई है कि अगर आपने सोच रखा है और ठान रखा है कि हाँ भाई करना है, तो अमित भाई की तरह आप भी कर सकते हो। अमित भाई ने फ्रॉम 0 टू हीरो आपको बताया कि कैसे बना जा सकता है। और हर किसी की लाइफ में अलग स्ट्रगल होते हैं, जरूरी नहीं है जो इनकी लाइफ में स्ट्रगल हो वो आपकी लाइफ में भी आए, या जो इन्होंने करा है सेम कॉपी करके आप भी इनके बराबर सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि वो एक अलग ही राह था, ये अलग ही राह है। आपको आज की जनरेशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। बाकी अमित भाई से बात करके भगवान कसम मजा आ गया, और आपको भी आई होप उतना ही मजा आया होगा। बाकी अगर आपको मजा आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी शिकायत है, कोई भी बात पसंद नहीं आई, कोई भी गाली देना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मैं बिल्कुल मानूंगा। प्रेस करने तो नहीं आओगे, गाली देने आओगे तो कमेंट सेक्शन में दो। ध्रुव भाई मैं कभी कमेंट्स नहीं देखता, लेकिन इस वीडियो का जरूर देखूंगा, सारे कमेंट देखूंगा। मैं भी और ये भी बता रहा हूँ, चाहे 10,000 कमेंट आएंगे ना, तो अगर नंबर होगा तो एक कॉल सबको करूंगा टाइम निकाल के। मुझे पता तो लगे ना लोग सोचते क्या है मेरे बारे में। और बाकी भाई अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। और क्या ही बोलूं, इतने ज्यादा भाई के पास चैनल हैं, अगर ये एक क्लिप्स भी डाल देंगे हर चैनल पे तो बाढ़ आ जाएगी व्यूज की। तो फिर भी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ यूं ही बने रहें। बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चाहे मैं गायक बन जाऊं तो मैं दावा करता हूँ गायक नहीं बन पाए, मुझे कितना पैसा खर्च कर ले। प्रक्रिया जो है आपको तभी मिलेगी जब आपके पास कोई इल्म होगा, कोई डिप्लोमा होगा। सही बात है। अगर जानबूझ के पाप किए तो वो कभी धुलेगा नहीं, उसका रिजल्ट होगा, उसका मिलेगा आपको। एक्चुअल में यूट्यूब लोगों ने खराब कर दिया बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे झूठ परोसा जाता है। और हिंदू चाहता है कि कुंभ में स्नान करे। फिलहाल जो भगवान है सबका प्रयास मजाक उड़ाया गया है। बैल कोई सवारी है क्या? शंकर भगवान को बैल पे चढ़ा दिए। चूहों की सवारी है क्या? शीतला माता गधे पे बैठी है। अब आती है ओशो की बात। यहाँ ओशो मुझे अच्छा लगता है, वही सुदामा जागरण में भीख की तरह पैसे मांग रहा है यार। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक टिकटॉकर है, वो इंस्टाग्राम पे आता है, वो गोबर खा रहा है। आज की डेट में कोटा है म्यूजिक का, 3 आर्मी में है, पुलिस में है, और भी कई नौकरी में।
आप लोग HSSC में गूगल पे सर्च करना तो आपको वहाँ सारा कुछ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। तो आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक व्यक्ति जो अखबार बांटता था, लोगों की दुकानों पे काम करता था और वहाँ से स्ट्रगल करके हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं और हरियाणवी गाने से अपनी पहचान बनाने वाले हमारे साथ हैं मशहूर सिंगर मिस्टर अमित चौधरी। स्वागत है भैया आपका। राम राम भाई। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि भाई आज के टाइम में 250 यूट्यूब चैनल ओन करते हैं, मतलब 250 यूट्यूब चैनल का साम्राज्य बना रखा है और आज के टाइम में बहुत सारा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, लोगों को मौका दे रहे हैं, लोगों को हरियाणवी गाने सिखा रहे हैं, रागनी सिखा रहे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस सिखा रहे हैं और मल्टीपल कंट्रीज में भाई परफॉर्म करते हैं। तो आज उसी जर्नी को हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। बहुत कुछ है जो आप कैमरे पर देखते हो, भैया की सक्सेस को देखते हो कि कैसे आज वो इतने सफल हुए, लेकिन उसके पीछे इनके अप्स एंड डाउन्स कब हुए, कब इनकी लाइफ में ब्रेक आया और कब परिस्थितियों से निकलकर आज उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा किया। तो हम स्वागत करते हैं अंतिल फिल्म प्रोडक्शन के फाउंडर, ओनर एंड सब कुछ उसके अमित चौधरी का। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने देखे, फिर मुझे लगा कि मुझे भी आपसे कुछ चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और व्यक्तिगत जीवन आज की डेट में पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग बताते हैं, तो एक वो हमारे लिए भी एक वो कंटेंट नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो हम हमारी आने वाली पीढ़ी भी देखेगी। सही बात है। और हमने कितना स्ट्रगल किया, यूं ही तो नहीं बनता कोई, ना कलाकार ना बिजनेसमैन, कोई ना कोई कारण होता है। लोग कहते हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, लेकिन मेहनत के साथ और भी बहुत चीजें जरूरी है। मेहनत कहाँ कर रहे हो आप, सही बात, कैसी मेहनत कर रहे हो। बिल्कुल दिमाग से भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया इतनी चालाक है। 1 रुपए की 2 अठन्नी आती है। हाँ। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको प्रलोभन देंगे 3 अठन्नी मिल जाएगी, जो 3 अठन्नी दे रहा आपका 1 रुपया खा जाएगा। सही बात है। तो ईमानदारी के साथ मेहनत करना और कहाँ मेहनत करना, ये देखना बहुत जरूरी होता है। मैंने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत लोगों ने चीट करके मेरे पैसे रख लिए, नहीं दिए, लेकिन भगवान पे विश्वास करके मेहनत करता गया और फिर आज इस मुकाम पे हूँ। जब से मैंने ओशो को सुनना शुरू किया है तब से सोच ही बदल गई है। अब तो सोच ये है बस खुश रहो, खुश रखो सबको। बहुत बढ़िया सोच है। तो भाई हम सबसे पहले तो आपकी थोड़ी सी लाइफ जर्नी को कवर करते हैं कि लोगों को लगता है कि आप बहुत खुशहाल हो, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई होगी और मदर फादर साइड से आप बहुत स्ट्रांग हो, अब तो पैसे वाली फैमिली से रहे होगे। तो थोड़ा बैकग्राउंड बताओ अपना, कैसे क्या रहा। मेरे हिसाब से कलाकार, पहलवान और मोस्टली कामयाब बिजनेसमैन का बैक हमेशा गरीब ही रहा है। अच्छा। गरीब घर में जन्म लेगा लेकिन मरेगा गरीब नहीं। ये बात तो सच है। तो स्टार्टिंग मेरी हुई, मम्मी पापा टीचर थे, सारी पढ़ी लिखी फैमिली, और ब्लड ग्रुप हरियाणा। मेरा जो पैतृक गांव है वो सोनीपत में मुरथल। हाँ, उसके बाद जाके फेमस। हाँ, सुखदेव। के। उसके बाद दादाजी, डैडी मेरा जो बर्थ हुआ वो यूपी में बागपत जिले में सरूरपुर कला गांव में हुआ। तो वहाँ से हमने स्ट्रगल शुरू किया। उसके बाद में कुछ परिस्थितियाँ खराब हुई, जिसकी वजह से मुझे ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैंने RMP किया, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। भाई लगते हुए आप डॉक्टर जैसे। BAMS भी करना था, लेकिन परिस्थितियों ने नहीं करा, क्योंकि भाग में कुछ और था। फिर मैंने पैसे कमाने का जुनून उठाया, मेहनत करूँगा, कितना पैसा कमा सकता हूँ छोटी सी उम्र में। तो मेरे याद है, मैं फर्स्ट टाइम मैंने अखबार बांटने शुरू किए साइकिल पे। मेरे गांव से 12-14 किलोमीटर बड़ौद शहर था, वहाँ से अखबार लेके फिर गांव में। लेकिन मैंने देखा यार अखबार बांट के शुरुआत तो कर दी, लेकिन कुछ और भी करना पड़ेगा। बहुत सारी मेहनत की, दुकानों पे जॉब की शहर में। फिर उसके बाद मैंने कंपनी फैक्ट्री में जॉब की। जब मैं फैक्ट्री में गया जॉब करने के लिए, तो उन्होंने बोले कि भाई तू नाबालिग है अभी, और नाबालिग है तो जॉब तो नहीं देंगे। तो मैंने उनसे पूछा यार मेरे को तो पैसे भी कमाने, काम करने, कोई तरीका बताओ। पानीपत की बात है। तो एक फ्रेंड ने बताया कि ना दाढ़ी मूंछ अगर आ जाए तो नौकरी मिल जाती है। तो मैंने रेजर से जबरदस्ती की। तो वो स्ट्रगल था जो मैं कभी नहीं भुला सकता।
कोई नहीं भूल सकता। और सैलरी थी मेरी 700 रुपये। अच्छा। वो याद है मुझे, पहली बार 700 रुपये देखे थे तो काफ़ी वजन भी था उसमें यार। उसके बाद फिर वहीं से गाने बजाने का शौक शुरू हुआ। नोएडा आ गई फिर। अच्छा। नोएडा के कुलेश्वरा गांव में, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। एक सतीश चंद्र जी थे, रतनवीर भाटी जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। भजनों से मेरी शुरुआत हुई, लेकिन मुझे रागनियाँ पसंद थी। अच्छा। फिर मैंने गुरु बनाए सतपाल दोसा जी, हाँ। वो एक्सपायर हो गए गुरु जी। लेकिन मुझे जो ज्ञान दिया करमपाल शर्मा जी, रामोतार शर्मा जी, ब्रह्मपाल नागर जी, स्वर्गीय राम कुमार शर्मा जी, मैं काफ़ी गुरुओं का चेला रहा। अच्छा। फिर मैंने मेरी टीम बनाई। फिर मैंने देखा यार कुछ और भी तो करना है, यहाँ तक नहीं। फिर मुझे यूट्यूब मिला। यूट्यूब ने मुझे आगे बढ़ाया। इसके बीच में बहुत सारी कहानियाँ कहूँगा तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। किस्मत बदलती है रोज, बहुत सारे मौके आपके टच होके निकलते हैं, बशर्ते आप अच्छे मौके को पकड़ लो। कुछ मौके बर्बाद भी करते हैं गलत संगीतों की तरफ ले जाके। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने अच्छे अच्छे मौके पकड़े और मुझे जो मिला मेरे जैसा मिला। अच्छा, वैसे तो आपको सब लोग जानते ही हैं रागनी की वजह से, आपने इतने सारे स्टेज शो किए हुए हैं जी। थोड़ा सा मैं तो आपके पॉडकास्ट से पहले आपके बारे में छानबीन करते हुए पता चला कि आपकी 2 शादी हुई हैं। हाँ, मेरी 2 शादी हुई है। ये शायद आप अभी तक किसी को पता नहीं है, बिल्कुल चलो आज के बाद बात हो रही है। आज के बाद ये टॉपिक भी खत्म करते हैं, है ना, यहाँ पर जी। तो हम अभी तो हम भाभी को जानते हैं, देखते हैं, वो भी कलाकार हैं और बहुत वायरल हैं आज के टाइम में। हाँ जी। तो हम बात करते हैं आपकी पहली शादी के बारे में, उसका क्या किस्सा है भाई? भाई मैं फनी बता रहा हूँ, किस्सा तो दर्दनाक ही होता है तलाक का। हाँ। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी स्ट्रेस होती है। लेकिन मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो मेरी ताई और मेरी चाची बोला करती थी, आए मेरा बेटा फिर दो बहू आवेगी, है ना। पर दो भाई जी काट दे। वो एक हरियाणवी रागनी में बोल है, सोली, फांसी को सोली बोलते हैं हरियाणवी भाषा, सोली ते भी दुख बोरा राम जिसका 2 लुगाई दे। मतलब लुगाई तो एक ही झेल सके आदमी। सच्ची बात है यार। भाई स्टार्टिंग में 2013 में शादी हुई थी और 1 साल लगभग हमारा शादी चल पाई। तो वो पल ऐसा था, मुझे खुद नहीं पता, एक सपना सा एकदम ऐसे हुआ कि हो गया, तलाक हो गया। अरे कहीं ना कहीं जो मेरी पहली वाइफ थी, उसको तो ये नहीं पता कि मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। हम लोग कैसे प्रोग्राम करते, कहाँ रहते, कहाँ रुकते, कहाँ बैठते। कई बार वो मुझे फ़ोन करती थी रात को, मैं साउंड की आवाज़ में मोबाइल नहीं उठा पाता, तो उसके माइंड फिर नेगेटिविटी, अमित के साथ तो लड़कियाँ रहती है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। फिर वो गुस्सा करके घर में लड़ाइयाँ। फिर अच्छी भी इतनी थी, मैंने उसको बोल दिया, देख नहीं बन रही तो मैं चल डाइवोर्स लेंगे, ज़्यादा कुत्ता खचेड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो उसने भी इस बात में सपोर्ट किया और चार ने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में परमात्मा ने कोई ऐसी मतलब लगा दी, शाही लगा दी, दुएजा बना दिया। फिर उसके बाद सबका बुरा हो गया मैं, सब बोलने लगे यार कैसा आदमी है, तलाक हो गया तेरा, स्ट्रेस हो गया बहुत ज़्यादा। समाज में भी लोग सोचते हैं कि तलाक हो गया, इज्जत खत्म हो गई, जिंदगी खत्म। अब मैं क्या करूं, मैं बिजनेस को बढ़ाऊं, खुद को बढ़ाऊं, क्या करूं, बहुत बर्डन हो जाता है। फिर एक लड़की क्षमा तिवारी मेरे साथ काम करती थी और हमारा अटैचमेंट था स्टार्टिंग तक, जिससे होना होता है ना वो होता ही है, सच्ची बात है। तो अटैचमेंट था। एक बार उसकी शादी के लिए जैसे सगाई होती है ना, सगाई भी हो गई थी उसकी, तो आई थिंक वो इसलिए टूट गई सगाई उसकी कि वो तो अमित चौधरी के साथ रहती है। मुझे पता चला तो फिर मैंने प्रस्ताव किया, उसके मम्मी पापा के पास गया और सब कुछ ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अब 2 बेटे हैं, युवराज और भविष्य। बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ में। और मेरे लिए क्षमा लक्की भी है, बहुत लक्की है, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए मेरी माँ और क्षमा, ये दोनों समझो के शब्द नहीं है मेरे पास में। लक्की भी है और मैं इन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत बढ़िया। और जिस दिन से क्षमा आई है उस दिन से मैं तरक्की पे तरक्की करूँ, इतनी लक्की है।
पता नहीं, कोई किस्मत से शादी की है मैंने। तो भाई बात तो आपने एकदम बढ़िया कही, और आज से शायद 20 साल 30 साल बाद जब आप ये वीडियो दोबारा घुमा के देख रहे होगे, हाँ तो आपको ये बात याद भी आएगी बिल्कुल बिल्कुल कि ये तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो शुरुआत हुई है ग्रोथ की, जी, अभी तो जाना तो बहुत ऊपर तक है। बिल्कुल। और शायद मुझे ऐसा भी लगता है कि आप भी कलाकार हो और भाभी भी कलाकार हैं, हाँ जी। तो ये ग्रोथ उस वजह से ही हो पाई क्योंकि आप खुल के काम कर पाए, पूरी टाइम बाउंडेशन नहीं सर, कलाकार तो मैं, और भी मेरी लाइन में ऐसे हैं जिन्होंने मेरी तरह शादी की है कलाकार लड़की से, लेकिन एक कुदरती एक चमत्कार होता है ना, वो किसी किसी के साथ होता है। अगर मैं मेरी कामयाबी के पीछे बताऊं तो शुरू में तो मेरी माँ बहुत मेहनत की, घर पे रात को 2-2 बजे मेरे साथ 10 से 12 कलाकार आ जाते थे, उनके लिए खाना बनाना, मेरे कपड़े, मतलब वो तो माँ तो सबकी करती है, लेकिन मुझे सपोर्ट, मुझे कामयाब करने के लिए माँ ने बहुत मेहनत की। उसके बाद में शादी हुई, दूसरी शादी जब क्षमा से हुई, तो क्षमा से शादी के बाद में फिर लक ऐसा चला जैसे मतलब बैलगाड़ी बिजली वाली रेल ट्रेन बना दी हो ऐसा, और आज तक चल रहा है। आज तक क्षमा का मैं एक पॉइंट बताऊं, अगर उसने किसी काम के लिए मना किया है और मैंने कर दिया, उसमें नुकसान हुआ है, एस्ट्रोलॉजी है। और मैं कई बार कोशिश करता हूँ इसको गलत साबित करूंगा, ऐसा भी होता है। मैं भी सर आपके साथ इस पॉडकास्ट में बोल ही देता हूँ, सेम मेरी भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है कि मेरी वाइफ है भारती सोलंकी, और उसने मना करा हो कि ध्रुव ये काम मत कर, और मैंने कहा नहीं जी मैं तो करना है। उसके पीछे ना मैंने मतलब करोड़ों रुपए डुबा रखे हैं कि मैं गलत साबित करूंगा, लेकिन आखिरी में लॉस ही हुआ है। सेम यार। अच्छा, लॉस करके भी हमें पता है कि वो सही बोल रही है, लेकिन फिर भी हमारी ईगो ये रहती है कि यार इसका ये जो चल रहा है ना, ये सब ऐसे ही चल रहा है कि भाई अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं करूंगा काम तो मैं भी सही करूंगा। लेकिन हमेशा जब भी क्षमा रोकती है किसी काम के लिए, उसमें लॉस हो जाता है। तो मैं तो कोशिश करूँ, मेरे को कोई काम करना होता है ना, उसको लास्ट मोमेंट पे बता दो, कोई मना ना कर दे और मेरे को करना है तो। अच्छा भाई, एक बहुत ही मैंने आपसे ही सुना कि आप 250 से ज्यादा चैनल ओन करते हो। हाँ, 250 प्लस मेरे पास चैनल है। तो लोग वाग तो एक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इतना 250 चैनल कैसे? हम भी कंटेंट डालते हैं, 2-3 चैनल पे डालते हैं, हम लोग पागल हो जाते हैं। देखो, अगर हम अब यूट्यूब की बात करें, हाँ, अब व्यक्तिगत जीवन से अब कमर्शियल जीवन पे आते हैं, तो एक आदमी एक ही चैनल मैनेज कर सकता है, सच्चाई है ये, सच्चाई है। लेकिन उससे ज्यादा करने के लिए उसको टीम चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और टीम हायर करने के लिए पैसे चाहिए, पैसा बनेगा आपके काम से। अब जीरो इन्वेस्टमेंट से जो बंदा पैसे कमा रहा है, एम्पायर बना रहा है, उसको सल्यूट करता हूँ। बिल्कुल, पैसा लगा के तो कोई भी कर ले यार, सही बात है। बाप होती संपत्ति खर्च करके तो कोई भी ले ले, खुद की कमाई से साइकिल ले रहा है ना, उसको सल्यूट है। वो कैसे होगा? आपके नेचर से होगा। आप टीम को जोड़ते हो, सैलरी 1 महीने बाद देनी है, वो 1 महीने आपकी जेब खाली है, उस बंदे से काम कराना है 10 रुपए का, तब उसको 2 देने हैं, 8 अपने को भी कमाने। तो टीम बनाने के लिए आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं, उनको हार्टली, मतलब उनको समझो, पहले उनको अपना बना लो, फिर वो खूब पैसे कमाएंगे आपके लिए। तो अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं? अब आप सोच लो कि 250 चैनल है, तो लगभग इतने तो होने चाहिए। मेरा एक ऑफिस मुंबई में है, एक बेंगलोर में है, अच्छा, एक भिवाड़ी में है, और एक नीमराना में है। क्या बात है। तो लोग काम कर रहे हैं, मुझे खुद को नहीं पता। अब तो मैं ज़्यादातर कोशिश ये रखता हूँ कि जो भी बंदा मेरे पास काम करे ना, वो नौकर बनकर ना ओनर बन के काम करे। अच्छा, परसेंटेज कर देता हूँ। पुष्पा मूवी देखी आपने? वो बोलते 4%, 5% एक डायलॉग आता है ना, वो वाली बात है। परसेंटेज पे काम कराओ, बंदा खुश होके काम करेगा। मतलब अपने एम्प्लॉइज को बिल्कुल परिवार मानते हो? परिवार, बिल्कुल परिवार। उनका दुख मेरा दुख है, और उनकी खुशी उनकी है। तब तो इतनी बड़ी टीम चल रही है। हाँ, सभी चलते सर। तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि सर 250 चैनल हैं, ये तो एक बहुत बड़ा नंबर आपने बता दिया जी, और इससे आपका टर्नओवर कितना निकल आता है? और कोई वैसी बात मत बताना कि थार खरीद लूंगा 2 महीने में, 4 बोलेरो आ जाएंगी, 3 मर्सिडीज आ जाएंगी। सीधी बात है, क्योंकि लोग ना इस बात पे बिल्कुल कनेक्ट करना चाहते हैं। 250 चैनल से अमित भाई कमाते कितना है? एक लाइन में पहले मैं बता दूं, आज से 17-18 साल पहले मेरे पास बस का किराया नहीं था प्रोग्राम में जाने के लिए। सुन लेना आप ये लाइन। अगर वो भाई सुन भी रहा है तो देख रहा है, तो कुलेसरा गांव में सचिन था एक लड़का,
उसकी शॉप पे मैं गया और मैंने बोला भाई तू 10 रुपये मुझे दे दे, मेरा प्रोग्राम है शाम को, मेरे पास पैसे नहीं। तो वो बोला भाई 20 लूँगा कल को। मैं बोला 30 दूंगा। मैं वो लेके गया, मुझे 100 रुपये मिले, मैंने उसको 30 ला के दिए वापस। तो रोजाना पूछता था भाई कब जाएगा अगली बार प्रोग्राम। तो टर्नओवर यहाँ से शुरू होता है असली। तो फिर उसके बाद बसों में लटक के जाते थे, प्रोग्राम करते थे, लोगों से मिले, मिलने के बाद में टीम बनी, टीम बनने के बाद में काम मिला, आइडियाज मिले, आइडल मिले, आगे बढ़े। तो 250 चैनल मैं जैसे ऑन कर रहा हूँ तो लगभग मेरा नॉर्मल ये है कि $1.5 लाख तो नॉर्मल है। $1.5 लाख? हाँ, मतलब इतना तो, जब इतना खर्चे भी होते ना बहुत सारे, तो इतना नहीं करूँगा तो फिर अपना टीम चलेगी। तो $1.5 से $2 लाख आ रहे हैं, तो रुपीस में बात करें वही कोई 1.5 करोड़ के आसपास हर महीने। यार आयकर विभाग वाले ना ले जाए। तो हालांकि मैं पूरा टैक्स भरता हूँ, एक नंबर का आदमी हूँ, कभी टैक्स की चोरी नहीं करता, जीएसटी भरता हूँ, पूरा TDS लेता हूँ। हाँ, इसलिए मुझे बोलने में अच्छा लग रहा है, लेकिन बोल मैं इसलिए रहा हूँ ताकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो भी मुझे देख के सीखे, और अगर मैं उनकी मदद कर सकता हूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो 1.5 से 2 करोड़ तो आपको यूट्यूब ही दे देता हर महीने। इसके अलावा फेसबुक से भी रेवेन्यू आता होगा? फेसबुक है, इसके अलावा शोज वगैरह है, रिकॉर्डिंग है, बाकी भाईचारा मस्त है। तो शोज जैसे आप अभी डोमेस्टिक भी कर रहे हो, इंटरनेशनल भी जा रहे हो? दोनों ही कर रहा हूँ। मैंने इंटरनेशनल अभी तक 4 शो किए हैं। अच्छा। रशिया में किया, मॉस्को, उसके बाद मैंने नेपाल तो अपने जैसे देश हो जाता है, श्रीलंका में किया है, दुबई में किया है। अच्छा। अब नेक्स्ट तो मोरक्को में है, मोरक्को में। और वैसे इंडिया की बात करें तो अभी 9 फरवरी का गोवा में है, और ये चलता हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में चलते रहते शो। ये तो अब कम कर दिए कोविड के बाद। कोविड से पहले हम लोग इतनी मेहनत करते थे, 30 डेज 45 प्रोग्राम। क्या बात कर रहे हैं? और अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह, मतलब एक जगह रुक ही नहीं रहे हो आप? ना, रुका तो हुई नहीं। मैं घुमक्कड़ भी बहुत हूँ, घर वाले सब बोलते तो आराम क्यों नहीं करता। मैंने कहा जिस दिन मैं आराम करूँगा ना टिक जाऊँगा, मुझे घूमने दो, घूमूंगा तो कुछ करूँगा। क्या बात है। तो जब इस एज में, अभी एज क्या हो रही है आपकी? मेरी एज, मेरे 70 स्टूडेंट है, सब गुरुजी बोलते, तो मुझे लगने लगा कि मैं बुढ़ा तो नहीं हो गया। अच्छा गाइस, आपको क्या लगता है कि मेरी कितनी एज है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं सबके देखूंगा, जिसने सही बताया मैं पर्सनल बात करूंगा आपसे। और भाई कमेंट सेक्शन में अपना नंबर भी डाल देना साथ में, एज के साथ में, ताकि भाई कांटेक्ट कर सके आपसे। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, यूट्यूब जो शिल्ड देते हैं, यूट्यूब अवार्ड, सिल्वर बटन, प्ले बटन, उसके तो उसको एक नियॉन है, उन्होंने भी नियॉन न्यूज़ में उसमें डाला था। तो मैंने उसमें बोला था जो मेरा खास दोस्त होगा, बनेगा, फैन बनेगा, उसको मैं एक प्ले बटन दूंगा गिफ्ट में। तो जो सही बताए उसको प्ले बटन दूंगा फिर मैं। अच्छा। जिसने सही एज गैस कर ली, मतलब एक प्ले बटन उसका ही है? उसका है। मैं भी कमेंट सेक्शन में आ रहा हूँ भाई, एक प्ले बटन था, हमें भी चाहिए। आपको तो वैसे गिफ्ट कर दूं। भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जितने प्ले बटन आपने अब तक देखे होंगे भाई के, उतनी तो वॉल पे लगे रहते हैं, चाहे वो सिल्वर प्ले बटन हो, गोल्ड प्ले बटन हो, डायमंड प्ले बटन हो। मैं खुद देख के हैरान हो गया, इतने सारे प्ले बटन। हम तो एक देखने के लिए तरस रहे हैं, भाई ने 250, 300 लगा रखे हैं वॉलों पे अपने। नहीं, वो एक मेहनत का फल है। हाँ। और उसको देख के लगता है हाँ यार कुछ तो किया है। आप लोगों को लगता होगा कि ऊंचाई पे पहुंचने के लिए कुछ बहुत बड़ा फॉर्मूला लगेगा। भाई फॉर्मूला कुछ नहीं है, मेहनत है, और सही जगह पे मेहनत, सही समय पे मेहनत, और सही लोगों के साथ भी। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं होगा, हाँ, लेकिन एक दिन जरूर होगा। सही बात है, बिल्कुल भाई, आपने मान के चलो थोड़ा मोटिवेशनल पॉडकास्ट भी कर दिया। हाँ, और नंबर उसी का आएगा जो लाइन में खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बैठ गया थक के वो पीछे चला जाएगा, इसलिए लाइन में खड़े रहो, अंत तक खड़े रहो, जब तक दम में खड़े रहो। नंबर सबका आता है, एक नंबर तो परमात्मा सबको देता है, एक मौका सबको देता है। नफस नफस में कमाल है, जर्रे जर्रे में कमाल है, बुलंदी पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदी पे ठहरना कमाल। वाह वाह, कमाल वो है कि आप कब तक ठहरते हो। क्या बात है, क्या बात। हर कोई जाएगा बुलंदी पे, लेकिन आप ठहरते कितनी देर है, वो कलाकारी है। वैसे मैंने शुरुआत, जब ये पॉडकास्ट प्लान किया था, हमारी बात हुई थी, तो मैंने सोचा था कि भाई से हरियाणवी में कुछ सुनेंगे पॉडकास्ट में। ठीक है, जरूर, क्यों नहीं, अगर आपकी परमिशन हो। हाँ, ठीक है ना। एक मेरी रागनी बड़ी वायरल है। हाँ। वो पुराने जमाने को लेके, ना पहले वाली हवा रही, ना
पहले वाला पानी, होगी खत्म कहानी, न मिलती कोई भी चीज पुरानी, न मिलती कोई भी चीज पुरानी। जो पिछले जमाने की बात है, लगभग मेरी 15-16 मिनट की रागनी है, लोग बड़े चाव से सुनते और जबरदस्ती हर प्रोग्राम में सुनते। अच्छा। हाँ, नहीं है, बात भी तो सच है। तो जो चीज़ें मैं स्टेज पे भी ज़्यादातर हरियाणवी किस्से कहानियाँ हैं वो पेश करता हूँ, और हंसी मजाक भी एक दायरे के अंदर है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि अश्लीलता भद्रता ना हो। लेकिन आज का समाज ऐसा हो गया, वही लोग तो भजन सुनते, वही लोग पोर्न वीडियो भी देखते। हाँ बिल्कुल सत्य है, सच्चाई है। सच्चाई है। बस मानसिकता किसकी कैसी है वो उसको है। मैं हूँ, मेरे घर में अगर एक कमरा मेरी माँ का है, एक कमरा मेरी पत्नी का है, एक बहन का है, तो मैं जा रहा हूँ किस कमरे में? बहन वाले कमरे में तो भाई की फीलिंग लेके जा रहा हूँ, माँ व बेटे की फीलिंग लेके जा रहा हूँ, पत्नी में पति की फीलिंग। ये समाज है। अब जैसे बहुत से लोग शिकायत करते हैं यार हरियाणवी प्रोग्राम में डांसर्स आ गई है, हालांकि लगभग मेरी इस लाइन की पॉपुलर डांसर 15 से 20 लड़की मेरी स्टूडेंट है। सपना चौधरी आज बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। सपना चौधरी मेरे याद है फर्स्ट प्रोग्राम में जब आई थी, दिल्ली में सभापुर गांव पड़ता है, तो वहाँ पे प्रोग्राम था हमारा, तो मम्मी के साथ वो ऑटो में आई थी बैठ के, पहले प्रोग्राम में सफेद सा लहंगा पहन रखा था। एक मेरा फ्रेंड है विकास कुमार, जिसने वो गाना गाया हट जाता ऊपर, सबसे पहले उसने मिलवाया था। तो उस लड़की का हमने इतना स्ट्रगल देखा, लोगों ने उसको खूब गालियां दी, खूब लोगों ने गंदा बोला। एक दिन मैंने सपना को बोला, सपना तू इनके खिलाफ केस कर दे। सपना बोली कि अमित जी सर ये जो लोग हैं ना, यही एक दिन मेरी तरक्की का कारण बनेंगे। तो मुझे आज उसकी बात याद आती है, तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया भोका यार रेलगाड़ी चले दुनिया का तो भाई देगी, और जितनी गाड़ी देगी ना उतने आप पॉपुलर होंगे। सही बात है, सही कह रहे हो आप। गाली के बारे में सोचेंगे हम कि गाली दे रहे हैं लोग, हमें टीज कर रहे हैं, लोग प्रेज भी करते हैं। वही जो गाली दे रहे हैं ना, असली जरूरत वही है, उन्हीं की जरूरत है यार। वो पूरा सुनने हमें, वो पूरा सुन रहे। हाँ। मैं देखता हूँ मेरे सारे रिश्तेदार रिलेटिव जो मतलब मेरे दोस्त है या जिनको मैं जानता हूँ, मेरी अच्छी वीडियो पे कभी कमेंट नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो। उनको लगता है अगर मैं अमित की कोई वीडियो लाइक कर दी ना तो अमित करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा। मैं छोटी सी गलती कर दूं किसी वीडियो में, कुछ बोल दो ना, वो सारे आ जाएंगे समाज लेके वहां, ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो समाज एक ऐसा अंग है इस प्रकृति का। ध्रुव भाई, पूरे सुंदर शरीर को देख के ना मक्खी वहां बैठेगी जहाँ चोट लगी हुई है। सही कह रहे हो आप। पूरा शरीर कोई नहीं देखता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, जैसे मान के चलो 10,000 लोगों का क्राउड है, ठीक है, और 10,000 लोगों के क्राउड में 9,999 लोग ताली बजा रहे, वाह अमित चौधरी, वाह शर्मा, ऐसे कर रहे। अब उनमें से एक कह दे ना भाई ना, कौन है रे, बैठ जा। फिर 9,999 अच्छे, वो एक पे ध्यान जाता है, बार बार उसी पे जाता है। तो मेरा मानना है कि इन लोगों को नजरअंदाज कर दे तो ही आगे बढ़ा जा सकता है। सही बात है। अगर इनको देखोगे ना तो आप कर ही नहीं पाओगे, फिर बाद में 9,999 कहेंगे ना यार मजा नहीं आ रहा। भाई क्राउड में ऐसा भी करते हैं लोग, बॉटल फेंक के फेंक देंगे। हाँ, लेकिन हमारा कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक प्रोग्राम होते हैं। मेरे प्रोग्राम में दादा और पोती एक साथ बैठ के खूब एंजॉय करते हैं। अच्छा। लेडीज सुनती है, रागनियाँ, जहाँ रागनियाँ एक टाइम ऐसा हो गया था, रागनी के नाम पे लोग महिलाएं नहीं आती थी, आज आ रही महिलाएं, खूब एंजॉय करी, डांस भी हो रहा है। लेकिन एक दायरा है हर चीज का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सी लोग कहते हैं ना अमित चौधरी की टीम में तो लड़कियां बहुत सारी रहती है, लड़कियों की गौशाला खोल रहा है, ये लड़कियों को गवाता है। भाई लड़की भी एक कलाकार है, समाज का अंग है। घर में लड़की ना हो तो घर की देली भी सुनी सुनी लगे है। ये तो एक मतलब शोभा है हमारी। अब मंच पे लड़की है, सही बात है, वो बात अलग है, उसका स्वभाव कैसा है, लेकिन हम तो उसको एक आर्टिस्ट बना के ले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो स्वभाव अच्छा है, उसके अच्छे दोस्त है, बुरे दोस्तों से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे मंच पे हमारे साथ है तो हमारी बाण बेटी की तरह बैठो भाई, बढ़िया प्रोग्राम करो। और मैं कभी भी देखना किसी भी वीडियो में मैं सबसे अलग, शम्मा के पास भी नहीं बैठता हूँ, एक चेयर ले लेता हूँ अपनी, अलग बैठता हूँ। तो एक अलग उस चीज से लोगों में मैसेज भी जाता है
चरित्र का। और सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़े डॉलर, सबसे बड़े यूरो, फ्रैंक सब चरित्र है। सही बात है। अगर चरित्र आपका ठीक है सब कुछ ठीक है। भाई मैं तो ये मानता हूँ कि आज के टाइम में जैसे हम तो क्या बड़े बड़े लॉयर्स के साथ और डेमोक्रेटिक्स के साथ मैंने पॉडकास्ट किए, इंटरव्यूज किए, उनके जा जाके शूट करे हैं। भ्रष्टाचार हर जगह है, बस एक कलाकार ये जो भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहा। मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि हर आदमी, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, या किसी भी बिजनेस में, कोई जीएसटी चोरी कर रहा है, कोई टैक्स की चोरी कर रहा है, एक कलाकार ही ऐसा सीधा इंसान है जो सिर्फ अपनी कला पे फोकस कर रहा है। उसे ना टैक्स चोरी की टेंशन है, ना भ्रष्टाचार में लिप्त है, ना किसी का कुछ गलत करने की सोच रहा है। वो सोच रहा है बस मैं अपनी कला को बढ़ाए जाऊं। एक्चुअल में लोक कलाकार तो टैक्स के पता नहीं दायरे में आता नहीं था, आता तो होगा लेकिन टैक्स भरता नहीं लोक कलाकार। हायर पे सोनू निगम भरते होंगे, सोनू निगम तो भरते हैं ना, हनी सिंह भरते होंगे टैक्स, बड़े बड़े कलाकार भरते होंगे। लेकिन जो लोक कलाकार है, लोक कलाकार मीन्स जो रागनी गाते हैं, जो गाँव में देहात में प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उन पे पैसे बहुत आते हैं। कभी कभी हमारे प्रोग्रामों में यार 2-2, 4-5 लाख रुपए ऐसे आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं। हाँ, तो मैं सोचता हूँ एक दिन गाज तो गिरेगी, अभी नजर नहीं गई है मोदी जी के। एक दिन होगा तो जरूर कुछ। सही बात है, सही बात है। इन महिलाओं पे बहुत पैसे आते हैं, डांस पे बहुत पैसे आते हैं। हालांकि हम गांव में मेरे जो प्रोग्राम होते हैं वो ऐसे होते हैं, हरियाणा राजस्थान में, दक्षिण हरियाणा में ज्यादा होते हैं। हर गांव में एक बाबा है, उस बाबा का मेला लगता है, मेले में कुश्ती, कबड्डी, रागनी, तो 4-5 गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, उनमें फिर हम रागनी गाते हैं, किस्से सुनाते हैं, राजा हरिश्चंद्र के, ब्रह्मोरध्वज के, पिंगला भर्तरी के। लोग बहुत एंजॉय करते हैं, ऐसे ऐसा फील होता है जैसे मतलब मूवी देखते हैं ना, ऐसे बहुत तरह बैठे रहते। और सर इतनी गर्मी में हमारे लिए तो कूलर पंखे भी लग जाते हैं गर्मी में, वो बिचकुच होके बैठे रहते हैं। तब मैं बोलता हूँ यार जनता जनार्दन है, भगवान है यार, थैंक यू, ये बोलता हूँ। वो लोग सुन रहे हैं हमें यार, कितना बड़ा, कितनी बड़ी बात है। इतने परेशान होके दूर दूर से पैदल आके सुन रहे हैं। मेरे हिसाब से जो ये लोकलाइज्ड म्यूजिक है, जैसे अब आप बता रहे हो कि आप रागनी गाते हो गाँव वगैरह में, ये अभी भी साफ है, सुथरा है। आप देख रहे हो आज के टाइम में कि रैप सॉन्ग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, रैपर आते चले जा रहे हैं, लेकिन इनकी ना एक डार्क वर्ल्ड भी है। जैसे हनी सिंह अभी अपना कमबैक किया, हनी सिंह ने, लोग कह रहे हैं हनी सिंह का कमबैक नहीं हो रहा, हनी सिंह ने कमबैक मेरे हिसाब से तो कर ही लिया, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई रैपरों की दुनिया में बहुत ज्यादा डार्क है, बहुत ज्यादा नशे में जल्दी आते हैं, तो ये सब करने लगते हैं। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक ना तो नशा आएगा, ना कोई कुरीतियाँ आएगी, ना दिमाग खराब होगा। पैसा आया, उल्लू की सवारी आई, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। बिल्कुल सत्य है। अब गुड़गांव की मैं बात करूं, गुड़गांव में जो घाटा, ओलाबास, गुजरों के गांव है, यादव गांव, वजीराबाद, इन गांव में उस टाइम मेरे याद है 7 करोड़ का इनका एक केला बिका था। अच्छा। और उस टाइम उनके पास तब पैसा आया जब ये चटनी से रोटी खाते थे, झुंड थे, मतलब खेत में कुछ नहीं, तो उनका पैसा मिला गुड़गांव। अच्छा। और वो मिलने के बाद में जब उनको चढ़ा पैसे का शौक, तो वे रोजाना प्रोग्राम कराते थे रागनी का, आज उस गाँव में, उस गाँव में। और हमारी बुकिंग अगर 10,000 रुपए की बुकिंग है ना, तो हम 2 लाख रुपए में घर लेके आते थे। इतना पैसा उड़ाते थे वो लोग। फिर धीरे धीरे वो क्लबों में जाने लगे, गाड़ियां ले ली, पिस्टल ले ली, चैन ले ली, फिर वो क्राइम में उतर गए। संभवतः यही कहानी हुई है ज्यादातर। उसके बाद उन्होंने गलत काम किए तो फिर कोई ना कोई कोर्ट मुकदमा लगा होगा, वो पैसा सीमित हो गया, खत्म हो गया, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया होगा। अब मेरे पास मेरा दोस्त है टेकचंद, उसने इतनी बढ़िया कोठी बनाई थी उस टाइम, और मैं भी उससे मिला कुछ दिन पहले। उसकी कोठी पे उसके पास पुताई करवाने के पैसे नहीं, पेंट कराने के पैसे नहीं। अरे बाप रे, क्या जिंदगी खराब है। देख कितनी बड़ी कोठी, बेचे तो आज भी कई करोड़ की है, जमीन बहुत महंगी, लेकिन पैसे तो आएंगे जब आप डेली वर्क करोगे, कुछ करोगे, वो तो कैश तभी आना, बेच बेच के क्या काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो लोगों ने पैसे जब आ जाते हैं तब होते हैं। और ऐसा नहीं है कि नशा तो गाँव में बहुत ज्यादा आज के डेट में हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग तो लोगों को संदेश देते हैं मत नशा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब कोई मुझसे पूछे, मैं अभी कल ही पूछ रहा था, अमित भाई आप भी ड्रिंक वगैरह कर लेते, तो मैं बोलता हूँ मैं ओकेशनली करता हूँ, मैं कहीं अच्छी मीटिंग में हूँ, कहीं बाहर हूँ, मैं करता हूँ। अगर मैं 2 पैक लेने के बाद में अपने बिजनेस की ग्रोथ करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, अच्छा करता हूँ, तो वो अच्छा है। सही बात है।
अगर मैं पी के नाली में पड़ा तो वो गलत है। मैंने कभी आज तक कोई नशा करके मंच पे मैं नहीं जाता हूँ। अच्छा। जब तक मेरे साथ महिला कलाकार है, ये मेरे गुरुजी करमपाल शर्मा जी ने मुझसे प्रॉमिस दिया मैंने को, कोई भी नशा करके मंच पे नहीं जाना, वो सरस्वती का मंच, उस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ। और पार्टी करो, एंजॉय करो, फैमिली के साथ करो, फैमिली से बाहर दोस्तों के साथ करो, वो एक अलग पार्ट है। बिल्कुल। उसमें अगर कोई मुझे आके बोले ना भाई तू तो महासजी आदमी है तो गलत बात है, तो वो गलत भाई मेरा जीवन है, उसको मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। नहीं बिल्कुल ओशो वाली बात है। ओशो के टॉपिक पे भी आएंगे आप। जैसे मुझे पता ही चला कि आप ओशो को इतना ज़्यादा सुनते हैं और मानते हैं जी। तो अमित भाई, जैसे आप बता रहे हो कि आपके स्टूडेंट्स कब भी हैं, तो आपका एक स्टूडेंट मैंने सुना है कि इंडियन नेवी में लग गया बहुत। हाँ, आशीष यादव हरीमिर्च इंडियन नेवी में वो म्यूजिक कोटे से लगा है। अच्छा। और भी कई सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो पुलिस में लगे हैं। और सर मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो सारा ऑफिसर लेवल का है, डीजीपी, आईजी, मतलब एसपी, पुलिस विभाग में हरियाणा में। इतना अच्छा मैंने अपने आप का एक सर्कल क्रिएट किया है कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मुझे आईएएस आईपीएस दोस्त मिलते हैं, वो मेरी बैठ के ऐसे राग नहीं सुनते और मुझे इतना लाइक करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैंने एक सर्कल एक अच्छा जनरेट किया। अच्छा, मुझे इस वीडियो के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुंचाना था। लोग अभी तक सोचते थे कि स्पोर्ट्स कोटा ही होता है या फिर आप ओबीसी, एससी, एसटी इन कोटों से गवर्नमेंट जॉब से जा सकते हो। एक म्यूजिकल कोटा भी होता है और वो शायद आप लोगों को डिप्लोमा भी देते हैं। नीमराना राजस्थान में मेरी अंतिल म्यूजिक एकेडमी है, वहाँ से मैं डिप्लोमा देता हूँ। विशारद कराते हैं, प्रभाकर कराते हैं। और आज के डेट में म्यूजिक की इतनी वैल्यू हो गई है क्योंकि म्यूजिक से जुड़े लोग अल्पसंख्यक है। बिल्कुल सत्य है। हर कोई गायक नहीं बन सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चाहे मैं गायक बन जाऊं तो मैं दावा करता हूँ गायक नहीं बन पाएंगे, चाहे कितना ही पैसा खर्च कर ले। गॉड गिफ्ट बिल्कुल जरूरी होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। पैसे से कोई कलाकार नहीं बन सकता, गॉड गिफ्ट होता है, उसको तराशा जा सकता है। फिर अच्छा पैसा लगा के अच्छे स्कूल में कोचिंग लेके फिर उसके बाद आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं। सही है। तो आज की डेट में कोटा है म्यूजिक का, तीनों आर्मी में है, पुलिस में है और भी कई नौकरी में है। आप लोग HSSC में गूगल पे सर्च करना तो आपको वहाँ सारा कुछ मिलेगा। हाँ, लोगों को डाउट्स रहता है ना, काफी सारे जो बच्चे नए इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको ऐसा लगता है, उनके माँ बाप ही रोकते हैं कि अरे क्या करेगा इसमें, क्या तेरी सरकारी जॉब नहीं लगेगी। गांव वगैरह लोगों में, अभी भी रूरल में उनको यही रहता है कि भाई 12th पास कर ले, दौड़ मार दे और सरकारी में लग जा, कहीं आर्मी में, पुलिस में, विभाग में। तो बच्चे जो उनके अंदर कला होती है उसको छोड़ के वो अपने माँ बाप के सपने पूरे करने पे लग जाते हैं। और सबकी सोच ऐसी बन गई है कि आर्मी में लगेंगे, पुलिस में लगेंगे। नौकरियां तो और भी बहुत है यार, आप मंत्रालय में लगिए, आप IAS बनिए, और भी बहुत सारी नौकरी है। वो 1% लोग, और वो नौकरियां जो है आपको तभी मिलेगी जब आपके पास कोई इल्म होगा, कोई डिप्लोमा होगा। सही बात है। तो मेरे हिसाब से पढ़ाई के साथ साथ एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए किसी भी चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी आदमी कामयाब हो सकता है, केवल पढ़ाई से भी कामयाब नहीं। म्यूजिकल कोटे से भी आपने जॉब लगवाई है, ये बात मुझे आज पॉडकास्ट में पहली बार पता चली जी। मतलब मैं इतनी सारी पढ़ने के बाद, चीजें समझने के बाद, मास कॉम में समझने के बाद भी मुझे अभी तक ये नॉलेज नहीं थी। थैंक यू सो मच अमित भाई, आपने ही बताया। तो हम बात कर रहे थे, हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। आपकी ये जो YouTube वाली जो जर्नी आपने बताया, 250 चैनल आपने क्रिएट कर दिए, इतना लंबा चौड़ा हमारा टर्नओवर आता है, कंपनी चल रही है। आप मेरे हिसाब से मैं ये कहूँ कि हजारों लोगों के पेट पाल रहे हैं। क्योंकि 250 चैनल चलाने के लिए 250 लोग नहीं, ज्यादा ही लोग लग रहे होंगे। मैं तो हजारों बिल्कुल हजारों में टीम है, बिल्कुल। तो हजारों लोगों का घर चल रहा है आपकी वजह से। तो इसकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, आपको आइडिया कहाँ से आया? सर आइडिया आया, मेरा एक दोस्त है, बहरोड पड़ता है राजस्थान में, उसने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया मोबाइल लाइफ का, जब जियो की सिम आई थी। अच्छा। मैंने उस मोबाइल में चैनल बनाया था ना, अंतिल फिल्म्स। अच्छा। और मैं मेरे प्रोग्राम मोबाइल से शूट करके डाल दिया करता था। तो उस टाइम सब कंपनियां जो थी यहाँ पे सब ऐसे कैमरे लगा के शूट करके ऐसे डालती थी। ठीक है। तो सोनोटेक कंपनी मैं एज ए जॉब में वहाँ पे काम करता था। बड़े बड़े सिंगर वहाँ पे, लखबीर सिंह लखा जी, नरेंद्र चंचल जी, बड़े जो सिंगर है वो गाते थे। तो उनको कोरस पीछे बैक सिंगिंग की जरूरत पड़ती थी, कोरस की। तो मैं कोरस बोला करता था, तो वो मुझे 200 400 500 रुपये दे दिया करते थे। तो उनका बेटा है दिनेश रलहन, एक दीपक कामरा करते थे, उन्हीं के रिलेटिव है। हम लोग छोटे छोटे थे।
तो जैसे बैठ जाते थे, वे बातें करते थे, तो मुझे कुछ उनकी बातें इंटरेस्ट लगने लगी जब उन्होंने बताया कि भाई जितने भी कंपनी, सारी कंपनी खरीद लो, ठीक है, जितने पैसे मिलती है। सोनोटेक वालों ने सोनोटेक वालों ने सारी कंपनी खरीदी, लोकल में जितनी छोटी छोटी कंपनी थी, कैसेट कंपनी, हाँ, रिकॉर्डिंग कंपनी, हाँ, कोई भी हो, सब मेरे अंडर आ जाओ। बहुत बड़ी कंपनी चंदा कैसेट्स, सुना है नाम। तो वो भी खरीद ली। तो हम लोग देहात में जो कंपनी वाले या डीलर थे वो सब सोचते सोनोटेक वाले पागल हो गए। अरे यार जो बिक लिए चल लिए वे सीढ़ियाँ कौन खरीदेगा बाद में, कंपनी ले रहे पैसा खराब कर रहे हैं, कोई कह रहा है ब्लैक का व्हाइट कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं ना, जितने सो जितने मुँह उतनी बात। तो एक दिन मैं दिनेश के पास बैठा था, वो सारे चर्चा करते और उन्होंने एक बात बोली कि आने वाले टाइम में सब बंद हो जाएगा, सीडी वीडी दुकानों पे जाके बेचना, लोग अपने मोबाइल में देखा करेंगे, सब डिजिटल हो जाएगा, सब डिजिटल हो जाएगा। तो मैं दिमाग लगा, हाँ यार अगर डिजिटल होगा तो फिर तो 20 साल पुराने गाने भी नहीं हो जाएंगे, वो सब देखेंगे। वही हुआ। उन्होंने फिर डिजिटल का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया, उनके पास 4-5 CMS है, और अभी मैं उनके अंडर उनके CMS में काम भी कर रहा हूँ, और बहुत प्यार मानते हैं हंसराज अंकल, बहुत सीखा मैं वहीं से हूँ, ये यूट्यूब का जो सारा कुछ है। फिर उसके बाद मैंने चैनल बनाया मोबाइल से, उसके बाद फिर व्यूज़ आने लगे बहुत सारे। तो एक टाइम था जब मैं एडसेंस पे चैनल चलाता था, मेरा डेली का 70-80 हज़ार लाख रुपए आता था इंडियन करेंसी में, जैसे सेटिंग में जाके कर लेते हैं यूट्यूब से। मैं बड़ा खुश हो गया, मैं यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े बड़े सपने देखने लगा, जब लाख रुपए में रोज का कमाऊंगा तो महीने का होगा 30 लाख, साल का इतना, 2 साल का इतना, हेलीकॉप्टर कब तक ले लूंगा मैं। किसी मॉल में घुस गया, मैंने कहा इसकी क्या कीमत होगी, कैलकुलेटर तो लगा ही ले। 31 दिसंबर 2012 वो चैनल उड़ गया। अरे हाँ, हैक कर लिया किसी ने? नहीं तो टर्मिनेट हो गया यूट्यूब की तरफ से। मैंने मिसलीडिंग उस पे उल्टे सीधे टाइटल या कुछ मैं फोटो कुछ भी लगा दिया करता था, जिससे व्यूज आते थे, तो नॉलेज थी नहीं, वो चैनल उड़ गया। यार मैं बाथरूम में घुस के मैं अपनी शक्ल देख रहा, मेरे आंसू आ रहे, रुक नहीं रही, ऐसे दुख हो रहा से कोई मर गया हो घर में, ना घर वालों को बताऊं, एकदम धराशायी सा हो गया। फिर मेरे को एक TNDM वाले CMS वाले मिले अगले दिन ही, एक अनुज शर्मा मेरे दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त है भाई, आज भी दोस्त है वो, उन्होंने मुझे TNDM से मिलाया, द न्यू डिजिटल मीडिया, उनसे CMS से मैंने दोबारा शुरू किया। 15 दिन में मैं पूरे वहीं लिया है सिस्टम को बना के। फिर मुझे पता चला अगर आप चैनल 2 तरीके से चलाने हैं यूट्यूब, एक एडसेंस के थ्रू, एक CMS कंटेंट मैनेज CMS। तो जैसे आपकी गाड़ी सफेद प्लेट की है, वो आपकी व्यक्तिगत गाड़ी है, पीली प्लेट कॉमर्शियल नंबर है, उससे आप व्यापार कर सकते हो। उसी प्रकार यूट्यूब में आप अगर क्रिएटर अच्छे हो एडसेंस पे चलाओ, लेकिन आपको व्यापार करना है, आपको कंपनी बनानी है, ब्रांड बनाना है, तो आपको CMS से जुड़ना होगा, उसके बिना काम नहीं होगा। तो CMS वाले कुछ रेवेन्यू लेते हैं आपसे? अब तो मेरा खुद का CMS आने वाला है। अच्छा। हाँ, 85% कंप्लीट हो लिया है। ठीक है। और अभी मैं मल्टीपल CMS के साथ काम कर रहा हूँ, काफ़ी सारे, लगभग दिल्ली बॉम्बे के काफ़ी सारे CMS से काम कर रहा हूँ, और वो कुछ चार्ज लेते हैं, जैसे अपना परसेंटेज 10% वो लेते हैं, 90% मुझे दे देते हैं। तो सर्कल ऐसे चल रहा है। लेकिन इससे फायदा ये होता है अपना कि पहले दिन से ही चैनल आपका मोनेटाइज हो जाता है। हाँ, प्रीमियम CMS से हमारे जो चैनल है वो 0 सब्सक्राइबर से मोनेटाइज रहते हैं। अच्छा, प्रीमियम CMS। अच्छा, इसमें स्ट्राइक वगैरह को भी लेके आपको काफी फायदा मिलता होगा, जैसे कोई स्ट्राइक मार रहा है तो आपको पहले से पता चल जाता होगा। प्रीमियम में पता चल जाता है, प्रीमियम पता चल जाता है ना, जो नॉर्मल CMS है उनमें नहीं पता चलता। और प्रीमियम CMS इंडिया में कितने हैं? 4-5 ही CMS है बस, पूरे भारत में अगर है तो 4-5 CMS है। तो आप अपना जो ला रहे हो प्रीमियम ला रहे हो, नॉर्मल CMS ला रहे हो? नॉर्मल CMS तो मिलता ही नहीं है इंडिया में, बंद हो गया 2011 के बाद, किसी को नहीं मिला, जिसको मिला है नॉर्मल ही मिला है। अच्छा। प्रीमियम तो वो है जो यूट्यूब के रिश्तेदार है उनको ही मिलता है। लेकिन यूट्यूब में अभी भी डेप्थ है अंदर बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में यूट्यूब लोगों ने खराब कर दिया बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा झूठ परोसा जाता है। सैफ अली खान को चक्कू मार दिया, इतनी सी तो बात है। यहाँ तक भी दे रहे यूट्यूब पे, जो चोर है उसका सिस्टम कैमरा आ रहा है, सैफ अली खान के बेटे की शक्ल रखे ना, कुछ गड़बड़ है, दोनों की शक्ल मिल रही है।
मतलब व्यूज आने चाहिए, क्लिक बैट, क्लिक बैट कर रहे हैं हाँ, सब बस आने चाहिए, चाहे किसी की अस्मिता लुटती हो, चाहे किसी का कुछ इज्जत खराब होती है, व्यूज आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब पता है बड़े बड़े सिंगर जो है यूट्यूब पे गाने रिलीज नहीं कर रहे, हाँ वो स्पॉटिफाई पे जा रहे हैं, ऑडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उस पे जा रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट होता है। आजकल पता है एक गाना आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो वो गाना तुरंत जितने भी स्टोर है, एप्पल स्टोर, अमेजोन प्राइम, ये स्पॉटिफाई, आईट्यून, बहुत सारे सावन, सब पे चला जाता है। अब रील्स बन रही है गानों पे, तो ये वहीं से आता है गाना। आप रील बना रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल देता इंस्टाग्राम, लेकिन जिसका गाना उसको जा रहा है। रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके उन्होंने चीज़ों को खराब कर रखा है, इसलिए यूट्यूब भी सख्त होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। आज बहुत पॉलिसी चेंज होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद एक ट्रेंडिंग वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने थंबनेल पे लिख रखा था, कुछ ऐसी गंदे सा शब्द लिख रखा था, बराबर में एक लड़की की फोटो लगी है, एक अनुरुद्धाचार्य जी हमारे महाराज जी हैं वृंदावन के, उनकी फोटो लगी हुई है, और उस पर कोई ज्यादा नहीं, कोई 3-3.5 लाख व्यूज थे, लेकिन वो जो लाइन थी वो बहुत काफी बद्दी थी, मतलब उसको देख के उस पे व्यूज आ रहे हैं। अब लोग वो देख रहे हैं, लोग व्यूज देख रहे हैं, और उसमें कुछ नहीं अंदर महाराज। और एक कमाल की बात और बताऊं, ओशो की फोटो लगा दी, और मैं ओशो का फॉलोवर हूँ, एक लड़की की लगा दी, और कुछ गंदा शब्द लिख दिया, मैं उसको खोल लूंगा, खोल के मुझे गुस्सा आएगा, मैं कमेंट करूंगा, मैंने तो अपना गुस्सा निकाल लिया, फ्रस्ट्रेशन निकाली है। अब मेरे कमेंट करने की वजह से वो वीडियो मेरे 10 सब्सक्राइबर जो मेरे से जुड़े ना, उनके पास रिकमेंडेड हो गई, सजेशन में चली गई, ब्राउज फीचर में, उस ऐसे ही आती कमेंट करने से। तो हम लोग जो लोग मतलब नेगेटिव कमेंट करते हैं, असल में वो हिट करते हैं। यूट्यूब का काला सच है, कमेंट सेक्शन वाली उठाते हैं, हाँ वो उठाते हैं। और हो सकता है इस पॉडकास्ट में भी लोग कमेंट करें इस पॉडकास्ट को उठाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो अमित भाई, हम आपसे बात करते करते समय को तो पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ जा रहा है। हम बात करते हैं ओशो के बारे में। आप बहुत डाई हार्ड फैन लग रहे हैं ओशो के, तो ओशो से आपकी मुलाकात कब हुई ऑन यूट्यूब? एक्चुअल में थोड़ा सा मैं पीछे बैक से शुरू करता हूँ थोड़ा सा। मेरी फैमिली, गांव की फैमिली आर्य समाज मानती है। हमारी मम्मी शंकर भगवान की भगतनी है। मैं बचपन में जनेऊ धारण करके आर्य समाज में हम यज्ञ किया करते थे, और फिर उसके बाद में फिर हम पूजा करने लगे। मेरे बाबा गुफा वाले गांव में कुल देवता होते ना, तो ग्राम देवता हमारे क्षेत्र देवता बोल सकते, गुफा वाले बाबा। जब भी उनका नाम लेके मैंने कोई भी काम किया है या कुछ भी मांगा है, वो मुझे मिला है। जो मेरे सोशल मीडिया से जुड़े वो सब जानते। तो उसके बाद जैसे मेरी वाइफ आ गई क्षमा, वो माता रानी की बहुत तगड़ी भगतनी है। अब मैं विचलित रहता हूँ धर्म को लेके। मैं जागरण भी करता हूँ, मैं रागनी भी गाता हूँ, मैं निर्गुण भजन भी गाता हूँ। समझ नहीं पा रहा कि मैं हूँ कौन। मैं धर्मी हूँ, विधर्मी हूँ, सनातन धर्मी हूँ, वैदिक धर्मी हूँ, मैं हूँ क्या? मेरे मुस्लिम भी दोस्त हैं, और ऐसे दोस्त हैं वो हिंदू भी नहीं बन सकते इतना अच्छा। क्रिश्चियन भी हैं, हालेलुया। सिख तो बहुत सारे दोस्त हैं। अब मैं टिक नहीं पा रहा एक जगह। अब मैं पाखंड को देखता हूँ तो इतना बड़ा पाखंड है ध्रुव भाई। पाखंड धर्म के नाम पे दुकान चला रहे सब लोग। बिल्कुल सही बात है। जितना बड़ा मंदिर उतनी बड़ी दुकान, शोरूम है। अब देखो, जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है मैं बताता हूँ, उस बात को बताने में मुझे कोई डर भी नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। सही बात है। अभी कुंभ का मेला चल रहा है। हाँ जी, चल रहा है। और हम लोग सनातन धर्मी है, बिल्कुल बिल्कुल हिंदू है, और हर हिंदू चाहता है कि कुंभ में स्नान करे। तो अगर कोई गुणी लोग वीडियो को देख रहा है तो कमेंट करके मुझे बताओ, अपना नंबर भी छोड़, चर्चा करना मुझे अच्छा लगता है। हम उस त्रिवेणी में स्नान करने जा रहे हैं, कुंभ में, क्या हमें जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए? मेरे हिसाब से एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कपिल मुनि के श्राप से वो सारे भस्म हो गए। सगर का पोता अंशुमान तपस्वी बना गंगा जी को लाने के लिए, उनकी मुक्ति कराने के लिए। ठीक है। अंशुमान से अगली 5 पीढ़ी तक तपस्वी रहे। 5वीं पीढ़ी में भागीरथ आए। तब गंगा को, ये शास्त्रों की बात बता रहा हूँ, गंगा माता को विष्णु भगवान नारायण ने कहा कि देवी पृथ्वी पर जाओ।
विष्णु विष्णु भगवान से गंगा माता ने कहा सब मैं जाऊंगी तो सब तहस नहस हो जाएगा, मेरी धारा को कोई नहीं रोक पाएगा। तो शंकर भगवान ने गंगा को अपने जटाओं में ले लिया और उसके बाद एक धारा छोड़ी, जो धारा हमें ये शास्त्रों में मैंने पढ़ा है। ठीक है। तो गंगा माता ने सवाल किया कि लोग पापी कलयुग में मेरे अंदर नहाएंगे, मेरे पाप मैं उनका पाप लेके उनका पाप उठाए डोलूंगी। तो पहली बात तो ये कि पाप वो नहीं धुलता, सारे पाप नहीं धुलते। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से पाप होते हैं। ठीक है, अगर जानबूझ के पाप किए तो वो कभी धुलेगा नहीं, उसका जजमेंट होगा, उसका मिलेगा आपको। सही बात है, बिल्कुल सच है। और अगर अनजाने में पाप, मैं अभी जीने से आ रहा, मेरे पैर के नीचे चींटी आ गई, वो अनजाने में, अगर मैंने प्रायश्चित कर लिया वो आधा रह गया मेरे हिसाब से, नहीं किया तो वो पाप धुलते हैं। तो गंगा माता ने कहा कि जी मेरे पाप जो है कौन धोएगा। सही बात। तो शंकर भगवान ने कहा कि मेरे अघोरी 12 साल में कुंभ का मेला आएगा, जहां तीनों बहनों का संगम होगा, वहां अघोरी स्नान करेंगे, उस पाप को अपने पर ले लेंगे, तुम देवी पवित्र हो जाओगे दोबारा। ये कहानी है। अब हम अघोरी है ना, हम तो नहीं है। अघोरी का ऐब नहीं है। सही बात है। अघोरी का ऐब नहीं है, अघोरी को तो देख लिया ना, असली अघोरी तो हमने देखे ही नहीं है। अब देखो, अब गायब हो जाएंगे अब स्नान के बाद। मतलब वो गंगा का भार उतारने के लिए नहाते हैं। जो पहला स्नान होता है ना, अगर कोई आम आदमी चले भाई बाला भी मार देंगे, त्रिशूल मार देंगे, उन पर केस भी नहीं बनेगा। बनता होगा, एक अपनी सी बात बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब उस त्रिवेणी में स्नान उनको अघोरियों को करने दो, ताकि गंगा माता फिर हमारे लिए पवित्र हो। हमारे तो हर की पौड़ी पर लगता है जीते जी मरे पास से ब्रज घाट पर जाके फूल चढ़ा देंगे, बात खत्म। यहाँ तक तो शास्त्र समझ में आता है, कहानी में इंटरेस्ट भी आता है, मजा भी आता है। कहानी किसने बनाई किसने नहीं बनाई ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारा देश 700 साल मुगल शासन रहा है, 200 साल अंग्रेजों का शासन। और ये भी आपने किताबों में पढ़ा होगा कि हमारे ग्रंथों को, हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को कितना मुगलों ने खत्म किया, खत्म करा। और हमारा जो अब फिलहाल जो भगवान है, सबका प्रयास मजाक उड़ाया गया है। बैल कोई सवारी है क्या? शंकर भगवान को बैल पे चढ़ा दिया। चूहा कोई सवारी है क्या? ना। ये सबको एक एक वाहन दे दिया। ये एक सोचो, मोटी बुद्धि सोच लो यार। शीतला माता गधे पे बैठी है, अपमान नहीं है क्या? सही बात। लेकिन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम हिंदू है, हम उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आती है ओशो की बात। मैं क्यों विचलित हूँ? जागरण में जाता हूँ, झांकी में शेरावाली माता आ रही है, शंकर भगवान आ रहे हैं, कृष्ण राधा वो नाच रहे, हमारे सामने नाच रहे भगवान, और हम उनको खुश होके पैसे दे रहे, चढ़ा रहे उनके ऊपर। यार कहाँ सो रहे हो? है औकात भगवान को घुस देने की किसी की? और भगवान को नचाने की, भगवान को नचाने की। और यहाँ ओशो मुझे अच्छा लगता है। ओशो से सबसे पहली बार मैं इंस्टाग्राम पे मिला, रील्स के माध्यम से, और मेरे हिसाब से रील्स से ही हिट हुए वो। जब तक वो जिंदा थे दुनिया को खूब जगाया, लेकिन इस दुनिया में जिसने जगाया ना, धर्म के नाम पे जिसने कुछ बताना चाहा, लोगों ने उसको मार दिया, मर गया। चाहे महर्षि दयानंद हो, विवेकानंद हो, महात्मा बुद्ध हो, या ओशो हो, कोई भी हो, जो भी जगाने आया ना पाखंड को खत्म करने, लोगों ने उसका मुंह बंद कर दिया। ये दुर्भाग्य रहा है देश का। अभी मैं पेरिस गया था पिछले दिनों, 2 महीने पहले। तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढता ढूंढता मैं पेरिस में एक जगह थी एफिल टावर के पास में, तो मुझे एक होटल मिला जिसके बाहर लिख रहा है इंडियन पाकिस्तान ब्रदर्स फूड। भारत और पाकिस्तान के 2 दोस्त मिलके फ्रांस में लोगों को भारतीय भोजन खिला रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन खिला रहे हैं। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? साला पाकिस्तानी है। वो सीमा हैदर आ रही है ना, वो देखना, वो बनेगी, फोड़ेगी, बम फोड़ेगी। अरे कहाँ, पढ़ाई लिखाई करो भाई, आगे बढ़ो, बिजनेस में दिमाग लगाओ, ठीक है ना? कुछ नहीं रखा, भगवान का नाम लो। भगवान कौन है? मैं मानता हूँ ध्रुव भाई, हमारे थोड़ा सा पॉडकास्ट बड़ा हो गया, भगवान कौन है? ये तो आइडल है। शंकर भगवान में बहुत मानते, शंकर भगवान आइडल है, महात्मा बुद्ध लग रहे आपके पीछे। ये तो महापुरुष है, हमें अच्छा रास्ता दिखाने के लिए। भा भूमि, ग गगन, व वायु,
आग ना नीर, 5 तत्व है। क्या बात है, क्या ये बात है, भगवान जय है। हो जय हो जय हो। ये भगवान है। और इनमें से किसी एक को 2 मिनट के लिए बंद कर दो, 2 मिनट छोड़ो, 2 सेकंड के लिए बंद कर दो। देख लो, फिर पता चल जाएगा भगवान कौन है। सही कह रहा हूँ। कोविड में अजमेर दरगाह बंद थी ना, वैष्णो देवी मंदिर बंद था ना, बिल्कुल। चर्च बंद थी सारी, अमृतसर जो अपना गुरुद्वारा बंद था, बिल्कुल। 1 साल 2 साल कटा सबका। क्या हो गया? रोको ना इन 5 तत्वों में से एक। आग को रोक दो, पानी को रोक दो, हवा को रोक दो, जमीन आसमान को रोको। इनको तो हम भूल रहे। भगवान का मतलब वो देता है हमें, कभी लेता नहीं। उसे ना प्रसाद चाहिए। ये तो हमारी मानसिकता बन गई है। हम लक मानने लगे, बिल्ली रास्ता काट गई, आज अब कुछ होगा तो इसकी वजह से हुआ। मानसिकता बन गई। भाई आप कलाकार होने के साथ एक स्पिरिचुअल गुरु भी हो आपके अंदर है। मैं यहाँ पॉडकास्ट में बता रहा हूँ आपको। और मुझे मतलब आपकी बात सुन के कुछ ऐसी आपने कुछ नई बातें बताई हैं इस पॉडकास्ट में, लोगों के लिए भी हो सकता है नई हो। भगवान की परिभाषा हो, चाहे वो ओशो से रिलेटेड आपने बात बताई हो, चाहे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि भगवान हमारे सामने नाच रहे हैं और हम उन पर 10-20 रुपए चढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए खराब है। मुझे तो गुस्सा आता है जब मैं देखता हूँ ना, सुदामा की झांकी आप सबने देखी होगी। सुदामा की झांकी में क्या होता है, सुदामा आता है और वो कुछ ड्रामेबाजी सी करता है, आके अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, ये दिखाता है, चरित्र चित्रण बोलते हैं इसको, दिखाता है। उसके बाद फिर अगला गाना आता है सुदामा का कॉमेडी गाना, लुंगी डांस, सुदामा लुंगी डांस कर रहा है। फिर वो देना हो तो दे दे सांवरे, मांगते है, सबसे पैसे मांगता है, केला देता है, 100 रुपये मांगता है। सुदामा इतना स्वाभिमानी आदमी था, कृष्ण को तो मेरे हिसाब से गाली देता होगा, ओ कालिया, ऐसे बोलता हो कि दोस्त था उसका, उम्र में भी बड़ा था। तो सुदामा ने इतना स्वाभिमानी था, उसने मुंह से कभी कृष्ण को नहीं कहा कि मैं तेरे पास मदद के लिए आया हूँ। वो तो अपनी बोर मारा, तेरे लिए देख चावल भी लेके आया हूँ, कभी गरीब जान रहा हो। समझ रहे ना? तो इतना स्वाभिमानी, चलते वक्त उसको मन था कि घर बच्चे भूखे, कुछ मांग लो, क्या कुछ मांग लो। वो तो वही भृगुवंशी, इतना मैं तो सलूट करता हूँ उसका। जब सुदामा का चरित्र पढ़ता हूँ ना यार, मेरा रोंग रोंग खड़ा होता है। ऐसे भी व्यक्ति रहे हैं, इतनी गरीबी में जीवन जिया है उन्होंने, और स्वाभिमान के साथ। वही सुदामा जागरण में भीख की तरह पैसे मांग रहा है यार। वो कैरेक्टर बनाया गया भाई। कैरेक्टर हम किसने बनाया और कौन हमारी देख रहा है? संस्कृति इसका बाप किसको चढ़ेगा? चलो बताओ। ये हमें तो चढ़ेगा देखने वालों को। सही बात है। जो अब मैं विरोध करने पे आया तो कुछ झांकी वाले बच्चे बोले कि गुरुजी हम अपना पेट पाल रहे हैं, हम आपको कहते हैं आप रागनी में क्या क्या गाते हो, हमने आपको कभी बोला? मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन मैं रागनी में कभी भगवान का तो मजाक नहीं बनाया। आप बना रहे हो, इसको चेंज कर सकते हैं हम। आपका काम है, करो इसको, चेंज करो, कुछ अलग दिखाओ, लोग आपको लाइक करेंगे। दिखाओ ना सुदामा का, ऐसे दिखाओ कि भाई सुदामा ये था, लोगों को पता चले दोस्त होने के साथ साथ स्वाभिमान क्या था उसका। सही बात है। ये चीज दिखाओगे तो लोगों को नई चीज मिलेगी। दुनिया नई चीज की तो दीवानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक टिकटॉकर है, वो इंस्टाग्राम पे आता है, वो गोबर खा रहा है, पुनीत सुपरस्टार है, गोबर खा रहा है। वो कुछ नया कर रहा है भाई, क्रिएटिव है, वो कर रहा है यार। उसके पास टीम, वो तो लोग तो है ना उसके पास, क्राउड है ना उसके पास, क्रिएटिव है तो हाँ यार, कुछ भी सही, वो नया कर रहा है यार। लोग उसको बोल रहे हैं गंदा, तू खा ले भाई जो गंदा कह रहा है। कुछ नया करके दिखाओ। सही बात है। बस नया कर दोगे तो सब कुछ दिखेगा, सब कुछ। गोबर मत खाओ। गोबर मत खाओ मेरा, ठीक है, लेकिन कुछ नया और भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है नया। सही बात है। हाँ। तो कुछ नए करने के प्रयास में भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, और आपने वीडियो देखी अमित भाई के, आपने विचार जाने और भाई का स्ट्रगल भी देखा आपने। भाई ने बताया कि उनके पास मतलब शो में जाने के लिए बस का किराया भी नहीं था, जो उनके दोस्त ने उनको दिए 10 रुपए, 10 के 30 लौटाए भाई ने। इतने स्वाभिमानी है, इतने ईमानदार और भी। फिर आगे को धंधा, वो रोज पूछता था कि भाई अगला प्रोग्राम कब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 100 लेके जाना, आपके बार 300 मिले। और भाई कुछ नया भी कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे अपडेट मिलती रहेंगी। अब भाई जो है मूवीज वगैरह में भी आ रहे हैं, मूवीज भी ले रहे हैं, तो उनकी कुछ अपडेट देना चाहोगे आप? सर वो बिजनेस है, कंटेंट हम लोग खरीद रहे हैं, कंटेंट खरीद के हम अलग अलग मल्टीपल, गुजराती लैंग्वेज में, साउथ की लैंग्वेज में, साउथ की 4 भाषाएं, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, अलग अलग भाषाओं में उनको डब करा के। अभी बच्चों के हमने कार्टून वीडियो का काम शुरू किया है, और अब हम उन कार्टून वीडियो को सिंगापुरी भाषा में, थाईलैंड, इंडोनेशियन, इन भाषाओं में कन्वर्ट करा के वो भी कर रहे हैं यूट्यूब से। तो अच्छा, वहाँ पे लॉन्च कर रहे हो आप? ये कर रहे हैं। बाकी मेरा तो
2-3 ड्रीम है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ आज। मेरा सबसे पहला ड्रीम तो ये है कि मैं मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ सब कुछ करके और मैं खुद बच्चों के साथ यूरोप शिफ्ट होना चाहता हूँ, और मैं होऊंगा। मैंने को फॉलो से मांग रखा, मैक्सिमम 1-2 साल मेरा टारगेट है। यूरोप में नीदरलैंड, एम्स्टर्डम में आइंडोवन है, मैंने वहाँ पे प्रॉपर्टी देख रखी है, वहीं पे मैं मतलब शिफ्ट होना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि भारत को छोड़ के यहाँ रहूँगा यहीं, लेकिन मैं बिजनेस वहाँ से करना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ और ग्रो करूँ, बहुत लोगों को और भी काम दूँ। दूसरा टारगेट मेरा ये है कि जीवन में मुझे लगता है मेरे बहुत सारे आध्यात्मिक जो गुरु हैं उन्होंने बताया कि तेरे भाग में राजयोग है। या तो मैं बहुत अच्छा नेता बनूंगा या बहुत गंदा नेता बनूंगा। देखो नेता तो नाम ही गंदा हो गया। नाम ही गंदा। अच्छा, अगर ये भी ना हुआ तो जिंदगी का अंत समय एक साधु महाराज बाबा बन गए, डिवोशनल जिंदगी, लास्ट मृत्यु के चाहे 1 महीना हो वो मैं भगवान की शरण में जाके ऐसे देना चाहता हूँ बस। पहले वाला ड्रीम तो मुझे लगता है कि हो सकता है 1-2 साल में आपका पूरा हो ही जाए। मुझे मैसेज डाल दो कि भाई मैं तो शिफ्ट हो लिया। और अगर आप शिफ्ट हो जाओ तो भाई हमारा वीजा लगवा देना। अरे यार अभी लगवा देता हूँ, मेरे साथ चलो भी। और अमित भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये हमने पॉडकास्ट किया, हो सकता है कि हमारी ऑडियंस को बहुत मजा आया हो सुन के। हमने आपको कोई ऐसी बहुत ज्ञानवर्धक बातें नहीं बताई जिनको सुन के आप फॉलो करके वीडियो को सेव करो और बाद में दोबारा सुन के उनको यूज करो अपने व्यापार में। लेकिन हमने वो जर्नी आपको बताई है कि अगर आपने सोच रखा है और ठान रखा है कि हाँ भाई करना है, तो अमित भाई की तरह आप भी कर सकते हो। अमित भाई ने फ्रॉम 0 टू हीरो आपको बताया कि कैसे बना जा सकता है। और हर किसी की लाइफ में अलग स्ट्रगल होते हैं, जरूरी नहीं है जो इनकी लाइफ में स्ट्रगल हो वो आपकी लाइफ में भी आए, या जो इन्होंने करा है सेम कॉपी करके आप भी इनके बराबर सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि वो एक अलग एरा था, ये अलग एरा है। आपको आज की जनरेशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। बाकी अमित भाई से बात करके भगवान कसम मजा आ गया। और आपको भी आई होप उतना ही मजा आया होगा। बाकी अगर आपको मजा आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी शिकायत है, कोई भी बात पसंद नहीं आई, कोई भी गाली देना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मैं बिल्कुल मानूंगा। प्रेस करने तो नहीं आओगे, गाली देने आओगे तो कमेंट सेक्शन में दो। ध्रुव भाई मैं कभी कमेंट्स नहीं देखता, लेकिन इस वीडियो का जरूर देखूंगा, सारे कमेंट देखूंगा। मैं भी और ये भी बता रहा हूँ, चाहे 10,000 कमेंट आएंगे ना, अगर नंबर होगा तो एक कॉल सबको करूंगा टाइम निकाल के। मुझे पता तो लगे ना लोग सोचते क्या है मेरे बारे में। और बाकी भाई अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। और क्या ही बोलूं, इतने ज्यादा भाई के पास चैनल हैं, अगर ये एक क्लिप्स भी डाल देंगे हर चैनल पे तो बाढ़ आ जाएगी व्यूज की। तो फिर भी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ यूं ही बने रहें। बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चाहे मैं गायक बन जाऊं तो मैं दावा करता हूँ गायक नहीं बन पाए, मुझे कितना पैसा खर्च कर ले। प्रक्रिया जो है आपको तभी मिलेगी जब आपके पास कोई इल्म होगा, कोई डिप्लोमा होगा। सही बात है। अगर जानबूझ के पाप किए तो वो कभी धुलेगा नहीं, उसका रिजल्ट होगा, उसका मिलेगा आपको। एक्चुअल में यूट्यूब लोगों ने खराब कर दिया बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे झूठ परोसा जाता है। और हिंदू चाहता है कि कुंभ में स्नान करे। फिलहाल जो भगवान है सबका प्रयास मजाक उड़ाया गया है। बैल कोई सवारी है क्या? शंकर भगवान को बैल पे चढ़ा दिया। चूहों की सवारी है क्या? शीतला माता गधे पे बैठी है। अब आती है ओशो की बात। यहाँ ओशो मुझे अच्छा लगता है, वही सुदामा जागरण में भीख की तरह पैसे मांग रहा है यार। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक टिकटॉकर है, वो इंस्टाग्राम पे आता है, वो गोबर खा रहा है। आज की डेट में कोटा है म्यूजिक का, 3 आर्मी में है, पुलिस में है, और भी कई नौकरी में। आप लोग HSSC में गूगल पे सर्च करना तो आपको वहाँ सारा कुछ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। तो आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक व्यक्ति जो अखबार बांटता था, लोगों की दुकानों पे काम करता था और वहाँ से स्ट्रगल करके हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं और हरियाणवी गाने से अपनी पहचान बनाने वाले हमारे साथ हैं मशहूर सिंगर मिस्टर अमित चौधरी। स्वागत है भैया आपका। राम राम भाई। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि भाई आज के टाइम में 250 यूट्यूब चैनल ओन करते हैं, मतलब 250 यूट्यूब चैनल का साम्राज्य बना रखा है। और आज के टाइम में बहुत सारा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, लोगों को मौका दे रहे हैं, लोगों को हरियाणवी गाने सिखा रहे हैं, रागनी सिखा रहे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस सिखा रहे हैं और मल्टीपल कंट्रीज में भाई परफॉर्म करते हैं। तो आज उसी जर्नी को हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। बहुत कुछ है जो आप कैमरे पर देखते हो,
भैया की सक्सेस को देखते हो कि कैसे आज वो इतने सफल हुए, लेकिन उसके पीछे इनके अप्स एंड डाउन्स कब हुए, कब इनकी लाइफ में ब्रेक आया और कब परिस्थितियों से निकलकर आज उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा किया। तो हम स्वागत करते हैं अंतिल फिल्म प्रोडक्शन के फाउंडर, ओनर एंड सब कुछ उसके अमित चौधरी का। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने देखे, फिर मुझे लगा कि मुझे भी आपसे कुछ चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और व्यक्तिगत जीवन आज की डेट में पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग बताते हैं, तो एक वो हमारे लिए भी एक वो कंटेंट नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो हमारी आने वाली पीढ़ी भी देखेगी। सही बात है। और हमने कितना स्ट्रगल किया, यूं ही तो नहीं बनता कोई, ना कलाकार ना बिजनेसमैन, कोई ना कोई कारण होता है। लोग कहते हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलती है, लेकिन मेहनत के साथ और भी बहुत चीजें जरूरी है। मेहनत कहाँ कर रहे हो आप, सही बात, कैसी मेहनत कर रहे हो। बिल्कुल दिमाग से भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया इतनी चालाक है। 1 रुपए की 2 अठन्नी आती है। हाँ। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको प्रलोभन देंगे 3 अठन्नी मिल जाएगी, जो 3 अठन्नी दे रहा है आपका 1 रुपया खा जाएगा। सही बात है। तो ईमानदारी के साथ मेहनत करना और कहाँ मेहनत करना, ये देखना बहुत जरूरी होता है। मैंने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत लोगों ने चीट करके मेरे पैसे रख लिए, नहीं दिए, लेकिन भगवान पे विश्वास करके मेहनत करता गया और फिर आज इस मुकाम पे हूँ। जब से मैंने ओशो को सुनना शुरू किया है तब से सोच ही बदल गई है। अब तो सोच ये है बस खुश रहो, खुश रखो सबको। बहुत बढ़िया सोच है। तो भाई हम सबसे पहले तो आपकी थोड़ी सी लाइफ जर्नी को कवर करते हैं कि लोगों को लगता है कि आप बहुत खुशहाल हो, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई होगी और मदर फादर साइड से आप बहुत स्ट्रांग हो, अब तो पैसे वाली फैमिली से रहे होगे। तो थोड़ा बैकग्राउंड बताओ अपना, कैसे क्या रहा। मेरे हिसाब से कलाकार, पहलवान और मोस्टली कामयाब बिजनेसमैन का बैक हमेशा गरीब ही रहा है। अच्छा। गरीब घर में जन्म लेगा लेकिन मरेगा गरीब नहीं। ये बात तो सच है। तो स्टार्टिंग मेरी हुई, मम्मी पापा टीचर थे, सारी पढ़ी लिखी फैमिली, और ब्लड ग्रुप हरियाणा। मेरा जो पैतृक गांव है वो सोनीपत में मुरथल। हाँ, उसके बाद हाँ सुखदेव। उसके बाद दादाजी डैडी, मेरा जो बर्थ हुआ वो यूपी में बागपत जिले में सरूरपुर कला गांव में हुआ। तो वहाँ से हमने स्ट्रगल शुरू किया। उसके बाद में कुछ परिस्थितियाँ खराब हुई जिसकी वजह से मुझे ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैंने आरएमपी किया, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। भाई लगते हुए आप डॉक्टर जैसे। बीएमएस भी करना था, लेकिन परिस्थितियों ने नहीं करा क्योंकि भाग में कुछ और था। फिर मैंने पैसे कमाने का जुनून उठाया, मेहनत करूँगा, कितना पैसा कमा सकता हूँ छोटी सी उम्र में। तो मेरे याद है मैं फर्स्ट टाइम मैंने अखबार बांटने शुरू किए साइकिल पे। मेरे गांव से 12-14 किलोमीटर बड़ौद शहर था, वहाँ से अखबार लेके फिर गांव में। लेकिन मैंने देखा यार अखबार बांट के शुरुआत तो कर दी, लेकिन कुछ और भी करना पड़ेगा। बहुत सारी मेहनत की, दुकानों पे जॉब की शहर में। फिर उसके बाद मैंने कंपनी फैक्ट्री में जॉब की। जब मैं फैक्ट्री में गया जॉब करने के लिए तो उन्होंने बोले कि भाई तू नाबालिग है अभी, और नाबालिग है तो जॉब तो नहीं देंगे। तो मैंने उनसे पूछा यार मेरे को तो पैसे भी कमाने, काम करना है, कोई तरीका बताओ। पानीपत की बात है। तो एक फ्रेंड ने बताया कि ना दाढ़ी मूंछ अगर आ जाए तो नौकरी मिल जाती है। तो मैंने रेजर से जबरदस्ती की। तो वो स्ट्रगल था जो मैं कभी नहीं भुला सकता, कोई नहीं भूल सकता। और सैलरी थी मेरी 700 रुपये। अच्छा। वो याद है मुझे, पहली बार 700 रुपये देखे थे तो काफ़ी वजन भी था उसमें यार। उसके बाद फिर वहीं से गाने बजाने का शौक शुरू हुआ। नोएडा आ गई फिर। अच्छा। नोएडा के कुलेश्वरा गांव में, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। एक सतीश चंद्र जी थे, रतनवीर भाटी जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। भजनों से मेरी शुरुआत हुई, लेकिन मुझे रागनियाँ पसंद थी। अच्छा। फिर मैंने गुरु बनाए सतपाल दोसा जी, वो एक्सपायर हो गए गुरु जी। लेकिन मुझे जो ज्ञान दिया करमपाल शर्मा जी, रामोतार शर्मा जी, ब्रह्मपाल नागर जी, स्वर्गीय राम कुमार शर्मा जी, मैं काफ़ी गुरुओं का चेला रहा। अच्छा। फिर मैंने मेरी टीम बनाई। फिर मैंने देखा यार कुछ और भी तो करना है, यहाँ तक नहीं। फिर मुझे यूट्यूब मिला। यूट्यूब ने मुझे आगे बढ़ाया। इसके बीच में बहुत सारी कहानियाँ कहूँगा तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा
किस्मत बदलती है रोज, बहुत सारे मौके आपके टच होके निकलते हैं, बशर्ते आप अच्छे मौके को पकड़ लो। कुछ मौके बर्बाद भी करते हैं गलत संगीतों की तरफ ले जाके। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने अच्छे अच्छे मौके पकड़े और मुझे जो मिला मेरे जैसा मिला। अच्छा, वैसे तो आपको सब लोग जानते ही हैं रागनी की वजह से, आपने इतने सारे स्टेज शो किए हुए हैं जी। थोड़ा सा हमें तो आपके पॉडकास्ट से पहले आपके बारे में छानबीन करते हुए पता चला कि आपकी 2 शादी हुई हैं। हाँ, मेरी 2 शादी हुई है। ये शायद आप अभी तक किसी को पता नहीं है, बिल्कुल चलो आज के बाद बात हो रही है। आज के बाद ये टॉपिक भी खत्म करते हैं, है ना, यहाँ पर जी। तो हम अभी तो हम भाभी को जानते हैं, देखते हैं, वो भी कलाकार हैं और बहुत वायरल हैं आज के टाइम में। हाँ जी। तो हम बात करते हैं आपकी पहली शादी के बारे में, उसका क्या किस्सा है भाई? भाई मैं फनी बता रहा हूँ, किस्सा तो दर्दनाक ही होता है तलाक का। हाँ। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी स्ट्रेस होती है। लेकिन मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो मेरी ताई और मेरी चाची बोला करती थी, आए मेरा बेटा फिर दूध बहू आवेगी, है ना। पर दूध बहू भाई जी काट दे, वो एक हरियाणवी रागनी में बोल है, सोली, फांसी को सोली बोलते हैं हरियाणवी भाषा, सोली ते भी दुख बुरा राम जिसका 2 लुगाई दे। मतलब लुगाई तो एक ही झेल सके आदमी, सच्ची बात है यार। भाई स्टार्टिंग में 2013 में शादी हुई थी और 1 साल लगभग हमारा शादी चल पाई। तो वो पल ऐसा था, मुझे खुद नहीं पता, एक सपना सा एकदम ऐसे हुआ कि हो गया, तलाक हो गया। अरे कहीं ना कहीं जो मेरी पहली वाइफ थी उसको तो ये नहीं पता कि मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, हम लोग कैसे प्रोग्राम करते, कहाँ रहते, कहाँ रुकते, कहाँ बैठते। कई बार वो मुझे फ़ोन करती थी रात को, मैं साउंड की आवाज़ में मोबाइल नहीं उठा पाता, तो उसकी माइंड फिर नेगेटिविटी, अमित के साथ तो लड़कियाँ रहती है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। फिर वो गुस्सा करके घर में लड़ाइयाँ, फिर अच्छी भी इतनी थी, मैंने उसको बोल दिया देख नहीं बन रही तो मैं चल डाइवर्स लेंगे, ज़्यादा कुत्ता खचेड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो उसने भी इस बात में सपोर्ट किया और चैर ने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में परमात्मा ने कोई ऐसी मतलब लगा दी, शाही लगा दी, दुएजा बना दिया। फिर उसके बाद सबका बुरा हो गया, मैं सब बोलने लगे यार कैसा आदमी है, तलाक हो गया तेरा, स्ट्रेस हो गया बहुत ज़्यादा। समाज में भी लोग सोचते हैं कि तलाक हो गया, इज्जत खत्म हो गई, जिंदगी खत्म। अब मैं क्या करूं, मैं बिजनेस को बढ़ाऊं, खुद को बढ़ाऊं, क्या करूं, बहुत बर्डन हो जाता है। फिर एक लड़की क्षमा तिवारी मेरे साथ काम करती थी और हमारा अटैचमेंट था स्टार्टिंग तक, जिससे होना होता है ना वो होता ही है, सच्ची बात है। बिल्कुल सत्य है। तो अटैचमेंट था। एक बार उसकी शादी के लिए जैसे सगाई होती है ना, सगाई भी हो गई थी उसकी, तो आई थिंक वो इसलिए टूट गई सगाई उसकी कि वो तो अमित चौधरी के साथ रहती है। मुझे पता चला तो फिर मैंने प्रस्ताव किया, उसके मम्मी पापा के पास गया और सब कुछ ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अब 2 बेटे हैं, युवराज और भविष्य, बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ में। और मेरे लिए क्षमा लक्की भी है, बहुत लक्की है, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए मेरी माँ और क्षमा ये दोनों समझो के शब्द नहीं है मेरे पास में। लक्की भी है और मैं इन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत बढ़िया। और जिस दिन से क्षमा आई है उस दिन से मैं तरक्की पे तरक्की करूँ, इतनी लक्की है, पता नहीं कोई किस्मत से शादी की है मैंने। तो भाई बात तो आपने एकदम बढ़िया कही, और आज से शायद 20 साल 30 साल बाद जब आप ये वीडियो दोबारा घुमा के देख रहे होगे, हाँ, तो आपको ये बात याद भी आएगी। बिल्कुल कि ये तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो शुरुआत हुई है एक ग्रोथ की जी, अभी तो जाना तो बहुत ऊपर तक है। बिल्कुल। और शायद मुझे ऐसा भी लगता है कि आप भी कलाकार हो और भाभी भी कलाकार हैं, हाँ जी। तो ये ग्रोथ उस वजह से ही हो पाई क्योंकि आप खुल के काम कर पाए, पूरी टाइम बाउंडेशन नहीं सर, कलाकार तो मैं, और भी मेरी लाइन में ऐसे हैं जिन्होंने मेरी तरह शादी की है कलाकार लड़की से, लेकिन एक कुदरती एक चमत्कार होता है ना, वो किसी किसी के साथ होता है। अगर मैं मेरी कामयाबी के पीछे बताऊं तो शुरू में तो मेरी माँ बहुत मेहनत की, घर पे रात को 2-2 बजे मेरे साथ 10-12 कलाकार आ जाते थे, उनके लिए खाना बनाना, मेरे कपड़े, मतलब वो तो माँ तो सबकी करती है, लेकिन मुझे सपोर्ट, मुझे कामयाब करने माँ ने बहुत मेहनत की।
उसके बाद में शादी हुई, दूसरी शादी जब क्षमा से हुई, तो क्षमा से शादी के बाद में फिर लक ऐसा चला जैसे मतलब बैलगाड़ी बिजली वाली रेल ट्रेन बना दी हो ऐसा, और आज तक चल रहा है। आज तक क्षमा का मैं एक पॉइंट बताऊं, अगर उसने किसी काम के लिए मना किया और मैंने कर दिया, उसमें नुकसान हुआ है, एस्ट्रोलॉजी है। और मैं कई बार कोशिश करता हूँ इसको गलत साबित करूंगा, ऐसा भी होता है। मैं भी सर आपके साथ इस पॉडकास्ट में बोल ही देता हूँ, सेम मेरी भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है कि मेरी वाइफ है भारती सोलंकी, और उसने मना करा हो कि ध्रुव ये काम मत कर, और मैंने कहा नहीं जी मैं तो करना है। उसके पीछे ना मैंने मतलब करोड़ों रुपए डुबा रखे हैं कि मैं गलत साबित करूंगा, लेकिन आखिरी में लॉस ही हुआ है। सेम यार। अच्छा, लॉस करके भी हमें पता है कि वो सही बोल रही है, लेकिन फिर भी हमारी ईगो ये रहती है कि यार इसका ये जो चल रहा है ना, ये सब ऐसे ही चल रहा है कि भाई अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं करूंगा काम तो मैं भी सही करूंगा। लेकिन हमेशा जब भी क्षमा रोकती है किसी काम के लिए, उसमें लॉस हो जाता है। तो मैं तो कोशिश करूँ, मेरे को कोई काम करना होता है ना, उसको लास्ट मोमेंट पे बता दो, कोई मना ना कर दे और मेरे को करना है तो। अच्छा भाई, एक बहुत ही मैंने आपसे ही सुना कि आप 250 से ज्यादा चैनल ओन करते हो। हाँ, 250 प्लस मेरे पास चैनल है। तो लोग वाग तो एक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इतना 250 चैनल कैसे? हम भी कंटेंट डालते हैं, 2-3 चैनल पे डालते हैं, हम लोग पागल हो जाते हैं। देखो, अगर हम यूट्यूब की बात करें, अब व्यक्तिगत जीवन से अब कमर्शियल जीवन पे आते हैं, तो एक आदमी एक ही चैनल मैनेज कर सकता है, सच्चाई है ये, सच्चाई है। लेकिन उससे ज्यादा करने के लिए उसको टीम चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और टीम हायर करने के लिए पैसे चाहिए, पैसा बनेगा आपके काम से। अब जीरो इन्वेस्टमेंट से जो बंदा पैसे कमा रहा है, एम्पायर बना रहा है, उसको सल्यूट करता हूँ। बिल्कुल, पैसा लगा के तो कोई भी कर ले यार, सही बात है। बाप होती संपत्ति खर्च करके तो कोई भी ले ले, खुद की कमाई से साइकिल ले रहा है ना, उसको सल्यूट है। वो कैसे होगा? आपके नेचर से होगा। आप टीम को जोड़ते हो, सैलरी 1 महीने बाद देनी है, वो 1 महीने आपकी जेब खाली है, उस बंदे से काम कराना है 10 रुपए का, तब उसको 2 देने, 8 अपने को भी कमाने। तो टीम बनाने के लिए आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं, उनको हार्डली मतलब उनको समझो, पहले उनको अपना बना लो, फिर वो खूब पैसे कमाएंगे आपके लिए। तो अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं? अब आप सोच लो कि 250 चैनल है, तो लगभग इतने तो होने चाहिए। मेरा एक ऑफिस मुंबई में है, एक बेंगलोर में है, अच्छा, एक भिवाड़ी में है, और एक नीमराना में है। क्या बात है। तो लोग काम कर रहे हैं, मुझे खुद को नहीं पता। अब तो मैं ज़्यादातर कोशिश ये रखता हूँ कि जो भी बंदा मेरे पास काम करे ना, वो नौकर बनकर ना ओनर बन के काम करे। अच्छा, परसेंटेज कर देता हूँ। पुष्पा मूवी देखी आपने? वो बोलते 4%, 5%, एक डायलॉग आता है ना, वो वाली बात है। परसेंटेज पे काम कराओ, बंदा खुश होके काम करेगा। मतलब अपने एम्प्लॉइज को बिल्कुल परिवार मानते हो आप? परिवार, बिल्कुल परिवार। उनका दुख मेरा दुख है, और उनकी खुशी उनकी है। तब तो इतनी बड़ी टीम चल रही है। हाँ, सभी चलते सर। तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि सर 250 चैनल हैं, ये तो एक बहुत बड़ा नंबर आपने बता दिया जी, और इससे आपका टर्नओवर कितना निकल आता है? और कोई वैसी बात मत बताना कि थार खरीद लूंगा 2 महीने में, 4 बोलेरो आ जाएंगी, 3 मर्सिडीज आ जाएंगी। सीधी बात है, क्योंकि लोग ना इस बात पे बिल्कुल कनेक्ट करना चाहते हैं। 250 चैनल से अमित भाई कमाते कितना है? एक लाइन में पहले मैं बता दूं, आज से 17-18 साल पहले मेरे पास बस का किराया नहीं था प्रोग्राम में जाने के लिए। सुन लेना आप ये लाइन। अगर वो भाई सुन भी रहा है तो देख रहा है, तो कुलेसरा गांव में सचिन था एक लड़का, उसकी शॉप पे मैं गया और मैंने बोला भाई तू 10 रुपये मुझे दे दे, मेरा प्रोग्राम है शाम को, मेरे पास पैसे नहीं। तो वो बोला भाई 20 लूंगा कल को, बोला 30 दूंगा। मैं वो लेके गया, मुझे 100 रुपये मिले, मैंने उसको 30 ला के दिए वापस। तो रोजाना पूछता था भाई कब जाएगा अगली बार प्रोग्राम में। तो टर्नओवर यहाँ से शुरू होता है असली। तो फिर उसके बाद बसों में लटक के जाते थे, प्रोग्राम करते थे, लोगों से मिलने के बाद में टीम बनी, टीम बनने के बाद में काम मिला, आइडियाज मिले, आइडल मिले, आगे बढ़े। तो 250 चैनल मैं जैसे ऑन कर रहा हूँ, तो लगभग मेरा नॉर्मल ये है कि $1.5 लाख तो नॉर्मल है। $1.5 लाख? हाँ, मतलब इतना तो, जब इतना खर्चे भी होते ना बहुत सारे, तो इतना नहीं करूँगा तो फिर ना टीम चलेगी।
तो 1.5 से 2 लाख डॉलर आ रहे हैं, तो रुपीस में बात करें वही कोई 1.5 करोड़ के आसपास हर और महीने। यार ये आयकर विभाग वाले न ले जाए तो हालांकि मैं पूरा टैक्स भरता हूँ, एक नंबर का आदमी हूँ, कभी टैक्स की चोरी नहीं करता, जीएसटी भरता हूँ, पूरा टीडीएस लेता हूँ। हाँ। हाँ, इसलिए मुझे बोलने में अच्छा लग रहा है, लेकिन बोल मैं इसलिए रहा हूँ ताकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो भी मुझे देख के सीखे, और अगर मैं उनकी मदद कर सकता हूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो किसी की मदद 1.5 से 2 करोड़ तो आपको यूट्यूब ही दे देता हर महीने। इसके अलावा फेसबुक से भी रेवेन्यू आता होगा। फेसबुक है, इसके अलावा शोज वगैरह है, रिकॉर्डिंग है, बाकी भाईचारा मस्त है। तो शोज जैसे आप अभी डोमेस्टिक भी कर रहे हो, इंटरनेशनल भी जा रहे हो? दोनों ही कर रहा हूँ। मैंने इंटरनेशनल अभी तक 4 शो किए हैं। अच्छा। रशिया में किया, मॉस्को, हाँ। उसके बाद मैंने नेपाल में, नेपाल तो अपने जैसे देश हो जाता है, श्रीलंका में किया है, हाँ। दुबई में किया है। अच्छा। अब नेक्स्ट मोरक्को में है, अब नेक्स्ट मोरक्को में। और वैसे इंडिया की बात करें तो अभी 9 फरवरी का गोवा में है, और ये चलता हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में चलते रहते शो। ये तो अब कम कर दिए कोविड के बाद। कोविड से पहले हम लोग इतनी मेहनत करते थे, 30 डेज 45 प्रोग्राम। क्या बात कर रहे हैं? और अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह, मतलब एक जगह रुक ही नहीं रहे हो आप? ना रुका तो हुई नहीं। मैं घुमक्कड़ भी बहुत हूँ, घर वाले सब बोलते तो आराम क्यों नहीं करता। मैंने कहा जिस दिन मैं आराम करूँगा ना टिक जाऊँगा, मुझे घूमने दो, घूमूंगा तो कुछ करूँगा। क्या बात है। तो जब इस एज में, अभी एज क्या हो रही है आपकी? मेरी एज, मेरे 70 स्टूडेंट है, सब गुरुजी बोलते, तो मुझे लगने लगा कि मैं बुढ़ा तो नहीं हो गया। अच्छा गाइस, आपको क्या लगता है कि मेरी कितनी एज है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं सबके देखूंगा, जिसने सही बताया मैं पर्सनल बात करूंगा आपसे। और भाई कमेंट सेक्शन में अपना नंबर भी डाल देना साथ में, एज के साथ में, ताकि भाई कांटेक्ट कर सके आपसे। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, यूट्यूब जो शिल्ड देते हैं, यूट्यूब अवार्ड, सिल्वर बटन, प्ले बटन, उसके तो उसको एक नियॉन है, उन्होंने भी नियॉन न्यूज़ में उसमें डाला था। तो मैंने उसमें बोला था जो मेरा खास दोस्त होगा, बनेगा, फैन बनेगा, उसको मैं एक प्ले बटन दूंगा गिफ्ट में। तो जो सही बताया उसको प्ले बटन दूंगा फिर मैं। अच्छा। जिसने सही एज गैस कर ली, मतलब एक प्ले बटन उसका ही है? उसका है। मैं भी कमेंट सेक्शन में आ रहा हूँ भाई, एक प्ले बटन तो हमें भी चाहिए। आपको तो वैसे गिफ्ट कर दूंगा। भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जितने प्ले बटन आपने अब तक देखे होंगे भाई के, उतनी तो वॉल पे लगे रहते हैं, चाहे वो सिल्वर प्ले बटन हो, गोल्ड प्ले बटन हो, डायमंड प्ले बटन हो। मैं खुद देख के हैरान हो गया, इतने सारे प्ले बटन। हम तो एक देखने के लिए तरस रहे हैं, भाई ने 250, 300 लगा रखे हैं वॉलों पे अपने। नहीं, वो एक मेहनत का फल है। हाँ। और उसको देख के लगता है हाँ यार कुछ तो किया है। आप लोगों को लगता होगा कि ऊंचाई पे पहुंचने के लिए कुछ बहुत बड़ा फॉर्मूला लगेगा। भाई फॉर्मूला कुछ नहीं है, मेहनत है, और सही जगह पे मेहनत, सही समय पे मेहनत, और सही लोगों के साथ भी। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं होगा, हाँ, लेकिन एक दिन जरूर होगा। सही बात है, बिल्कुल भाई, आपने मान के चलो थोड़ा मोटिवेशनल पॉडकास्ट भी कर दिया। हाँ, और नंबर उसी का आएगा जो लाइन में खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बैठ गया थक के वो पीछे चला जाएगा, इसलिए लाइन में खड़े रहो, अंत तक खड़े रहो, जब तक दम में खड़े रहो। नंबर सबका आता है, एक नंबर तो परमात्मा सबको देता है, एक मौका सबको देता है। नफस नफस में कमाल है, जर्रे जर्रे में कमाल है, बुलंदी पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदी पे ठहरना कमाल। वाह वाह, कमाल वो है कि आप कब तक ठहरते हो। क्या बात है, क्या बात। हर कोई जाएगा बुलंदी पे, लेकिन आप ठहरते कितनी देर है, वो कलाकारी है। वैसे मैंने शुरुआत, जब ये पॉडकास्ट प्लान किया था, हमारी बात हुई थी, तो मैंने सोचा था कि भाई से हरियाणवी में कुछ सुनेंगे पॉडकास्ट में। ठीक है, जरूर, क्यों नहीं, अगर आपकी परमिशन हो। हाँ, ठीक है ना। एक मेरी रागनी बड़ी वायरल है। हाँ। वो पुराने जमाने को लेके, ना पहले वाली हवा रही, ना पहले वाला पानी, होगी खत्म कहानी, न मिलती कोई भी चीज पुरानी, न मिलती कोई भी चीज पुरानी। जो पिछले जमाने की बात है, लगभग मेरी 15-16 मिनट की रागनी है, लोग बड़ी चाव से सुनते और जबरदस्ती हर प्रोग्राम में सुनते। अच्छा। हाँ, नहीं है, बात भी तो सच है। तो जो चीज़ें मैं स्टेज पे भी ज़्यादातर हरियाणवी किस्से कहानियाँ हैं वो पेश करता हूँ, और हंसी मजाक भी एक दायरे के अंदर है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि अश्लीलता भद्रता ना हो। लेकिन आज का समाज ऐसा हो गया, वही लोग तो भजन सुनते, वही लोग पोर्न वीडियो भी देखते। ना, बिल्कुल सत्य है, सच्चाई है। बस मानसिकता किसकी कैसी है वो उसको है। मैं हूँ, मेरे घर में अगर
एक कमरा मेरी माँ का है, एक कमरा मेरी पत्नी का है, एक बहन का है। तो मैं जा रहा हूँ किस कमरे में, बहन वाले कमरे में तो भाई की फीलिंग लेके जा रहा हूँ, माँ व बेटे की फीलिंग लेके जा रहा हूँ, पत्नी पति की फीलिंग, ये समाज है। अब जैसे बहुत से लोग शिकायत करते हैं यार हरियाणवी प्रोग्राम में डांसर्स आ गई है, हालांकि लगभग मेरी इस लाइन की पॉपुलर डांसर 15 से 20 लड़की मेरी स्टूडेंट है। सपना चौधरी आज बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। सपना चौधरी मेरे याद है फर्स्ट प्रोग्राम में जब आई थी, दिल्ली में सभापुर गांव पड़ता है, तो वहाँ पे प्रोग्राम था हमारा, तो मम्मी के साथ वो ऑटो में आई थी बैठ के, पहले प्रोग्राम में सफेद सा लहंगा पहन रखा था। एक मेरा फ्रेंड है विकास कुमार, जिसने वो गाना गाया हट जाता वो पाछे में, सबसे पहले उसने मिलवाया था। तो उस लड़की का हमने इतना स्ट्रगल देखा, लोगों ने उसको खूब गालियां दी, खूब लोगों ने गंदा बोला। एक दिन मैंने सपना को बोला, सपना तू इनके खिलाफ केस कर दे। सपना बोली कि अमित जी सर ये जो लोग हैं ना, यही एक दिन मेरी तरक्की का कारण बनेंगे। तो मुझे आज उसकी बात याद आती है, तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया भोका यार रेलगाड़ी चले दुनिया का तो भाई देगी, और जितनी गाड़ी देगी ना उतने आप पॉपुलर होंगे। सही बात है, सही कह रहे हो आप। गाली के बारे में सोचेंगे हम कि गाली दे रहे हैं लोग, हमें टीज कर रहे हैं, लोग प्रेज भी करते हैं। वही जो गाली दे रहे हैं ना, वही आगे लेके वही है, उन्हीं की जरूरत है यार। वो पूरा सुनने हमें, वो पूरा सुन रहे। हाँ। मैं देखता हूँ मेरे सारे रिश्तेदार रिलेटिव जो मतलब मेरे दोस्त है या जिनको मैं जानता हूँ, मेरी अच्छी वीडियो पे कभी कमेंट नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो। उनको लगता है अगर मैं अमित की कोई वीडियो लाइक कर दी ना तो अमित करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा। मैं छोटी सी गलती कर दूं किसी वीडियो में, कुछ बोल दो है ना, वो सारे आ जाएंगे समाज लेके वहां, ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो समाज एक ऐसा अंग है इस प्रकृति का। ध्रुव भाई, पूरे सुंदर शरीर को देख के ना मक्खी वहां बैठेगी जहाँ चोट लगी हुई है। सही कह रहे हो आप। पूरा शरीर कोई नहीं देखता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, जैसे मान के चलो 10,000 लोगों का क्राउड है, ठीक है, और 10,000 लोगों के क्राउड में 9,999 लोग ताली बजा रहे, वाह अमित चौधरी, वाह चमक, ऐसे कर दे। अब उनमें से एक कह दे ना भाई ना, कौन है रे, बैठ जा। फिर 9,999 अच्छे, वो एक पे ध्यान जाता है, बार बार उसी पे जाता है। तो मेरा मानना है कि इन लोगों को नजरअंदाज कर दे तो ही आगे बढ़ा जा सकता है। सही बात है। अगर इनको देखोगे ना तो आप कर ही नहीं पाओगे, फिर बाद में 9,999 कहेंगे ना यार मजा नहीं आ रहा। भाई क्राउड में ऐसा भी करते हैं लोग, बॉटल फेंक देंगे, लेकिन हमारा कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक प्रोग्राम होते हैं। मेरे प्रोग्राम में दादा और पोती एक साथ बैठ के खूब एंजॉय करते हैं। अच्छा। लेडीज सुनती है, रागनियाँ, जहाँ रागनियाँ एक टाइम ऐसा हो गया था, रागनी के नाम पे लोग महिलाएं नहीं आती थी, आज आ रही महिलाएं, खूब एंजॉय करी, डांस भी हो रहा है, लेकिन एक दायरा है हर चीज का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग कहते हैं ना अमित चौधरी की टीम में तो लड़कियां बहुत सारी रहती है, लड़कियों की गौशाला खोल रहा है, ये लड़कियों को गवाता है। भाई लड़की भी एक कलाकार है, समाज का अंग है। घर में लड़की ना हो तो घर की देली भी सुनी सुनी लगे है। ये तो एक मतलब शोभा है हमारी। अब मंच पे लड़की है, सही बात है, वो बात अलग है, उसका स्वभाव कैसा है, लेकिन हम तो उसको एक आर्टिस्ट बना के ले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो स्वभाव अच्छा है, उसके अच्छे दोस्त है, बुरे दोस्तों से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे मंच पे हमारे साथ है तो हमारी बाण बेटी की तरह बैठो, कोई बढ़िया प्रोग्राम करो। और मैं कभी भी देखना किसी भी वीडियो में मैं सबसे अलग, शम्मा के पास भी नहीं बैठता हूँ, एक चेयर ले लेता हूँ अपनी, अलग बैठता हूँ। तो एक अलग उस चीज से लोगों में मैसेज भी जाता है चरित्र का। और सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़े डॉलर, सबसे बड़े यूरो, फ्रैंक, सब चरित्र है। सही बात है। अगर चरित्र आपका ठीक है सब कुछ ठीक है। भाई मैं तो ये मानता हूँ कि आज के टाइम में, जैसे हम तो क्या बड़े बड़े लॉयर्स के साथ और डेमोक्रेटिक्स के साथ मैंने पॉडकास्ट किए, इंटरव्यूज किए, उनके जा जाके शूट करे हैं। भ्रष्टाचार हर जगह है, बस एक कलाकार ये जो भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहा। मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि हर आदमी, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, या किसी भी बिजनेस में, कोई जीएसटी चोरी कर रहा है, कोई टैक्स की चोरी कर रहा है, एक कलाकार ही ऐसा सीधा इंसान है जो सिर्फ अपनी कला पे फोकस कर रहा है। उसे ना टैक्स चोरी की टेंशन है, ना भ्रष्टाचार में लिप्त है, ना किसी का कुछ गलत करने की सोच रहा है। वो सोच रहा है बस मैं अपनी कला को बढ़ाए जाऊं। एक्चुअल में लोक कलाकार तो टैक्स के पता नहीं दायरे में आता नहीं, तो आता तो होगा,
लेकिन टैक्स भरता नहीं लोक कलाकार। हायर पे सोनू निगम भरते होंगे सोनू निगम तो भरते हैं ना, हनी सिंह भरते होंगे टैक्स, बड़े बड़े कलाकार भरते होंगे। लेकिन जो लोक कलाकार है, लोक कलाकार मीन्स जो रागनी गाते हैं, जो गाँव में देहात में प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उन पे पैसे बहुत आते हैं। कभी कभी हमारे प्रोग्रामों में यार 2-2, 4-5 लाख रुपए ऐसे आ जाते हैं। हाँ, तो मैं सोचता हूँ एक दिन घास तो गिरेगी, अभी नजर नहीं गई है मोदी जी के। एक दिन होगा तो जरूर कुछ सही कमा। बात है, सही बात है। इन महिलाओं पे बहुत पैसे आते हैं, डांस पे बहुत पैसे आते हैं। हालांकि हम गांव में मेरे जो प्रोग्राम होते हैं वो ऐसे होते हैं, हरियाणा राजस्थान में, दक्षिण हरियाणा में ज़्यादा होते हैं। हर गांव में एक बाबा है, उस बाबा का मेला लगता है। मेले में कुश्ती, कबड्डी, रागनी, तो 4-5 गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, उनमें फिर हम रागनी गाते हैं, किस्से सुनाते हैं राजा हरिश्चंद्र के, मोरध्वज के, पिंगला भर्तरी के। लोग बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसे ऐसा फील होता है जैसे मतलब मूवी देखते हैं ना, ऐसे 2 घंटे 3 घंटे की मूवी और सर इतनी गर्मी में हमारे लिए तो कूलर पंखे भी लग जाते हैं गर्मी में, वो बिचकुच होके बैठे रहते हैं। तब मैं बोलता हूँ यार जनता जनार्दन है, भगवान है, थैंक यू, ये बोलता हूँ। वो लोग सुन रहे हैं हमें यार, कितनी बड़ी बात है। इतने परेशान होके दूर दूर से पैदल आके सुन रहे हैं। मेरे हिसाब से जो ये लोकलाइड म्यूजिक है, जैसे अब आप बता रहे हो कि आप रागनी गाते हो गाँव वगैरह में, ये अभी भी साफ है, सुथरा है। आप देख रहे हो आज के टाइम में कि रैप सॉन्ग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, रैपर आते चले जा रहे हैं, लेकिन इनकी ना एक डार्क वर्ल्ड भी है। जैसे हनी सिंह अभी अपना कमबैक किया, हनी सिंह ने, लोग कह रहे हैं हनी सिंह का कमबैक नहीं हो रहा, हनी सिंह ने कमबैक मेरे हिसाब से तो कर ही लिया, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई रैपरों की दुनिया में बहुत ज्यादा डार्क है, बहुत ज्यादा नशे में जल्दी आते हैं, तो ये सब करने लगते हैं। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक ना तो नशा आएगा, ना कोई कुरीतियाँ आएगी, ना दिमाग खराब होगा। पैसा आया, उल्लू की सवारी आई, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। बिल्कुल सत्य है। अब गुड़गांव की मैं बात करूं, गुड़गांव में जो घाटा, ओलाबास, गुजरों के गांव है, यादव गांव, वजीराबाद, इन गांव में उस टाइम मेरे याद है 7 करोड़ का इनका एक केला बिका था। अच्छा। और उस टाइम उनके पास तब पैसा आया जब ये चटनी से रोटी खाते थे। झुंड थे, मतलब खेत में कुछ नहीं, तो उनका पैसा मिला गुड़गांव। अच्छा। और वो मिलने के बाद में जब उनको चढ़ा पैसे का शौक, तो वे रोजाना प्रोग्राम कराते थे रागनी का, आज उस गांव में, उस गांव में। और हमारी बुकिंग अगर 10,000 रुपए की बुकिंग है ना, तो हम 2 लाख रुपए में घर लेके आते थे। इतना पैसा उड़ाते थे वो लोग। फिर धीरे धीरे वो क्लबों में जाने लगे, गाड़ियाँ ले ली, चैन ले ली, फिर वो क्राइम में उतर गए। संभवतः यही कहानी हुई है। उसके बाद पापा कहाँ है? बोना में आए। उधर है पापा, ड्रम में। हाँ। यार बहुत दिन हो गए ऐसे, तो कब तक ऐसे चलता रहेगा ना? कहीं घूमने का प्लान करते हैं, ऐसा करते हैं गोवा चलते हैं घूमने। अच्छा, गोवा नहीं, वहाँ तो वो पानी है, मुझे बहुत डर लगता है पानी से। तो हम कहीं कुल्लू मनाली चलते हैं। नहीं जान, मनाली चले। हाँ मनाली बोल रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है। और बताओ। और तो ठीक है। बेटा ऐसे करो, आप बाहर खेल लो, ठीक है? नहीं यार, खेल लो। मैं अभी चॉकलेट लेके आ रही हूँ आपके लिए। जाओ जाओ। खाओगे? चॉकलेट। अच्छा क्या यार तुम्हारा क्या ड्रामा है, कभी बच्चा, कभी पति का फोन, कभी क्या, कभी कुछ। आप चलो मेरे साथ, मैं अभी आती हूँ ना इनको बच्चे के साथ छोड़ के। और मुझे क्या क्या शॉपिंग करवाओगे वहाँ पर? आपको बताओ क्या चाहिए? जो भी दिलाओगी अच्छा ही दिलाओगी। हाँ मैं तो अच्छे दिलाऊंगी, लेकिन फिर भी आपकी कुछ चलो वहाँ जाके देखेंगे कुछ अच्छी। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, आपके अलावा कोई कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पति को होते तो ऐसा नहीं हो सकता ना, हम साथ नहीं रह सकते जब तक वो है, जब तक हम कैसे साथ रहेंगे? पति की बात क्यों कर रहे हो बीच में? हम हैं, बस तुम हो, मैं हूँ, आपस में बातचीत करेंगे। फोन आ रहा है, जो तुम्हारा फोन आ रहा है।
लाउड स्पीकर करो यार, किसका फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। मुस्कान कैसे हो? हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैंने मेरे बॉस को बोला और मुझे छुट्टी मिल गई है, कल बेटे का जन्मदिन है ना, तो मैं आ रहा हूँ कल। अब अरे यार। कल आ रहे और हो? 1 महीने की छुट्टी लेके आ रहा हूँ। और बेटे को मत बताना, सरप्राइज दूंगा। अब कब आ रहे हो? कल सुबह 10 बजे से घर आ जाऊंगा। अच्छा। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं है? नहीं खुशी है ना, बहुत ज्यादा खुशी है। हाँ तो ठीक है, मैं कल आता हूँ। ओके बाय जान। ओके। क्या यार, तुम्हारा पति 1 महीने के लिए आ रहा है, 1 महीने तक मैं क्या करूंगा तुम्हें। यार तो जान मेरी बात सुन, कोई नहीं तो एक नहीं, तुम उसी के साथ रहो, मुझे छोड़ दो, तुम अपने पति के साथ रहो। नहीं जान, मैं नहीं रह सकती, मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। तो नहीं रह सकती तो कुछ इलाज करो उसका। करेंगे। मैं 1 महीने ऐसे नहीं रह सकता। नहीं कुछ मैं सोचती हूँ, लेकिन गुस्सा मत हो प्लीज जान, गुस्सा बिल्कुल मत हो। चलो ओके, जल्दी करो उस इलाज को। करेंगे। मुस्कान, मुस्कान। हाँ आ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ, खुशी नहीं है? नहीं खुशी है, लेकिन आप तो 10 बजे आने वाले थे ना। तो मैंने आपके लिए सरप्राइज दिया आपको। अच्छा आओ। यार आपने तो ना सरप्राइज दे दिया बिल्कुल ही ना। आपके लिए सरप्राइज। आप अचानक से ऐसे कैसे? अरे आता क्यों नहीं, मेरे बेटे का जन्मदिन नहीं है? हाँ तो फिर? तो आप आने वाले थे, मतलब तो आज तो जल्दी आ गए ना, इसलिए थोड़ा सा हाँ तो मैं आपको सरप्राइज देने के लिए। हाँ आपने इसीलिए सरप्राइज तो तो मैं दे ही आपको दिया बिना मुझे। बताए आया। हाँ ये तो बात सही कह रहे हो आप। चलो कोई बात नहीं, आप आ गए तो मैं तो बहुत खुश हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। आप आ गए इसलिए। अच्छा तो सफ़र में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? दिक्कत तो नहीं हुई यार, मैं थका हुआ हूँ थोड़ा सा, और भूख भी लग रही है मेरे को। अच्छा तो आप ऐसे करो, बैठो, मैं जब तक पानी और कुछ हाँ, खाने के लेके आती हूँ ना। बिल्कुल। सुनो, हाँ मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। हाँ, कुछ जब खाने तक के आप लिए यार, बैठो, बहुत है ना? जोरों से भूख लगी है मेरे को। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ जी सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ मिलकर बात करनी है, और लेकिन ऐसे करो तुम कि बेहोश की दवाई ले आओ, ठीक है? जल्दी से उठिए, जल्दी आओ। वो आ गए हैं, बैठे हैं अभी, मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ, तो खाना लगा के उनके लिए जल्दी से उसमें कुछ मिला दूँगी, तुम जल्दी से बेहोश की दवाई ले आओ, ठीक है? जल्दी आओ, हाँ जल्दी 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 आओ बस।
खाना खा लूं? आपने खाया कुछ? हाँ, मैंने खा लिया। अरे यार बहुत जोरों से भूख लगी थी मेरे को। हाँ, तो आप ही के लिए स्पेशल बनाया मैंने। खाओ ना थोड़ा और। यार शायद मेरे को क्या हो? पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। कुछ नहीं, वो आप थके हुए हो ना सफ़र में, तो शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ना। हाँ, आप ऐसे करो थोड़ा। सही कह रहे हो हाँ, आप। रेस्ट कर लो मैं थोड़ा थक ना। गया। कोई नहीं, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, सो जाओ। कोई नहीं, सो जाओ आप। हेलो। हाँ, मैंने उसको बेहोश कर दिया, तुम जल्दी से आ जाओ। जल्दी आओ, जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आओ। ठीक है, ठीक है। हाँ, आ गए क्या? आ रही, अभी रुको। आ गए? आज इसका काम तमाम। आज इसका काम हो गया। एक मिनट। उधर सिर्फ ले चलते हैं बाहर, और फिर ये खून वून साफ करके जल्दी से इसको रखो जल्दी। कभी कोई आ ना करे। हाँ, जल्दी करो फटाफट। उठाओ इसको। इसको इस ड्राम में पैक कर देते हैं हाँ, ये सही रहेगा। और ऊपर से सिमट डाल देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, बदबू नहीं आएगी। हाँ, उठाओ इसको। अब सिमट ला के इसको पैक कर देते हैं जल्दी। हाँ, मैं लेके जल्दी आती हूँ। करो तुम। इससे गिरूंगी इसको ऊपर में। बस अब किसी को पता भी नहीं चलेगा, जम हो गया जाएगा। काम तमाम इसका। अब इससे बीच में पीछा तो छोड़ा। बिल्कुल अब हमारे बीच में अब कोई नहीं आएगा। इसको हटाओ बस, अब और किसी को चलो। नहीं आने देंगे। अब इस घूमने पे चले। पेड़ लगा देंगे, एक लाख कर, स्मेल नहीं आएगी। अब हमारे चलो बीच चलते कोई हैं नहीं कहीं आएगा। घूमने। अब चलो। चलो। हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया। साफ हो गया बिल्कुल। चलो एंजॉय करते हैं। ठुमके पे तेरे ठुमके पे तेरे ठुमके पे सौ के नोट वार दूं, तेरे ठुमके पे सौ के नोट वार दूं। अब क्या प्लान है बताओ आप? अब चलते हैं कहाँ घूमने गोवा। चलो चलो। चलो। घुमाऊंगा तो मैं तुम्हें। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, मुझे सच सच बताओ, सौरभ कहाँ है? एक मिनट बेटा, इधर आओ, इधर आओ बेटा। बेटा क्या नाम है आपका? भाभी बेटा पापा कहाँ है? बोना में आए। उधर है पापा, ड्रम में। हाँ, सौरभ को तो हमने मार के ड्रम में डाल दिया, मार के डाल दिया। टुकड़े टुकड़े करके। कहाँ है ड्रम? वो उधर। इस ड्रम में बेटा? हाँ, हे भगवान, अरे कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? 15 टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया। अरे तुम इंसान हो या जानवर? यू आर अंडर अरेस्ट। चलो थाने, चलो। सुनो, ऐसे क्यों करते हो तुम? अरे तू एक वीडियो के चक्कर में मत जाए, बालक न करे। रोड लग क्या हुआ बालक? अब चलो। चलो। बेटा पापा कहाँ है? बोना में आए।
उधर है पापा ड्रम में। हाँ यार बहुत दिन हो गए ऐसे, तो कब तक ऐसे चलता रहेगा ना? कहीं घूमने का प्लान करते हैं, ऐसा करते हैं गोवा चलते हैं घूमने। अच्छा, गोवा नहीं, वहाँ तो वो पानी है, मुझे बहुत डर लगता है पानी से। तो हम कहीं कुल्लू मनाली चलते हैं। नहीं जान, ठंडी जगह। मनाली चले। हाँ मनाली बोल रहा हूँ हाँ ठीक है, मैं। और बताओ। और तो ठीक है। ठीक। बेटा ऐसे करो, आप बाहर खेल लो, ठीक है? नहीं यार खेल लो, मैं अभी चॉकलेट लेके आ रही हूँ आपके लिए। जाओ, चॉकलेट जाओ। खाओगे? चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। अच्छा क्या यार तो तुम्हारा क्या ड्रामा है, कभी बच्चा, कभी पति का फोन, कभी क्या, कभी कुछ कभी कुछ। आप चलो मेरे साथ, मैं अभी आती हूँ ना इनको बच्चे के साथ छोड़ के। और मुझे क्या क्या शॉपिंग करवाओगे वहाँ पर? अच्छा आपको बताओ क्या चाहिए? जो भी दिलाओगी अच्छा ही दिलाओगी। हाँ मैं तो अच्छे ही दिलाऊंगी, लेकिन फिर भी आपकी कुछ चलो अच्छी वहाँ कुछ जाके पसंद- देखेंगे कुछ अच्छी। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, आपके अलावा कोई कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पति को होते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता ना, हम साथ नहीं रह सकते जब तक वो है, जब तक हम कैसे तो यार साथ रहेंगे? पति की बात क्यों कर रहे हो बीच में? हम हैं, बस तुम हो मैं हूँ, आपस में बातचीत करेंगे। फोन आ रहा है, जो तुम्हारा फोन आ रहा है। लाउड स्पीकर करो यार, किसका फोन आ रहा है? हेलो। हेलो। मुस्कान कैसे हो? हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैंने मेरे बॉस को बोला और मुझे छुट्टी मिल गई है, कल बेटे का जन्मदिन है ना, तो मैं आ रहा हूँ कल। अब अरे यार। कल आ रहे और हो? 1 महीने की छुट्टी लेके आ रहा हूँ। और बेटे को मत बता, मैं सरप्राइज दूंगा। अब कब आ रहे हो? कल सुबह 10 बजे से घर आ जाऊंगा। अच्छा क्यों, तुम्हें खुशी नहीं है? नहीं नहीं, खुशी है ना, बहुत ज्यादा खुशी है। हाँ तो ठीक है, मैं कल आता हूँ। ओके बाय जान। ओके क्या यार तुम्हारा पति 1 महीने के लिए आ रहा है, 1 महीने तक मैं क्या करूँगा तुम्हें? यार तो जान मेरी बात सुन, कोई नहीं तो एक नहीं तुम उसी के साथ रहो, मुझे छोड़ दो, तुम अपने पति के साथ रहो। नहीं जान, मैं नहीं रह सकती, मैं बिल्कुल नहीं रह तो सकती। नहीं रह सकती तो कुछ इलाज करो उसका। करेंगे करेंगे। मैं 1 महीने ऐसे नहीं रह सकता। नहीं कुछ मैं सोचती हूँ, लेकिन गुस्सा मत हो प्लीज जान, गुस्सा बिल्कुल मत हो। चलो ओके, जल्दी करो उस इलाज को। करेंगे। मुस्कान, मुस्कान। हाँ आ रही हूँ। आप क्यों, क्या हुआ, खुशी नहीं है? नहीं खुशी है, लेकिन आप तो 10 बजे आने वाले थे ना। तो मैंने तो आपके लिए सुबह सरप्राइज दिया आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। आओ यार, आपने तो ना सरप्राइज दे दिया बिल्कुल ही ना। बिल्कुल, आपके लिए सरप्राइज। आप अचानक से ऐसे कैसे? अरे आता क्यों नहीं, मेरे बेटे का जन्मदिन नहीं है? हाँ तो फिर? तो आप आने वाले थे, मतलब तो आज तो जल्दी आ गए ना, इसलिए थोड़ा सा हाँ तो मैं आपको सरप्राइज देने के लिए, हाँ आपने इसीलिए सरप्राइज तो तो मैं दे ही आपको दिया बिना मुझे। बताए आया। हाँ ये तो बात सही कह रहे हो आप। चलो कोई बात नहीं, आप आ गए तो मैं तो बहुत खुश हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। आप आ गए इसलिए। अच्छा तो सफ़र में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? दिक्कत तो नहीं हुई यार, मैं थका हुआ हूँ थोड़ा सा, और भूख भी लग रही है मेरे को। अच्छा तो आप ऐसे करो, बैठो, मैं जब तक पानी और कुछ हाँ, खाने के लेके आती हूँ ना। बिल्कुल।
हाँ मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। हाँ, कुछ जब तक खाने के आप लिए यार बैठो, बहुत है ना? ज़ोरों से भूख लगी है मेरे को। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ जी, सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ मिलकर बात करनी है। और लेकिन ऐसे करो तुम कि बेहोश की दवाई ले आओ, ठीक है? जल्दी से लेके जल्दी आओ। वो आ गए हैं, बैठे अभी, मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। तो खाना लगा के उनके लिए जल्दी से उसमें मैं कुछ मिला दूँगी। तुम जल्दी से बेहोश की दवाई ले आओ, ठीक है? जल्दी आओ, हाँ जल्दी 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 आओ बस। आप खाना खा लें? आपने खाया कुछ? हाँ, मैंने खा लिया। अरे यार बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी मेरे को। हाँ, तो आप ही के लिए स्पेशल बनाया मैंने। खाओ ना थोड़ा और। यार शायद मेरे को क्या हो? पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। कुछ नहीं, वो आप थके हुए हो ना सफ़र में, तो शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ना। हाँ आप ऐसे करो, थोड़ा सही कह रहे हो हाँ आप। रेस्ट कर लो मैं थोड़ा थक ना। गया। कोई नहीं, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, सो जाओ। कोई नहीं, सो जाओ आप। हेलो, हाँ मैंने उसको बेहोश कर दिया, तुम जल्दी से आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आओ। ठीक है ठीक है। हाँ आ गए क्या? आ गया अभी, रुको। आ गए? आज इसका काम तमाम। आज इसका काम ऑर्डर ही एक मिनट, उधर से करो, ले चलते हैं बाहर, और फिर ये खून वून साफ करके जल्दी इसको जल्दी रखो, करो, जल्दी। अभी कोई आ ना जाए। हाँ जल्दी करो फटाफट। उठाओ इसको। इसको इस ड्राम में पैक कर देते हैं हम। हाँ ये सही रहेगा। और ऊपर से सिमट डाल देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, बदबू नहीं आएगी। हाँ उठाओ इसको। अब सिमट ला के इसको पैक कर देते हैं जल्दी। हाँ मैं लेके जल्दी आती करो तुम। इससे घेरूंगी इसको ऊपर में। बस अब किसी को पता भी नहीं चलेगा, जम हो गया जाएगा। काम तमाम इसका। अब किससे बीच में पीछा तो छोड़ा? बिल्कुल अब हमारे बीच में अब कोई नहीं आएगा। इसको हटाओ बस अब और किसी को चलो। नहीं आने देंगे।
अब घूमने इस पे चलते पेड़ लगा देंगे 1 लाख का, स्मेल नहीं आएगी। अब हमारे चलो बीच चलते कोई हैं नहीं कहीं आएगा। घूमने। अब चलो। चलो हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया। साफ हो गया बिल्कुल, चलो एंजॉय करते हैं। ठुमके पे तेरे ठुमके पे तेरे ठुमके पे सौ के नोट वार दूं, तेरे ठुमके पे सौ के नोट वार दूं। अब क्या प्लान है बताओ? अब चलते हैं घूमने गोवा। चलो चलो। घुमाऊंगा तो मैं तुम्हें। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, मुझे सच सच बताओ, सौरभ कहाँ है? एक मिनट बेटा, इधर आओ, इधर आओ बेटा। बेटा क्या नाम है आपका? भाभी बेटा पापा कहाँ है? बोना में आए। उधर है पापा, ड्रम में। हाँ सौरभ को तो हमने मार के ड्रम में डाल दिया, मार के डाल दिया। टुकड़े टुकड़े करके। कहाँ है ड्रम? वो उधर। इस ड्रम में बेटा? हाँ हे भगवान, अरे कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? 15 टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया। अरे तुम इंसान हो या जानवर? यू आर अंडर अरेस्ट। चलो थाने, चलो। करते हो आप तो बिस्किट पैसे। सुनो, ऐसे क्यों करते हो तुम? अरे तू एक वीडियो के चक्कर में मत जाए, बालक न करे। रोड क्या वो बालक? अब चलो। चलो बेटा पापा कहाँ है? बोना में आए। उधर है पापा, ड्रम में। हाँ यार बहुत दिन हो गए ऐसे, तो कब तक ऐसे चलता रहेगा ना? कहीं घूमने का प्लान करते हैं, ऐसा करते हैं गोवा चलते हैं घूमने। अच्छा गोवा नहीं, वहाँ तो वो पानी है, मुझे बहुत डर लगता है पानी से। तो हम कहीं कुल्लू मनाली चलते हैं। नहीं जान, ठंडी जगह। मनाली चले। हाँ मनाली बोल रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, और बताओ। और तो ठीक है। ठीक। बेटा ऐसे करो, आप बाहर खेल लो, ठीक है? नहीं यार, जल्दी। खेल लो, मैं अभी चॉकलेट लेके